प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है। और हम लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा लोगों को। एक व्यक्ति को पकड़ा, वो 6 वोट के डाल के आ रहे थे। एक व्यक्ति को पकड़ा जो दूसरी विधानसभा से थे। एक मंत्री जी भाग गए जो हजारों लोगों को लेकर के उस विधानसभा में आए हुए थे। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म तभी संभव है जब हमारा इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के सुझाव से सहमत हूं कि पहला सुझाव उन्होंने दिया है और हम समाजवादी पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है वो तरीका बदला जाए। वो कम से कम ऐसा हो, पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, दिखे कि हमारी भी कुछ भागीदारी है। क्योंकि जो व्यवस्था पहले थी उस व्यवस्था को अगर बदलने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस व्यवस्था को बदलने का जो सुझाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से है उस सुझाव से हम सहमत हैं। दूसरा सुझाव जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, थोड़े दिनों बाद सुधार आया है कांग्रेस में, इसके लिए हम उनको धन्यवाद और बधाई देते हैं। उन्होंने कहा, और अध्यक्ष महोदय मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। जो रिफॉर्म की बात आई है, सबसे पहला सवाल यही है कि रिफॉर्म का मतलब क्या होता है। जब कोई चीज अपने मूल रूप स्वरूप में होती है तो उसे फॉर्म कहते हैं। जो वो मूल फॉर्म को खो बैठती है तो डिफॉर्म हो जाती है, और फिर उसी मूल फॉर्म में ले जाने का जो प्रयास होता है वो रिफॉर्म कहलाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये भी है कि रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी, हमारी चुनावी प्रक्रिया खराब क्यों हुई, उसे खराब किसने किया। किसी भी चीज के खराब होने के दो कारण होते हैं। एक ये कि उसे बाहरी लोगों ने खराब किया, और एक ये कि उसके अंदर से ही किसी ने खराब किया या किसी ने अपने स्वार्थ के लिए करवाया। तो अध्यक्ष महोदय, आज ये अजीब हालत है कि बाहर से ज्यादा चुनावी प्रक्रिया अंदर से खराब हुई है। और ये उदाहरण इसलिए मैं देना चाहता था बाई इलेक्शंस के और लोकसभा के इलेक्शन का, क्योंकि जिस तरह की शिकायतें की गई थी अध्यक्ष महोदय, एक भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, फर्रुखाबाद का चुनाव लोकसभा का, हालांकि और लोकसभा के चुनाव को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फर्रुखाबाद का लोकसभा का चुनाव जो पिछली बार 2024 में बड़े करीब से मैंने देखा। वहां के जिलाधिकारी, वहां का पुलिस का प्रशासन पूरे दिन लाठी चलाता रहा, और कभी लाइट जाती थी, कभी लाइट आती थी। जब हम लोगों ने जानकारी करने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि उन्हें रिजल्ट बदलना है। तो उत्तर प्रदेश का इस तरह एक रिजल्ट नहीं बदला गया, कई जगह रिजल्ट बदला गया। हम इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े रह गए कि इलेक्शन कमीशन को बताते रहे कि धांधली हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई सुनवाई नहीं की। ये केवल लोकसभा में नहीं, मैं फिर लौट करके आता हूं, जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं
जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। दूसरा कि जो समय समय पर पैसा आ जाता है अकाउंट में, ये लोकतंत्र को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है। 10,000 बिहार में बांट दिए, अभी सुना है कि बहुत सारी महिलाओं ने कई जिलों में आंदोलन किया है, वो 10,000 के वादे से मुकर रहे हैं लोग। और मुझे याद है कि जिस समय उत्तर प्रदेश में मैं फ्री मोबाइल देने जा रहा था, कैबिनेट से मैंने पॉलिसी पास की थी, लेकिन यही बीजेपी के लोग चिल्ला चिल्ला करके उसको कह रहे थे कि चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये पॉलिसी लेकर के आए हैं, ये बांटने जा रहे हैं, और उसको रोक लगवाने का काम इलेक्शन कमीशन से किसी ने किया था, तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो एक तरफ तो अपना पैसा दे रहे हैं आप, दूसरी तरफ कोई जनता के लिए अगर कोई पॉलिसी लेकर के आ रहा है उसको रोकना चाहते हैं। ये भेदभाव अगर किसी ने देखा है तो हम लोगों ने देखा है। फिर तीसरा, हम चाहते हैं कि मीडिया का जो रोल है चुनाव में, कुछ बात हम लोगों को समझ में नहीं आती। हमारे जो गरीब मतदाता हैं वो कभी कभी अध्यक्ष महोदय हमसे पूछते हैं कि आप तो टीवी पे आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग टीवी पे आते हैं फिर जाते ही नहीं हैं, ये कारण क्या है? अगर इलेक्शन के समय पर हम पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेस अगर बराबर नहीं मिलेगा तो शायद चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सुझाव ये भी है कि चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मीडिया में बराबर का कहीं ना कहीं हम लोगों को भी स्पेस मिलना चाहिए। इधर एक नई चीज है, नया जमाना है, तो नई चीज है सोशल मीडिया। पहली बार देखने को मिल रहा है कि जहां पर इमेज बनाने के लिए पैसा नहीं खर्च किया जा रहा अध्यक्ष महोदय, दूसरे की इमेज कैसे खराब की जाए उसके लिए पैसा खर्च किया जाता है। जो नकारात्मक जितना कैंपेन है, मैं अध्यक्ष महोदय दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे पास कोई एजेंसी नहीं है, कोई सोशल मीडिया टीम नहीं है जो हम नेगेटिव कैंपेन रन कराते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों ऐसे लोग हैं और हजारों करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्च करते हैं कि नेगेटिव कैंपेन कैसे रन किया जाए। और जितना जितना चुनाव करीब आता है उतना सोशल मीडिया से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पर नेगेटिव कैंपेन अगर कोई कर रहा है तो वो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इलेक्टोरल बॉन्ड की तो बात हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें तो मिला ही नहीं कुछ। अध्यक्ष महोदय, क्या बात करूं मैं इलेक्टोरल बॉन्ड की? सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला, कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा इनके पास, दूसरा खर्चा इनके पास, हम लोगों का भी तो कोई ख्याल रखे अध्यक्ष महोदय, वो आप बता देना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला जो खेल है अध्यक्ष महोदय, ये तो दिखाई देने वाला खेल है। उसमें सोचिए कहां हम लोग टिकेंगे, कहां रीजनल पार्टीज टिकेंगी। इसलिए अगर ये तरीका चुनाव होगा, खर्चा कैसे कम हो, इस पे भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि ये खर्चा कैसे कम किया जाए। जहां तक एसआईआर की बात है, जो एसआईआर यूपी में चल रही है, अभी तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। बीएलओ जो गांव-गांव जाने की और गली-गली जाने के लिए जिनको काम मिला है, उसमें लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है। 9 लोगों की हमारे पास सूची है। मुरादाबाद में बीएलओ सर्वेश सिंह ने फांसी लगा ली, उन पर काम का बोझ था। 29 नवंबर में बिजनौर में बीएलओ शोभा रानी को हार्ट अटैक हो गया। 29 नवंबर देवरिया लेखपाल आशीष कुमार ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ी और फिर उनके बाद मृत्यु हो गई। फतेहपुर में लेखपाल सुधीर कुमार ने शादी के एक दिन पहले फांसी लगा ली। और इस परिवार से तो मैं खुद मिला था जाकर के।
अध्यक्ष महोदय, जब परिवार के लोगों से बातचीत हुई तो उन्हें ये बताया उन्होंने कि इतना काम का बोझ था उनके ऊपर, अधिकारी इतना दबाव बना रहे थे कि वो क्या करते। और जो इलेक्शन कमीशन ने अध्यक्ष महोदय कहा कि हम ट्रेनिंग देंगे बीएलओ को, मैं ये दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत कम बीएलओ को ट्रेनिंग मिली होगी, और यहां मैं कह सकता हूं कि एक भी बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई जो देनी चाहिए थी। और जो बीएलओ लगाए गए हैं उनका पूरा परिवार लगा हुआ है कि कैसे भी अपने बीएलओ जो परिवार के सदस्य हैं उनकी मदद पहुंचाएं। महिला है वो फॉर्म नहीं भर सकती, कई बार उसके परिवार के सदस्य लगे हुए हैं कि कैसे फॉर्म भरवाएं हम उनका। तो 9 लोगों की जान गई है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से तो 2 लाख रुपए की मदद की है। हमारी मांग होगी कि चुनाव आयोग और इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो मदद होनी चाहिए 1 करोड़, और उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। धांधली कैसे होती है, चुनाव होने से पहले ही वोट कट जाते हैं। हमारे राजीव राय जी बैठे होंगे माननीय सदस्य, वो किताब लाए हैं कि नहीं लाए हैं? चुनाव घोषित नहीं हुआ वहां पर, लेकिन सरकार के लोगों ने मिलकर के वोट पहले ही काट दिया। अध्यक्ष महोदय, वहीं से दिखा दो, ये लिस्ट है। अगर एक भी इसमें गलत हो तो बता दीजिए, एक भी गलत हो अध्यक्ष महोदय। चुनाव हुआ नहीं उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने वोट काट दिए। और कितने वोट काटे हैं? 15,000 वोट काटे हैं। और 2027 के 22 के चुनाव में मैंने आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके और सरकार के लोगों ने मिल करके उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में वोट काटे थे और चिन्हित कर करके वोट काटे थे। और ये चिन्हित किया था कि ये समाजवादी पार्टी का वोट कौन है जिसको काटा जाए, और हजारों की संख्या में वोट काटे थे। और जब इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने शिकायत की तो उन्होंने एफिडेविट मांगे थे। मैंने हजारों लोगों के एफिडेविट दिए थे अध्यक्ष महोदय, और ये कहा था कि ये जिंदा थे। 17 में वोट डाला उन्होंने और 22 में जाकर के उनका वोट कट गया है। लेकिन किसी भी अधिकारी के ऊपर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए सुधार की ये प्रक्रिया चुनाव आयोग से ही शुरू होनी चाहिए। चुनाव आयोग को निम्नलिखित बातों का सुधार करना ही होगा अध्यक्ष महोदय। चंडीगढ़ में कैमरे के सामने की चोरी पर, बंदूक तानकर वोटरों को वोट डालने से रोकने पर, उपचुनाव में चुन चुनकर एक अधिकारी पोस्ट करने पर, जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट बदल देने पर, चुनाव आयोग को हमारे द्वारा दिए गए हजारों एफिडेविट प्राप्त न होने की झूठी बात पर, जबकि हमारे पास जमा करने की रसीद है, वॉशिंग मशीन फार्मूले पर जिसमें एक दिन पहले का भ्रष्टाचारी अगले दिन भद्राचारी हो जाता है और ऊंचे पद पर बैठा दिया जाता है, सत्ताधारियों के पैसे बांटने पर पकड़े जाने पर, सिद्धांतहीन राजनीति पर भी होना चाहिए, चुन चुनकर पीडीए के वोट काटने पर भी होना चाहिए, नकली वोटर से वोट डलवाने पर भी, नकली आधार कार्ड बनाकर चुनावी खेल करने पर, एक वोटर के द्वारा कोई वोट डालने पर, चुनाव के दौरान योजना चलाकर घूस देने पर। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है और अभी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने कहा कि वो एक वोटर लिस्ट भी करा देंगे, ये बात मैं कह दूं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एक वोटर लिस्ट भी एक होगी। हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी और वोटर कार्ड ऐसा बने। अभी तक तो हम आधार कार्ड के लिए मांग करते थे। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो कई समस्याओं का समाधान कर चुके हैं, सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटेस्टेड अगर आप दे देंगे डेट ऑफ बर्थ तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है यूपी में आधार ही को स्वीकार मान ही नहीं रहे हैं उसको। आधार जैसा कार्ड जो जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है, ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। वही एसआईआर में जिसका नाम नहीं उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। तभी ये कभी कभी कहते हैं घुसपैठियां हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं।
दरअसल सबसे बड़े सुधार की जरूरत यह है कि लोकतंत्र में फिर से भरोसा जगाया जाए। ईवीएम को हटाकर बैलेट से चुनाव कराए जाएं। चुनावी धालनी होने पर तय समय सीमा में कार्रवाई हो। विपक्षी अनदेखी न की जाए। विपक्षी शिकायतों पर पक्षपात न हो। चुनाव आयोग निर्भीक हो। चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे काम न करे। चुनाव आयोग निर्भीक हो। चुनाव आयोग एक विचारधारा के लोगों का गुट बनकर न रह जाए। चुनाव आयोग ईमान की लगाम कभी न छोड़े। चुनाव आयोग ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी समझे कि उसकी आज की गलती देश के भविष्य की सदियों के लिए बर्बाद कर सकती है। सबसे बड़ा सुधार यही है कि चुनाव आयोग अंतरात्मा की आवाज सुने और सच्चे देश प्रेम को दिखाते हुए खुदगर्जी की सियासत करने वालों के हाथ की कठपुतली न बने। हमें उम्मीद है कि कुछ लोगों की वजह से चुनाव आयोग की जो छवि खराब हुई है वो अब और नहीं होगी। इलेक्शन रिफॉर्म तब तक निरर्थक है जब तक इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म नहीं होगा। इसीलिए जो सुझाव विपक्ष की तरफ से आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का गठन में जो पहले व्यवस्था थी वो पुनः लागू हो, उसी के बाद इलेक्शन कमीशन में सुधार संभव है। जितना इलेक्शन कमीशन मजबूत होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। जितना हम संविधान से खिलवाड़ करेंगे उतना ही हम समझेंगे कि आप लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपका विशेष धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन भविष्य में फेयर काम करेगा। श्री कल्याण बनर्जी, आज कल्याण बनर्जी सूटेड में टाई आई भी लगा रखे हुए। Thank you, the honorable speaker, sir. And I am obliged. सूटेड और टाई के हिसाब से बोलोगे ना आप? I am obliged that you are holding the chair, sir. After the commencement of the SIR, Special Intensive Revision, huge work pressure, inhuman work pressures were given to the BLO. As a result thereof, in West Bengal, 20 persons have committed suicide, and suicide notes are there. 5 persons became ill. 19 persons expired, and 3 persons attempted to commit suicide. Who will be responsible, sir, for this? Election Commission. And it has been pointed out that because of the pressure, we are committing suicide. This is not the lone picture of the West Bengal, sir. In Uttar Pradesh, Akhilesh ji abhi bola, 10 persons, BJP state. Madhya Pradesh, 9 persons, BJP state. Gujarat, 6 persons, BJP state. राजस्थान आपका स्टेट सर, बीजेपी का स्टेट, 3 persons. कब गए हैं उन लोग का पास कोई बीजेपी का एमपी, चीफ मिनिस्टर? क्यों सुसाइड किया भाई? भाई हम लोग गए थे। केरला सीपीएम 1 person, तमिलनाडु 2, DMK. There were 3 are non-BJP and 5 are the BJP states. Sir, let me talk about some constitutional provisions and law. Sir, Article 324 of the Constitution of India has given the power to the Election Commission for superintendence, direction, and control of election to be vested in an election commission, including the electoral roll. And Article 327 of the Constitution of India empowers the Parliament to enact law for the purpose of the election. The elections to the House of the People, subject to the provisions of this Parliament may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to or in connection with elections to either House of the Parliament or to the House of the other Legislative Assembly. Therefore,
By reason of this power under Article 327, this Parliament engrafted law, Representatives of People's Act 1950 and 1951. 1950 is a subject matter today because it deals with the electoral roll. Sir, this Election Commission is saying all the time, I have a superintendent's power, I can do anything. But with respect, I am saying, power of superintendents cannot override the power enacted by this Parliament under any act under Article 327. How this power comes and power and how to electoral roll would be prepared, that has been engrafted by this Parliament under the Representation of the People's Act 1950 and rules framed thereunder, that is Representation of the People's Act 1960. Sir, Section 21 of the Act itself speaks about the preparation and revision of the electoral rolls. 21, 22. But 21 subsection 3 speaks about that, notwithstanding anything contained in subsection 2, the Election Commission may at any time, for reasons to be recorded, direct a special revision of the electoral roll for any constituency or part of a constituency in such manner as it may think fit. If a constituency is there, we can't read here constituencies. We cannot read this state. How invoking the power under Article 21, sub-article 3, entire country, this SIR is going on? No, proviso is different. This cannot be done. There is an existence of the electoral roll is there. An existence of the, so long existence of the electoral roll is there, any election is done, it has to be done on the basis of the existing electoral roll. Sir, very interesting. Sir, आप चला जाते हैं सर, चलिए, और क्या करेगा मैं? सर, अरे आप आ गए? हाँ, खींचा मत, अलाउ करना बोलने के लिए. Sir, this is the rule, Representations of the Election Rules 1960. This rule, Rule 5 to Rule 22, speaks about the registration of the electors, how to be done, electoral roll. Sir, here, more importantly is the Rule 24. Rule 24 speaks about, one, if any constituency is delimited, anew in accordance with law, and it is necessary urgently to prepare the roll for such the Election Commission may direct that it shall be prepared by putting together all the rolls of such existing constituency or parts thereof by making appropriate alterations. Therefore, the moment delimitation has been taken place, electoral roll has come into force. Under the operation of these rules, only that is the roll will remain. How the 2022 electoral roll exists. Delimitation was effected in 2009. Electoral roll was prepared in 2009. All of us, many of us, have elected and came to the house on the basis of that electoral roll. If this electoral roll comes, sir, 2002 electoral roll has gone, doesn't exist at all. The whole SIR is contrary to Rule 24 and also contrary to the constitutional provisions in the Act, and that's absolutely unconstitutional. Absolutely unconstitutional. You can't do it. It is not the whims of choice of the Election Commission or caprice. Election Commission has to go by each and every word of the Act and the rules. Each and every act of the rules. Cannot do it, this delimitation in this fashion. Sir, have you seen the enumeration list? In the enumeration list, it is written names of the relatives. Relatives have not been defined under the Act. Relatives have not been defined under rule.
My brother is also my relative. My wife is also my relative. My uncle is also my relative. My father-in-law is also relative. But the form app has been made in such a way, unless the parents' name are not there, they would not be treated as relatives. App will not entertain. It will reject. So the question is whether an app will decide who will be my relative. My brother is not my relative. My wife is not my relative. How it can be? If my wife's name is there in 2002, if my name is not there in 2002, then my parents, let's assume my parents died, then I will not be included. What is the ambition? What is the object? Object is the inclusion. And here, that object is being defeated. SIR is only to delete the electors. Only to delete the electors. How to delete? How it has been? New voters will come. Nobody has thought about by the process of SIR. What the Election Commission is doing? Saying, no, let us allow us to do this SIR. Thereafter we'll take exercise of the enrollment of the new elector. Is it not contrary to the Act and rules? Is it not contrary to the Constitution? Why an elected whose name was there in 2024 can be said he is not for the time being an elected since his name is not there in 2002? You are taking away the right. Election Commission will take away my right to remain as elected. Even for one day, sir, constitutional right cannot be stayed. If right under the Constitution is there, sir, one thing is said, voters' right, only in that case you have a right to election. अरे आप जब वोटर की नहीं रखता है तो इलेक्शन क्यों रखते हैं भाई? वोटर को डिलीट कर दो तो इलेक्शन का क्या फायदा होगा? पहले ये था, अब भी था, है. Elector will decide the government. Who will be my government? अभी मोदी जी डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन कमीशन. मेरा वोटर कौन कौन होगा मुझको वोट देने के लिए वो डिसाइड कर दो. वो डिसाइड कर दो भाई. Then is a constitutional body, and I think so. Sir, yes, election commission. Sir, so many persons have said nobody raised objection. You are raising an objection. थोड़ा हम है बोल कर objection मत कीजिए सर. चलिए सुनता रहिए. आज सुनता रहिए. सर सुनता रहिए. इलेक्शन कमिश्नर का अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलना सकते. इलेक्शन कमीशन का पर. Sir, relatives will be deprived. Sir, I am telling you one incident. One lady came to my constituency and said, sir, we have a great difficulty. You know what has happened? My father-in-law and mother-in-law, their names in 1995 in the electoral roll. And they were working in the railway department at Kharagpur. In 2001, at the end, they were transferred. Now, 2002, when the SIR was made, just they had gone, their names were not included. Thereafter, again, names have been included now. My mother-in-law cannot put the enroll since my father-in-law's name was not there. What an unfortunate incident is going on in the country itself. A voter by reason of the transfer has been transferred. Now 2002, there is no role. Name was not there. I have said to her, whether your father-in-law's, mother-in-law's father had expired, uncle's name is there or not. Put the name. If the election commission doesn't do it, I will see up to Supreme Court what is the power of the election commission. Nobody is above the law. No one is above the law.
and final things would be said by the Supreme Court of India. Aadhaar card was not mentioned in the first enumeration list. In Bihar matters, Supreme Court has included the Aadhaar card. Supreme Court has included the Aadhaar card, which has resolved so many problems. Now, sir, the deletion part. Now, sir, the point is that very crucial question is whether the names of the voter would be deleted with that object. That cannot be purpose. But Election Commission is saying that votes, 3 lakhs votes have been deleted, 5 lakhs have been deleted, 7 lakhs have been deleted, and BJP people are there, are dancing there in West Bengal. One कर चला जाएगा. ये कैसे हो सकता है, sir? Now, sir, you see what the Election Commission is doing to find out whether an elector is a citizen of India or not. Under the Representative People's Act, the rules, ordinary resident has been said, not the citizen of India has been said. Ordinary resident, not the citizen of India. Who will decide? Election Commission will decide that he is a citizen or not citizen. Then It will be, sir, बोलने दीजिए ना. अरे आप तो फॉलो कर लिया, देश का आदमी तो फॉलो नहीं करना सकता है, देश का आदमी भी सुन रहा है ना, सिर्फ आप ही अकेला नहीं सुन रहा है ना. सर थोड़ा बोलने दीजिए. तो citizenship, who will decide it will be citizen? Under the authority under the Citizenship Act, not by the Election Commission of India. Sir, if even the election, if any foreigner is there, who can arrest them? Who can? Election Commission? Certainly not. There is a law. There is a law, foreign investors law, just that they will decide whom it has been given the power. Power has been given to the police. Therefore, Election Commission is not the authority to decide who is citizen and who is not citizen. बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे. मोदी जी जाकर स्पीच दे आ रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है. एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में. बिहार का जब एफआईआर हुआ, एक घुसपैठिया नहीं मिला. अरे घुसपैठिया नहीं मिला उनको. अरे घुसपैठिया लेकर क्या करेगा? Where is the foreigners? You have failed to discharge your duties. If the foreigners have come, override, they have come, BSF could not detect it, CISF could not detect it. There's a fault on the part of the Home Minister and the Honorable Prime Minister. That is not the fault of anyone. अरे आप तो सुनिए सर, आप इतना बात बोल रहे हैं, अभी तो मिजोरम में क्या किया? मिजोरम में क्या किया? मिजोरम में they have given, the power has been given. होम डिपार्टमेंट ने मिजोरम को, गवर्नमेंट को परमिट कर दिया, जो बाहर से आते हैं उसको एंट्री करो. Why? What is the reason? Is the Mizoram state is a favored child of the Narendra Modi and Amit Shah ji? And Bengal mein, if someone speaks Bengali in Delhi, at Delhi, she or he would be arrested. And you have seen that Supreme Court order. पहले उनको ले आओ, उसका बाद विचार होगा. Has been compelled to सोनाली बीबी को ले आना पड़ा, उसका बाद विचार होगा. देश से तुम सब बंगाली लोग को निकाल देंगे रोहिंग्या बोल के. और रोहिंग्या कहां आ रहा है? रोहिंग्या आ रहा है मिजोरम में. रोहिंग्या आ रहे हैं मिजोरम में अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द होम मिनिस्ट्री.
I know, I understand the problem. The BJP is basically a Bengali hater. Bengali hater. That is the reason. That is the reason. That is the reason Vidyasagar statue is broken. That is the reason Ram Mohan Rai has been seriously criticized. And that is the reason our Honorable Prime Minister speaks. Bankim Da. जब जन्म हुआ था बंकिम चट्टोपाध्याय का, मोदी जी का 3 जनरेशन का पहले उनको भी दादा बोल देते हैं, दादा बोल देता है। कभी कोई गुजराती को तो नहीं बोलता है दादा, वल्लभ भाई पटेल दा बोलते हैं, कभी बोला बंगाली को सिर्फ टू हेट बंगाल, हेट बंगालीज। दिस इज योर वर्क टू बी डन सर। I will be very quick in saying 3 or 4 points. 15 now? No, just give me 5 minutes. It is stated that the process has caused mass, but don't cut it from Shatabdi. Mass heist and suicide attempt due to SIR panic. Mother attempted suicide along with the child, other documentation fear. Hunger strike by Motua community. This Motua community, sir, do you know what is happening? One BJP MOS sitting in West Bengal is giving the citizenship certificate. Can you imagine? Motua ko. But the central government is not arresting that minister. This certificate will be given under the Citizenship Act, not by any otherwise. Sir, in my area, in my constituency, Motua never cast vote to me. I am telling you. This time, when SIR is going on, in my one of the area, Domjur, Jagadishpur, huge Motua came to me and said that our names would not be there. And don't worry, I am here. Mamata Banerjee is here. We'll see in political fight and also in the Supreme Court. Sir, BLO linked with the SIR. BLO, Wi-Fi is not available in the village, remote village. And you are saying that they have to work. Even in the Panchayat office, now Election Commission is not allowing the BLOs to function from there where the Wi-Fi is available. Sir, BSF exercises quasi-judicial authority. Who will be the citizen of this country? Sir, lack of proper adjudicatory procedure. Residents of the border districts experience constant fear of non-citizenship. I have spoken about only the BLOs. I have not spoken about the voters. Illegal pushback practice. When the SIR has commenced, all of a sudden they have rising to push back the foreigners. Sir, thank you. At least you have tolerated me this time. Thank you. Walk up, you have not tolerated me. This time you have tolerated. I am grateful to you. Thank you, sir. Thank you. Sri Dayanidhi Maran ji. வணக்கம் சார். வாழ்க தமிழ். நடுநிலை தேவை. குறிப்பாக நம்மை தேர்ந்தெடுக்கின்ற நாடாளுமன்றத்தை தேர்ந்தெடுக்கின்ற சட்டமன்றத்தை தேர்ந்தெடுக்கிற உறுப்பினர்களுக்கு அவ்வாறு நடத்துகின்ற தேர்தல் நடுநிலையோடு நடத்த வேண்டும். அதன் வேலைதான் தேர்தல் ஆணையம். ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் கிட்டத்தட்ட என்று நமது பாஜக அரசு வந்ததோ அன்று முதல் தேர்தல் ஆணையம் மீது உள்ள நம்பிக்கை மக்களிடம் போயிருக்கிறது. மக்களிடம் மட்டுமல்ல, அரசியல்வாதிகளான எங்களுக்கும் தேர்தல் ஆணையம் மீது சந்தேகம். இதை உதாரணங்கள் சொல்கிறேன். 2014 தேர்தல் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தது. அப்பொழுது மறைமுக கூட்டணி தமிழ்நாட்டிலே அஇஅதிமுக வைத்திருந்தார் பாஜக. அப்போது அந்த அம்மையார் தான் துணை பிரதமராக ஆக வேண்டும் என்பதற்காக பணப்பட்டுவாரா செய்து மக்கள் ஓட்டுகளை பெற்றார். அப்போது நாங்கள் எதிர்த்த போது தேர்தல் ஆணையம் என்ன செய்தது தெரியுமா? போய் புகார் கொடுத்தோம். இந்த மாதிரி பணப்பட்டுவாரா செய்கிறார்கள், தவறு செய்கிறார்கள். ஒன்றும் செய்யவில்லை. 144 தடை உத்தரவு போட்டு அவர்கள் பணம் கொடுக்க வைத்து மறைமுகமாக தேர்தல் ஆணையம் அஇஅதிமுகவை ஆதரித்தது. அப்போது நாங்கள் ஒருவரும் இந்த மக்களவைக்கு எங்களால் வர இயலவில்லை. அந்த தவறுகளை நாங்கள் சுட்டிக்கிறோம். ஏற்கனவே இதை
இந்த அவையிலே நான் சுட்டி காட்டிருக்கிறேன். அது மட்டுமையா, தேர்தல் ஆணையம் நியாயமாக நடக்கிறதாம். எங்கே நியாயமாக நடக்கிறது? 2019 தேர்தல் பொழுது பல கட்டங்களாக தேர்தல் நடக்கும். இறுதி கட்டும் போது 2 நாட்களுக்கு எந்த பிரச்சாரமும் செய்யக்கூடாது, அமைதி காத்திட வேண்டும். 2019 என்றாகிறது. தேர்தல் ஆணையம் நமது இந்திய பிரதமருக்கு சிறப்பு அனுமதி தருகிறது. எங்கே? நீங்கள் கேதார்நாத் சென்று அங்கே தியானம் செய்யுங்கள். தேர்தல் சமயத்தில் மட்டும்தான் தியானம் செய்வார், மற்ற நேரத்தில் தியானம் செய்ய மாட்டார். அதுக்கு செய்து பிறகு பிரதமரே வந்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கு நன்றி, ஏனென்றால் அந்த 2 நாட்களும் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து தொலைக்காட்சிகளை தொடர்ந்து பார்த்தால் பிரதமரின் முகம் மட்டுமே வந்தது. அப்பொழுது பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு மறைமுகமாக பிரச்சாரத்தை தூண்டுகின்றது யார்? தேர்தல் ஆணையம். ஊக்குவித்தது யார்? தேர்தல். அதே போல் 2024 தேர்தல் கேதார்நாத்தை முடித்து விட்டாரா? எங்க ஊர் பக்கம் வந்து விட்டார். விவேகானந்தர் சிலையில் இருந்து அங்கு தியானம் செய்தார். கன்னியாகுமரி 2 நாட்களுக்கு அவர் முகம் மட்டும்தான் வந்தது. இது நியாயமா? நியாயமாக நடந்திருக்கு. தேர்தல் ஆணையம் நியாயமாக செய்கிறதா? அதே போல் பார்த்தீர்களா, ஒவ்வொரு முறையும் தேர்தல் நடக்கும் போதெல்லாம் தேர்தல் ஆணையம் பணம் பட்டுவாரா செய்கிறது. அதற்காக பணத்தை நாங்கள் கைப்பற்றுகிறோம் என்பார்கள். ஒரு பாஜகவோ இல்லை பாஜக கூட்டணி வேட்பாளர்களும் பணம் கைப்பற்றுவதே கிடையாது. ஆனால் செய்வதெல்லாம் எதிர்கட்சிகளை குறிவைத்துதான். நான் கேட்கிறேன், தேர்தல் ஆணையமே இப்ப நீ வந்திருக்கீர்கள், கண்டிப்பாக தேர்தல் ஆணையம் சரியான சீரனை செய்ய வேண்டும். நாங்கள் உங்களிடம் இருக்கிறோம், துணை நிற்கிறோம். இப்போது உண்மையான வாக்காளர்கள் வேண்டும். 2 வாக்கு பட்டியல் இருப்பவர்கள் வேண்டாம். இறந்தவர்களை பட்டியலிருந்து நீக்குங்கள். இடம் மாற்றவர்களை அந்தந்த பகுதிக்கு சேருங்கள். இதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்லை. எங்களுக்கு அச்சம் என்றால் நமது நிதியமைச்சர் நிர்மலா அம்மையார் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து சொல்கிறார், இந்த தொகுதியில 7000 ஓட்டுகள் போலி ஓட்டுகள். ஆடு நடிகர் ஓனா எழுதலாமா? உங்களுக்கே இந்த அக்கறை. அப்பொழுது என்னது? நீங்களும் தேர்தல் ஆணையம் இணைந்துதானே வேலை செய்கிறீர்கள். எங்களுக்கு தேவை. நான் கேட்கிறேன், கும்பகர்ணனை போய் தூக்கி கொண்டிருந்ததே தேர்தல் ஆணையம். இத்தனை ஆண்டுகளாக எந்த சீரும் செய்யாமல் போலி வாக்காளர்கள் இருக்கிறார்கள், தவறான வாக்காளர்கள். நான் உடனே சரி, அது ஏன் 3 மாதத்துக்கு செய்கிறீர்கள்? செய்ய வேண்டும் என்றால் 6 மாதத்துக்கு செய்கிறீர்கள். இது என்னன்னா, இதை பார்க்கும் போது எங்களுக்கு ஒரு அச்சம் வருகிறது. என்ன அச்சம்? 2014 ஆண்டு பார்த்தீர்கள் என்றால் நவம்பர் 8ஆம் தேதி ஒருத்தர் வந்தார், தொலைக்காட்சியில் 8 மணிக்கு வந்தார். என்ன செய்தார்? அவசரகதியிலே இன்று முதல் 500 ரூபாய் நோட்டுகளும் 1000 ரூபாய் நோட்டுகளும் செல்லுபடி ஆகாது என்றார். அதே போல் என்ன செய்தார்? இனி உங்கள் வங்கியில் உள்ள பணத்தில் உங்கள் தொழில் இல்லை என்று சொன்னார். அதே போல் தான் இன்று 4 நவம்பர் 2020 தமிழ்நாட்டிற்கும் மற்ற மாநிலங்களுக்கும் வாக்காளர்களே, உங்கள் வாக்கு உரிமை இல்லை. நீங்கள் புதிதாக பதிவு செய்தால் கொண்டால் மட்டுமே உங்களுக்கு வாக்குப்பதிவு இருக்கு. உங்கள் வாக்குரிமையை நாங்கள் இரவோடு இரவாக நவம்பர் மாதம் நாங்கள் புடுங்கிக் கொண்டோம். அப்பொழுது அச்சம் வராதா? இதற்கு பின்னால் யார் இருக்கிறார்? இந்த மாதிரி சிந்தனைகள் எல்லாம் ஒருவருக்கு மட்டும்தானே வரும். அது நம்ம இந்திய பிரதமர் மோடிக்கு மட்டும்தானே வரும். இரவோடு இரவாக அனைத்தையும் கலைத்து விட்டு புதிதாக சேர்க்கின்ற எண்ணம் யாருக்கு வரும்? அது மட்டுமா? அவர் செய்கின்ற ஒவ்வொரு இதிலும் எத்தனை உயிர் சேதங்கள் நடந்தது. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீர்கள் என்றால் 29 நாட்களிலே சுமார் 47 பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். அது குறிப்பாக SAR பணியிலே ஈடுபட்ட போது இது சரியா? இதனால முறையா? நீங்கள் எடுக்கின்ற ஒவ்வொரு முடிவுகளிலும் ஏழை மக்கள் தானே உயிரிழக்கிறார்கள். நீங்களே, நான் கேட்கிறேன், உண்மையாகவே நியாயமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் நினைத்தால் முதலே ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்ட் செய்யுங்கள், ஒரு மாநிலத்தை செய்யுங்கள், இல்லை 4 தொகுதிகள் செய்யுங்கள். அதில் வெற்றி பெற்று அங்கிருந்து படிப்பினை எடுத்து பிற மாநிலத்தில் செய்யுங்கள். நீங்கள் பீகாருக்கு செய்தீர்களே, என்ன ஆயிற்று? பீகார் தேர்தல் போது எத்தனை லட்ச போலி வாக்காளர்கள் இருந்தார்கள். நீங்கள் சீர் செய்தீர்களா? இதோ அப்படியே மாற்றி விடுவோம், மணலை கயராக மாற்றுவோம் திருப்பி சொன்னீர்களே, உங்களால் செய்யவில்லையே. கிட்ட பார்த்தால் என்ன செய்தீர்கள்? நாங்கள் கிட்டத்தட்ட நமது இவர் புதிதாக
நீ இந்தியனா இல்லையா என்று கண்டுபிடிக்கிறேன் என்ற முயற்சியில் தேர்தல் ஆணையம் ஈடுபடு. அதுவா உன் வேலை? நான் கேட்கிறேன் ஐயா, எனக்கு ஒன்று புரியவில்லை. நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் இப்பொழுது தேர்தல் ஆணையத்திலிருந்து பார்த்தீர்கள், நான் தான் இந்திய குடிமகன், நான் தான் வாக்குரிமை உள்ளவன், நான் தான் செய்ய வேண்டும். ஐயா, இது உன்னுடைய வேலை இல்லையா? தேர்தல் ஆணையம் தான் நீ உனக்கு வாக்குரிமை இருக்கிறது, நீ வாக்களித்தால் தான் நல்லபடி நடக்கும் என்று இருக்கும் என்று சொல்லக்கூடிய தேர்தல் ஆணையம் தன் கடமையிலிருந்து தவறிவிட்டு மக்களின் மீது தேவையற்ற சுமையை சொல்கிறது. அதுவும் பார்த்தீர்கள் என்றால் நான் கேட்கிறேன், நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் என்ன வேண்டும்? பெண் வேண்டாம், முதல் ஆதார் கார்டு வேண்டும். நீங்கள் விவாகரத்து செய்து கொள்ள வேண்டுகிறா, என்ன வேண்டும்? அதற்கும் ஆதார் வேண்டும். நீங்கள் குழந்தை பெற்றுக் கொள்கிறா, குழந்தை பெற்றுக் கொண்டால் என்ன வேண்டும்? அதற்கும் ஆதார் வேண்டும். வண்டி ஓட்டணுமா, அதற்கு லைசன்ஸ் வேண்டுமா, அதற்கு முதல்ல என்ன தேவை? ஆதார் தேவை. கல்லூரியிலே போய் நான் படிக்க வேண்டுமா, அதுக்கு என்ன தேவை? ஆதார் தேவை. வங்கியிலே போய் நான் கணக்கு திறக்க வேண்டுமா, அதற்கு என்ன தேவை? ஆதார் தேவை. வேலைக்கு, அரசாங்க வேலைக்கு நான் செல்ல வேண்டுமா, எனக்கு தேவை ஆதார். ஏன் எல்லாத்துக்கும், ஏன் நான் செத்தால் கூட என் பணத்தை எரிக்க வேண்டுமோ புதைக்க வேண்டுமோ அதற்கும் ஆதார் தேவை. இவ்வாறு அனைத்திலும் ஆதாரை திணித்து இந்த அரசு தேர்தல் நாங்கள் ஆதாரை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். பிறகு எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் சென்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூலமாக இன்று ஆதாரை கொண்டு வந்தோம். அனைத்திலும் இருக்கிற ஆதாரை ஏன் நீங்கள் பயன்படுத்த மாட்டீர்கள்? நாங்கள் தொடர்ந்து கேட்கிறோமே, என்ன கேட்கிறோம்? ஆதாரை இணைங்கள். நீங்க இணைத்தால் நீங்க மக்கள் கணக்கெடுப்பு கூட இருக்க தேவையில்லை. ஏனென்றால் அனைத்து தரவுகளும் ஆதாரில் இருக்கிறது. யார் யார் எந்த மாநிலத்தில் வசிக்கிறார்களோ அந்த தரவுகள் அங்கே ஆதாரில் இருக்கிறது. ஆனால் எதற்காக பாஜக பயப்படுகிறது? எங்களுக்கு அச்சம் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு முறை நீங்கள் செய்யும் போது உங்கள் உள்நோக்கம் திருட்டு வழியிலே, பின்புற வழியிலே ஆட்சியை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரே முயற்சியிலே நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். அது மட்டுமா எங்களுக்கு தெரியாதா? ஒரு மாநிலத்துக்கு தேர்தல் வருகிறது என்றால் கரெக்டா சரியாக 6 மாதத்துக்கு முன்பால் அமித்ஷா இங்கே வருவார், வந்து மிரட்டான்னு சொல்வார். என்ன இடி வருகிறது, வருவாய்த்துறை வருகிறது, சிபிஐ வருகிறது. அது வரைக்கும் சிபிஐ இடி யாரும் வரமாட்டாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் நடக்கும் வரைக்கும் சுத்தி சுத்தி வருவாங்க சிபிஐ இடியோ இன்கம் டாக்ஸும். அதற்கு பிறகு அடுத்த தேர்தல் மாநிலத்துக்கு ஒரு டீமே வச்சிருக்காங்க. ஒவ்வொரு மாநில தேர்தலுக்காக செல்கின்ற டீமை வைத்துக் கொண்டு மிரட்டுகிறீர்களே, தேர்தல் ஆணையம் கண்டுக்காதா? நியாயமான நடுநிலையை தேர்தல் நடக்கும் என்றால் இந்த மாதிரி பின்பக்க வேலைகளை தடுப்பதற்கு தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உண்ட உரிமையும் கிடையாதா? அதெல்லாம் செய்யாமல் பார்த்தீர்கள் என்றால் தொடர்ந்து மக்களை புண்படுகிற வகையிலே செய்கிறது. இன்று நான் கேட்கிறேன், தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். எங்கள் தமிழ்நாடு அமைதி பூங்கா, என்னென்னமோ செஞ்சு பார்க்குறாங்க. இங்கே எப்படி அயோத்தியில் செய்தார்களோ அதே போய் திருப்பரங்குன்றத்தில் செய்வார். ஆனால் எங்கள் திராவிட முதல்வர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் இருக்கவில்லை. உங்கள் பாச்சா பலிக்காது உள்ளே நுழைவிட மாட்டோம். ஐயா, எங்களுக்கு பெரிய அச்சம். என்ன சொல்றாங்க தேர்தல் ஆணையரா? ஒரு 3 கட்டமா வாக்காளர்களை திருப்பி அவர்களை வாக்குரிமையை பெறுவதை சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? நீங்கள் ஜூலை மாதம் 1987 முன்பு பிறந்தால் 2 ஆவணங்களை நீங்கள் சேருங்கள். நீங்கள் டிசம்பர் 2004 ஜூலை 87 முதல் 2004 பிறந்தால் ஒரு 3 ஆவணங்களை சேருங்கள். ஆனால் நீங்கள் 2004 மேல் பிறந்திருந்தால் 13 ஆவணங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் சேர்க்க வேண்டும். குறிப்பாக உங்கள் தாய் தந்தை வாக்களித்திருக்கிறார்களா, இல்லை நீங்கள் இருக்கிறீர்களா, அவர்கள் இந்தியர்களா? சரி, அதெல்லாம் ஓகே, அதை விட்டு விடுவோம். 13ஆக ஒன்றை சேர்த்துள்ளது தேர்தல். இங்கே பீகாரிலே எஸ்ஐஆர் முடித்த பிறகு 13 என்ன இருந்தால், பீகார் தேர்தலிலே நீ எஸ்ஐஆரை சரியாக செய்திருந்தால் நீ எந்த மாநிலத்திலும் போய் வாக்களிக்கலாம். இது என்ன நியாயம்? பீகார் தேர்தல் நடந்து 1 மாதம் கூட ஆகவில்லை. வருகின்ற மே மாதம் ஏப்ரல் மாதம்
இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டிலே தேர்தல் நடக்கிறது. அப்போது பீகாரில் வாக்களித்தவர் SIR அங்கே சரி செய்யப்பட்டவர் தமிழ்நாட்டில் வாக்களிக்கலாமா? காரணம் என்ன? வந்தாரை வாழைக்கு தமிழகத்துக்கு வந்த சோதனை பார்கள். கிட்டத்தட்ட 1 கோடி பீகார் மக்கள் எங்கள் தமிழகத்திலே நல்ல முறையிலே அவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள். காரணம், பாஜக ஆள்கின்ற எந்த மாநிலத்துக்கும் வேலை வாய்ப்புக்கு வழி இல்லை. அவர்கள் வேலை வாய்ப்பு வேண்டுமென்றால், அவர்கள் வாழ்வாதாரம் முன்னேற வென்றால் அது தமிழ்நாடு என்பதால், அது திராவிட மாடல் நாடு என்றால் 1 கோடி பேர் பீகாரை சேர்ந்தவர்கள். எங்களுக்கு அச்சம் வராதா? எதற்கு தேர்தல் நீ நியாயமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறீரா? இல்லை மறைமுகமாக பாஜக வேலை செய்கிற 1 கோடி பேரை எதற்காக நீ பீகாரிலும் தேர்தல் வாக்களிக்கலாம், அதை விடுத்து வாக்குச்சீட்டை எடுத்துக்கொண்டு வாக்குரிமை சீட்டை எடுத்துக்கொண்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து வாக்களிக்கும் என்றால் உன் உள்நோக்கம் வெளிப்படையாக தெரிகிறது. நடக்காது. நீ என்னதான் பின்கதவு மூலமாக தமிழ்நாட்டை கைப்பற்ற நினைத்தால் தமிழ்நாட்டு மக்கள், அதுவும் குறிப்பாக தமிழ் செய்ய மாட்டாங்க. நான் கேட்கிறேன், உலகமே இந்தியாவை பாராட்டியது. எதற்கு பாராட்டியது? நீங்கள் நிலவுக்கு சந்திரயான் 3 மூலமாக நீங்கள் ஏவுகணை ராக்கெட்டை அனுப்புகிறீர்கள். எப்படி அனுப்புகிறீர்கள்? ஸ்லிங் ஷாட் மூலமாக. அதாவது இதுவரைக்கும் வளர்ந்த நாடுகள் யாரும் பயன்படுத்தாத ஒரு டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி பாராட்டு பெற்றீர்கள். காரணம், அப்பொழுது இஸ்ரோவில் உள்ளவர்களாம் பகுத்தறிவு மாநிலத்திலிருந்து வந்தவர்கள், அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள், அதன் மூலமாக செய்தீர்கள். உலகமே பாராட்டியது. நான் கேட்கிறேன் ஐயா, ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் இந்த EVM பார்த்தாலே எங்களுக்கு அச்சமா, அதுக்கு உரிமையாளர் யாருக்கும் தெரியவில்லை. அதற்குள் என்ன இருக்கிறது? எங்கே சென்றாலும் ஓட்டு போட்டாலும் பாஜக விழுது என்றார்கள், உடனே வந்து விடுவார்கள். ஆஹா, அப்போது நீங்கள் எப்படி ஜெயித்தீர்கள் என்று. இங்கே உங்க பாச்சா பலிக்கல, அதனால்தான் நாங்கள் ஜெயிச்சோம். அது மட்டும் இல்ல, நான் கேட்கிறேன், அமெரிக்காவிலே EVM இல்லை, ஜெர்மனியிலே EVM இல்லை, ஜப்பானிலே இல்லை, வளர்ந்த நாடுகள் எங்கேயுமே EVM இல்லை. நீங்களே அதை வைத்து தலையில் தூக்கி ஆடுகிறீர்கள். ஏன் வாக்குச்சீட்டை பார்த்து அச்சப்படுகிறீர்கள்? நீங்கள் வாக்குச்சீட்டை பார்த்து அச்சப்படுகிறீர்கள், அப்போது எங்கள் சந்தேகம், எங்கள் ஐயம் உண்மைதானே? நீங்கள் ஏதோ தவறாக செய்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் அறிவோமா இல்லையா? அதற்காக தான் கேட்கிறேன், தயவு செய்து நீங்கள் வளர்ந்த நாடை பின்பற்றுங்கள். அதே போல் தொடர்ந்து சேர்கிறேன், நீங்கள் நல்ல முறையிலே இந்தியாவில் வாக்கு உரிமை பெற்றவர்கள் வாக்களிக்க வேண்டும். அதற்கு துணை நிற்க இங்குள்ள அத்தனை கட்சிகளும் தயாராக இருக்கிறது. எங்களுக்கு தேவை நியாயமான தேர்தல் ஆணையம். நான் கேட்கிறேன், நியாயமான தேர்தல் ஆணையம் சொல்வது, இங்கே அனைத்து துறைகளும் உங்கள் RSS ஆட்கள் தானே வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்கள் RSS ஆட்கள் இருக்கும்போது ஏதாவது ஒன்று நியாயமாக நடக்கிறதா? நடுநிலையுடன் நடக்க வேண்டிய எந்த துறையாவது நடுநிலையுடன் நடந்து கொண்டிருக்கிறதா? இப்போ கேள்வி, எங்களுக்கு ஒரே கேள்வி, வாக்காளர் பட்டியலை சீர் செய்கிறேன் என்று சொல்கிற தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் ஆணையத்தை சீர் செய்வது எப்போது? தேர்தல் ஆணையம் நியாயமற்ற முறையிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது, அதை சீர் செய்வது எப்போது? இது என்னுடைய கேள்வி இல்லை, இங்கு இந்தியாவுள்ள மக்களின் அனைத்து மக்களின் கேள்வி. நியாயமான முறையிலே இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த அவசர கதி வேண்டாம். தயவு செய்து இந்த SIR நிறுத்துங்கள். SIR தேவையில்லை. நான் சொல்றேன், தேர்தல் முடியட்டும், பொறுமையாக அனைத்து குளறுபாடுகளையும் சரி செய்து வைத்து 6 மாசம் கொடுங்கள். 6 மாசம் அவகாசம் கொடுத்து நாம் ஒழுங்கான முறையிலே சீர்திருத்தம் செய்து நல்ல முறையிலே செய்யுங்கள். முடிக்கிறேன் சார். ஏன் சார் அவசரப்படுறீங்க சார்? இருக்க டைம் இருக்கு சார், சும்மா அவசரப்படாதீங்க சார். என் கேள்வியெல்லாம் இங்கே பாஜக சொல்லிக் கொள்கிறேன், நீங்கள் பாவம் இந்தி பேசும் மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆனால் தமிழ் பேசும் மக்களை ஒரு நாளும் நீங்கள் ஏமாற்ற முடியாது. எந்த வகையிலும் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் திராவிட ஆட்சியை, திராவிட நாடை நீங்கள் ஏமாற்ற முடியாது சொல்லி இந்த வாய்ப்பை தந்த நன்றி நன்றி நன்றி. Thank you, Sri Labu Shri Krishna ji. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity to speak on election reforms. For the last 2 hours, I've been listening almost entirely of what most of the
opposition leaders has to say. Of course, they have expressed the grievances, and they have every right to express the grievances. But I also wished wholeheartedly that they will express the achievements that we could, as a country, we could do in the last 75 years as well, with regards to the electoral process. Sir, as Supriya ji has mentioned, I should tell because I'm representing Telugu Desam Party, and it's an experiment in this country. It's a beautiful experiment that happened. In 1982, in the month of March, Telugu Desam Party was formed. Unlike now, unlike today, where you have newspapers, social media, and television channels, back in that 1982, they were not there. And the elections was in 1983 January. So it was only 9 months time Telugu Desam Party had. N.T. Ramarao garu went ahead, announced his party. And the most interesting thing was, because it was a new party, it didn't have the symbol also. So Telugu Desam Party in its first election went into the electoral process without having an official symbol. Sir, the interesting fact is, out of 293 constituencies in United Andhra Pradesh, Telugu Desam contested 287 constituencies. And out of these 14 constituencies, they didn't have a proper symbol also. And Telugu Desam Party was victorious in 203 constituencies. And even in the parliament seats also, out of 42, Telugu Desam could win 30 seats. Well, in 1983, yeah. So when the party didn't have official symbol, when party didn't have enough time to campaign, still the voters have come forward and voted in favor of Telugu Desam Party and brought it to the into the power, sir. Why I'm telling you this is, this shows the intelligence and wisdom of Indian electorate. I wish the opposition leaders who have spoke on this would have expressed this idea also in this house, because a lot of youngsters are watching it. They would also appreciate it. Not only this, there are other things that we could achieve in the last 75 years. They compared Germany, they compared USA and all those things, all those countries. I wish when they are comparing with all these countries, they also should have compared in the way that India has given universal adult franchise, which the other countries couldn't do on the first day itself. For USA, it took almost more than 176 years after independence. After 176 years of independence, it could give it. United Kingdom, it took 96 years. Canada, it took 93 years after independence. France, it took 152 years after independence. But India, we could do it in the first day itself. And our electorate came forward, our citizens came forward and voted. And a lot of people have said at that time, like yesterday, I think Hudaji was quoting Winston Churchill also, that this experiment is going to fail because this is too alien to India. But election after election, we have seen the success of it. Not only that, I wish because this is a success, you should have at least expressed it. Instead of trying to just express your grievances, even the credit also he can take sometimes. माननीय सदस्य, प्लीज चेयर को एड्रेस करें. And not only this, ma'am, giving the right to vote is one thing, but how you can make sure that most of the people can turn up and vote. In 1951-52, in the first election, there are 44.87% who have turned up to vote. And in the recent election, in 2024, 65.8% have come out and vote. If you take out the urban constituencies and consider only rural constituencies like mine, it would go up more than 75%, ma'am. And the most interesting thing is, in the last two elections, in 2019 and 24, the women out-voted men, ma'am. This is the success that I think we should express it. But somehow they missed it, ma'am.
And not only this, there's a maturity that has been shown in the voting patterns also, ma'am. They've been talking about various other things, but I want to put this on record. In the state elections that have happened after the independence, 385 times the election happened in various states for the assembly. And from the first 35 years, from 1951 to 1986, 56 times the government has changed in the states. And in the last 35 years, from 1987 to 2002, 133 times the government has changed in the states. So it shows the maturity, it shows how much educated our voters are about the society. So I think, I hope they'll appreciate this fact, ma'am. Sometimes you need to take the credit, but somehow they keep missing taking the credit, ma'am. And instead of doing that, all I'm hearing for the last 2 hours is vote chori, EVM source code, paper ballot. No one asked about vote chori when the Congress won in Telangana. No one asked about EVM source code or paper ballot when Congress won in Karnataka. They keep asking these questions only when they lose Haryana by a close margin. They lose Bihar by a huge margin. So these are the questions that they rise only when the results doesn't go in their way, ma'am. So I wish they go through the report because, yes, thanks for taking up Tamil Nadu, because this is coming from the newspaper that is published in Tamil Nadu only by Hindu, and I'm sure you are the Kanimoji senior member sitting here. Kanimoji senior member sitting here. He is the chairman of the workers' union of this newspaper. It's a very credible newspaper, the Hindu, and it has published the report. It has published this report. It has published this report. Of course, if you have gone through the articles that they published, even before the Bihar election also, if you have gone through it. जब आपकी बारी आए तब आप बोलिएगा, प्लीज बोलने दीजिए. आप बोलिए. No, it's okay. आप बोलिए, प्लीज. बोलिए. माननीय सदस्य, आप चेयर को एड्रेस करिए. So this is the report that have come out in the Hindu newspaper, ma'am, and it's a very credible newspaper. And before the Bihar elections happened, they also published Frontline as a magazine. There are a lot of articles that have come in this Frontline and also in the Hindu. They were on both sides. They were critical of SAR. They are in support of SAR. But after the election was over, they came up with this report. What they were saying in this report was they have analyzed two things. One, what was the election result in 2024 Lok Sabha election in Bihar, and what was the result in the constituencies in the assembly elections of 2025. Second, they analyzed is what happened in the constituencies where there were a lot of deletion of votes, what happened in the constituencies where there was less deletion of votes. Both of this has been verified by them, ma'am, and the report says stunningly, constituencies with the large deletions did not show higher gains for NDA or any other party. So I hope you won't fall in this trap that's been laid by Congress. Areas with minimum deletions also did not show any predictable voting behavior. And also, the scatter plot showed no pattern, no tilt, meaning the SIR did not favor any one side or disadvantage the other side. This is what the report says. So, for the last two hours, whatever they're trying to make from the opposition side, ma'am, I hope they'll get hold of this report and try to read this report so that next election they're going through, I hope they won't fall in the trap of the Congress, ma'am. Ma'am, I'm a new member in this house. It's only the second time. There are people that have been here for almost 10 times or more. They contested elections for more than 10, 11, 12 times, ma'am. And in the two elections that I've contested in 2019, there was a voter turnout percentage of almost 84% in my constituency, ma'am. In 2024, there's a voter turnout percentage of almost 86% in my constituency, ma'am.
This shows the, the voters have confidence in the election commission to come forward and exercise their vote, man. And obviously, I accept, after going through these two elections, I still accept. It's not that everything is perfect, so there is no need for reform. There is no need for any new suggestions. No, I'm not saying that. Of course, there's a need for reform. And starting with that, ma'am, we've gone through the election commission. They have invited us. We have given the report to them. And I request all the opposition parties also to go and exercise that. The first reform that we request the election commission through the law ministry is that adoption of a single unified electoral roll for state, national and local body elections, ma'am. This is very much needed because every time there's local bodies, there's assembly elections and parliament elections. Most of the time, the electoral rolls are different. And also, they talk of biometric use of biometric in a voting ID, ma'am. But as the Supreme Court says, we cannot include them. And surprisingly, they are the ones, when that was brought into this House, opposed it. Because they said most of the schemes that are delivered to the citizens are done through the Aadhaar card. Because it is done through Aadhaar card, it helps the party in the ruling if you can combine both of them. So from Telugu Desam party side, what we request is, if not bring the Aadhaar data onto the voter ID, why can't we create the same iris, same thumb impression on the voter ID so that it becomes unique? And third one, ma'am, conducted targeted re-enrollment campaigns for migrant workers, tribal groups, and the elderly, ma'am. The fourth one, capacity building for BLOs and EROs, because this capacity building happens only 6 months before the election or 8 months before the election, but this needs to happen continuously every year. So I request the Election Commission to look into that and increase the transparency and participation by booth-level agents. We as a regional party who is in power in Andhra Pradesh, we have come forward and we have said, please implement SIR in Andhra Pradesh. That is our request. That is a request we put across to the Election Commission. And we want it to be, you are also the government. You are also the government in the state. Did you forget that? You are not in the opposition. So you must be doing something wrong then. So you must be doing something wrong in Tamil Nadu. I think you forgot. You're already thinking that you lost the election. Don't think you already lost the election. There's 6 months time. So we want the BLOs to be trained, ma'am, so that from all the parties, we want them to be involved in this whole process. We're not just saying that bring one party BLOs and do it. Bring all of them so it becomes transparent. And sixth one, ma'am, publish district-wise data on voter additions and deletions regularly so that all parties can come together, see which one have been deleted, which ones have been taken out, ma'am. And the second reform that we request, there was law minister that was here earlier, ma'am, with regards to the moral code of conduct, ma'am. Although BNS section 169 and 177 now cover electoral offences, they were earlier listed in IPC sections 171A to 171I. But the problem with this is, ma'am, the convictions remain extremely low. I tried to search for the last 2 days how many convictions have actually happened in the 75 years. I couldn't find a single one. It's because there's a weak statutory backing and limited enforcement capacity, ma'am. Existing mechanisms under the MCC rely heavily on district level authorities, leading to inconsistent action and poor deterrence, ma'am. So what we request is to establish an independent enforcement agency so that money laundering, empowerment to investigate, monitor and prosecute electoral offences under the MCC can happen. This body should work alongside the Election Commission of India with clear statutory authority, specialized personnel and nationwide jurisdiction to ensure swift, uniform and credible enforcement of electoral laws. Right now what's happening is if someone has to complain, they have to go to the state local authorities like local police, which will be reporting again. So it won't work, it is not working well and it's not being, the convictions remain very low. So that I hope this change can be made in the due process, ma'am. And the third one being the
third reform that we suggest, ma'am, is with regards to the anti-defection. Currently, the Speaker of the House decides the defection-related disqualification cases. It raises, the main problem is the delays that is causing because of that. So I request the Law Ministry to look into it and amend the 10th schedule to mandate a statutory timeline for resolving the disqualification cases, ma'am. And finally, ma'am, recently there was an election that happened in New York, and everyone celebrated, everyone shared on social media about the mayor election and how it was won and everything. But when I read the report that was published by the CAG about our urban local governments, they are published by auditing 17 states in India, and only 40% of the ULGs have elected councils and mayors exercising control over barely 25% of the constitutionally devolved functions, while serving only 12 to 30 months. So I think we need to empower them more. We need to make sure that they can access, because these days when you go to any city, the mayor is there, but his power is not, you won't be able to exercise his power well. Last 2 minutes, ma'am, I'll conclude. And similarly for the panchayat elections also, this needs to be enforced, ma'am. And last and final recommendation is with regards to that fixing the tenure of the state election commissioner for 5 years. Because in the previous term in Andhra Pradesh, between 2019 to 24, when previous state election commissioner wanted to conduct these panchayat elections and mayor elections in the state, that then government said arbitrarily cut short his 5-year term to three-year term. So the process couldn't go ahead, ma'am. There was an arbitrary decision that was made and made that elections delayed. The ones that have really suppressed was the citizens of the state, ma'am. So I request to amend Article 243 of Part 9A of the Indian Constitution, so that this, to strengthen the functioning of the State Election Commission, this will actually, I'm not asking you to encroach upon the federal structure of it, but define a guidelines to that, so that the State Election Commission can function independently in the states, and also strengthen the electoral process in the state governments also, ma'am. So with these suggestions, we are all here for maybe for a few years as MPs. Maybe some lucky ones will be here for maybe decades. But the ones that will stay here are the ones that will stay here are the institutions, ma'am. Institutions, we need to support them. We need to strengthen them. That is what we should work here. That is what we should be discussing about here. Instead of demeaning these institutions, we should be working towards strengthening them, ma'am. I hope all parties will come together, come forward and put the proposals on how to strengthen the Election Commission as an institution rather than demean it, ma'am. With this, I thank you for giving me the option. Thank you. माननीय सदस्य श्री राजीव रंजन जी। महोदय, हम लोग चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है वो पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रणाली है, और आज हमारे देश की चुनाव प्रणाली की चर्चा पूरे विश्व में होती है कि पूरी निष्पक्षता के साथ इस देश में चुनाव होता है। लेकिन फिर भी चुनाव प्रक्रिया में कोई और भी कितना अच्छा से अच्छा हो, उसमें कोई ना कोई सुधार की गुंजाइश होती है, और इसलिए हम लोग इस चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं। हम सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि विपक्ष की तरफ से ये आएगा कि अभी जो वर्तमान चुनाव प्रणाली है उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है और क्या बेहतर बनाया जा सकता है। तो यह चर्चा उस पर सीमित होनी चाहिए थी। लेकिन हम सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी मनीष तिवारी जी का भाषण। मनीष तिवारी जी, छोड़ दीजिए ना भाई आप। मनीष तिवारी जी
वकील भी और वरिष्ठ वकील है। कम से कम जब उन्होंने चर्चा प्रारंभ किया तो मुझको लगा कि कोई सकारात्मक सुझाव इनकी तरफ से आएगी और ऐसा कोई सुझाव देंगे जिससे चुनाव की प्रणाली में और क्या सुधार की गुंजाइश किया जा सकता है। लेकिन उनका भाषण जब हमने सुना तो मुझको आश्चर्य हुआ कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता होते हुए भी जिन सवालों को उन्होंने उठाया उस सवाल का इस सदन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने चर्चा प्रारंभ किया चुनाव आयोग पर। महोदय, आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकलाप पर हम यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो चुनाव आयोग के कार्यकलाप पर चर्चा कर रहे थे, अब उस पर प्रवचन दे रहे थे। अभी नहीं है, चले गए। लेकिन हम समझते हैं, मैंने हमको आश्चर्य हुआ इस बात से कि मनीष जी जैसा विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जिसको संविधान का पता है, वो भी चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग के सवाल पर चर्चा किया जिसका यहां कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाता है। चुनाव आयोग को हम लोग प्रभावित नहीं करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी किसी संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। आप करते थे। अरे वाह भाई वाह, आप कुछ बता दें। आप जिसके साथ गलबहियां लगाए हुए हैं, गिल साहब उदाहरण है इस देश में। गिल साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे और मुख्य चुनाव आयुक्त से हटते राज्यसभा में पहुंच गए और कांग्रेस सरकार में मंत्री बन गए। और आप कह रहे हैं प्रभावित करते हैं। कोई उदाहरण है क्या? कोई उदाहरण है कि मोदी जी की सरकार में किसी संवैधानिक संस्था में बैठे लोगों को राजनीतिक रूप से कहीं से जोड़ा गया हो? नहीं है। यह काम आप करते थे। उसके आगे भी कह बता देंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए एक जज थे, उनको भी राज्यसभा में लाए थे, कांग्रेस पार्टी ने लाया था। तो इसलिए वो छोड़ दीजिए। ये काम आपका है और ये काम मुख्य तौर पर आपका नहीं है। आप तो नहीं है, आप बेकार उसमें कर रहे हैं। उनके साथ ज्यादा मत सटिए, नहीं तो बिहार में जो हालत हुआ है वही वहां भी होगा। इसलिए उधर मत सटिए, थोड़ा दूर रहिए, डिस्टेंस बना के रखिए। तो इसलिए महोदय, हम कह रहे हैं कि मनीष तिवारी जी ने चुनाव आयोग पर, हमारा काम नहीं है वो। यह संसद पर चुनाव आयोग के कार्यकलाप पर चर्चा नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, विद्वान है तो बोल रहे हैं। अब विद्वान को कौन रोकेगा भाई? विद्वान है तो जो बोलेगा वही विद्वता में माना जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि उन्होंने एसआईआर की चर्चा की। एसआईआर का चर्चा करने का ये सदन में हमको चर्चा करने का हक नहीं है। ये हमारा सरकार का फैसला नहीं है। ये मोदी जी की सरकार का फैसला नहीं है एसआईआर कराने का। ये चुनाव आयोग का फैसला है और संविधान ने चुनाव आयोग को यह दायित्व दिया है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए वो अपने कार्यकलाप को चलाए और इसलिए एसआईआर कराने। लेकिन एक नागरिक की हैसियत से हम चुनाव आयोग ने जो किया है हम उस पर नहीं कर रहे, लेकिन एक मतदाता की हैसियत से अभी हमारे राज्य में बिहार में भी एसआईआर हुआ है। तो एक नागरिक की हैसियत से हमको जो अनुभव है कि अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर चुनाव आयोग कर रहा है किसी भी दृष्टिकोण से, वह गलत नहीं है, वो 100% सही है। क्या कहा चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने क्या कहा
कि भाई 2003 में SIR हुआ था और 2003 के बाद हम SIR करा रहे हैं। 2003 के बाद जो लोग मतदाता सूची में आए हैं उनको 11 विकल्पों के साथ इस देश के हम नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, इससे संबंधित एक प्रमाण पत्र जमा करें। हम अगर इस देश के नागरिक हैं और हमको चुनाव आयोग कह रहा है कि आप नागरिकता का अपना प्रमाण पत्र दीजिए, तो हमको क्या दिक्कत होगी? हमको क्यों परेशानी होगी? मैंने भी इस बार SIR हुआ, हमने भी फॉर्म जमा किया, सारे प्रमाण पत्रों के साथ हमने किया। अब इनके लिए दिक्कत है कि जो इस देश का नागरिक नहीं है। महोदय, हम आपको एक बात बता देते हैं, जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई तो बिहार में 2 जिले ऐसे हैं जिन जिलों में 5 लाख लोग से ज्यादा लोगों ने 3 महीने में नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। वो कौन थे भाई? कौन थे वो कौन थे? और अगर ऐसे लोगों को सत्यापित करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? एक नागरिक की हैसियत से हम इस बात को कह सकते हैं। 11 विकल्प में आपको एक विकल्प भी दे सकते थे। यह चुनाव आयोग का दायित्व है। और फिर आप SIR पर चर्चा कर रहे हैं। SIR पर तो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुका, तो फिर यहां काहे के लिए बहस कर रहे हैं? आप मनीष तिवारी जी वरिष्ठ अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में वो सारा तर्क आप जाके रखते, लेकिन नहीं किया आपने। आप SIR का चर्चा कर रहे हैं, आप EVM का सवाल उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जरा मनीष तिवारी जी को यह भी बताना चाहिए था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। किस चुनाव प्रणाली से वो जीत कर यहां आए थे और यूपीए की सरकार में, संसद में सरकार चला रहे थे 10 वर्षों तक? इसी EVM प्रणाली से, इसी EVM प्रणाली से। आप अगर 10 साल तक सरकार चला लिए, आपको अगर 10 साल तक बिहार देश की जनता ने आपको अगर सत्ता में बैठा दिया तो EVM ठीक है, और लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता स्वीकार नहीं कर रही है तो EVM गलत है। अरे आप EVM के बजाय आप बूथ लूटने का उपाय चाहते हैं। बैलेट जो था वो बूथ लूटने का हथकंडा था, जिसको चुनाव आयोग ने और इस देश की चुनाव प्रणाली से हटा दिया गया, और यह एक सही निर्णय था निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में। आप EVM पर सवाल उठाते हैं। आप पश्चिम बंगाल जीत जाते हैं तो EVM सही है, आप हिमाचल में जीत जाते हैं तो EVM सही है, आप कर्नाटक जीत जाते हैं तो EVM सही है, आप तेलंगाना जीत जाते हैं तो EVM सही है। जैसे ही आप महाराष्ट्र हारते हैं EVM गलत हो गया, जैसे ही आप हरियाणा हारते हैं EVM गलत हो गया, आप बिहार हारते हैं EVM गलत हो गया। कौन सा मापदंड चलाते हैं? आपका यही दोहरा चरित्र जो है इस देश के लोग पहचानते हैं, और आपके दोहरा चरित्र जो है उस पर कभी देश के लोग भरोसा नहीं करते। यही कारण है। अब मनीष तिवारी जी बोल रहे थे SIR पर। मनीष तिवारी जी तो विद्वान वकील है, संविधान की धारा 326 पढ़ा होगा उन्होंने। अभी ये कल्याण बनर्जी साहब चले गए, 327 संविधान का 327 पढ़ रहे थे, 326 पढ़े ही नहीं। 326 में संविधान के 326वें धारा में लिखा हुआ है, इस देश का जो नागरिक होगा वही इस देश का मतदाता होगा, और चुनाव आयोग ने कहा कि आप इस देश के नागरिक हैं, इसको प्रमाणित करिए, तो गलत हो गए। तो संविधान की प्रावधानों के विपरीत आप चर्चा कर रहे हैं, आप संविधान के प्रावधानों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप चाहते हैं कि संविधान के प्रावधानों के विपरीत
आपकी मनमानी से यह चले। आप किसी भी प्रकार एन केन प्रकार जितना हथकंडा हो सकता है सब हथकंडा अपना के किसी तरह सत्ता पाने के लिए पूरा जुगाड़ कर रहे हैं, पूरा अभियान चला रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता आपको स्वीकार ही नहीं कर रही है। वो जान रही है कि आप में कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, तो अब आप क्या करिएगा। तो इसलिए संविधान की धाराओं के खिलाफ वो कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है, हम चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इन सबों का विपक्ष के जितने नेता हैं सबों का भाषण हमने सुना। सबों का भाषण चुनाव सुधार करने के बजाय चुनाव की जो वर्तमान सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है उसको कैसे तहस नहस कर दिया जाए, उसको कैसे प्रभावित करने का रास्ता खोल लिया जाए, इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप ईवीएम की चर्चा कर रहे थे, मनीष तिवारी जी कह रहे थे वोट देता है पता नहीं चलता। अरे भाई आप वोट नहीं दिए क्या? हम लोग भी वोट दे के आ रहे हैं अभी। ईवीएम जब आप बटन दबाते हैं तो वीवीपैट दबता है और वीवीपैट का जो सिग्नल है वो बताता है कि आपने किसको वोट दिया और तब उसके बाद आप बूथ से बाहर निकलिए। आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सा कुतर्क कर रहे हैं? हम सब लोग अभी दे के आए हैं। तो इसलिए आपकी पूरी मंशा है कि इस वर्तमान चुनाव प्रणाली को कैसे तहस नहस किया जाए, कैसे संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित किया जाए, कैसे वर्तमान व्यवस्था को, चुनाव प्रणाली को जितना से ज्यादा प्रदूषित कर सकते हैं, प्रदूषित करने का आप लगातार आपका प्रयास है। और प्रदूषित करने का उद्देश्य से ही आप एसआईआर, आप ईवीएम, चुनाव आयोग ने तो कई बार कहा, खुला आमंत्रण दिया है कि अगर ईवीएम में छेड़छाड़ होता है तो कोई आके हमको प्रमाणित करके बता दे। आप कभी जाते ही नहीं हैं, आप कभी नहीं जाते हैं। जब चुनाव आयोग कहता है कि एफिडेविट करके दीजिए तो विरोधी दल के नेता कच्ची गली पकड़ लेते हैं, कच्ची गली से निकल लेते हैं। तो ये कच्ची गली से निकलने के बजाय पक्की गली पकड़िए। पक्की गली पकड़िएगा तभी जनता का कुछ भरोसा आप पर होगा और तब आप पर कुछ जनता का भरोसा होगा। वैसे मेरा एक सुझाव है, अभी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सलाह दिया है, कहा है कि भाई हम मुफ्त टिप्स देने के लिए तैयार हैं। तो आप मुफ्त प्रधानमंत्री जी से मुफ्त टिप्स लीजिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यह मानना है कि भाई आज तो विपक्ष कुछ है ही नहीं। जब विपक्ष मजबूत रहता है तो लोकतंत्र मजबूत रहता है। तो प्रधानमंत्री जी तो चाहते हैं तो कुछ टिप्स लीजिए, अकेले में जाइए, कोई प्रधानमंत्री जी किसी को बताएंगे नहीं, चुपके से आपको टिप्स दे देंगे और टिप्स लेके आ जाइए और उस पर काम करिए। तो ये तो काम है नहीं। अभी बिहार चुनाव हुआ है, अभी बिहार चुनाव हुआ है, बड़ा शिल्पों मचा रहे थे। अभी माननीय विरोधी दल के नेता एसआईआर पर पदयात्रा कर रहे थे, पूरे बिहार में भारी पदयात्रा कर रहे थे और पदयात्रा में दरभंगा में गए तो इनकी रैली में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनके स्वर्गीय माता जी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई। आपने एक बार भी उस घटना को कंडेम नहीं किया, आपने नैतिकता के आधार पर नहीं किया, आपने उसको भी नहीं कहा कि हम इसकी घटना की भर्त्सना करते हैं और आप चर्चा करते हैं। कौन सा मिसलीड कर रहे हैं? कोई मिसलीड नहीं कर रहे हैं, सत्य है। सब नहीं किया, दिखाइए। नहीं किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। तारिक साहब, आपका जमीन भी खसक गया इस बार चुनाव में, चिंता मत करिए। किसी ने कंडेम नहीं किया, किसी ने इसकी भर्त्सना तक नहीं की। और आप बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का नेता है, वो कांग्रेस पार्टी का नेता है, वो टिकटार्थी था विधानसभा के चुनाव में, उसको टिकट मिल भी गया। बाद में इन लोगों ने कहा कि बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, उसका टिकट बदल दो, तो अंतिम समय में इन लोगों ने टिकट बदल दी। ये तो इनका चरित्र है। वो भी हार गया, जिसको बदले वो भी हार गया। तो इसलिए महोदया,
इनका जो कारनामा है, गोगोई जी, आपका जो कारनामा है, उस कारनामे के कारण आप 27 से 19 पर आए, 19 से अबरी 6 पर पहुंच गए हैं, 6 पर पहुंच गए हैं। अगर यही रहा तो 0 पर, लड्डू पर पहुंचिएगा, लड्डू पर पहुंचिएगा। जरा सुधार अपने आप में करिए, सकारात्मक रोल में आइए। इनके एगो सहयोगी थे, पूरा अपना शपथ ग्रहण का तिथि घोषित कर दिए कि फलना तारीख को हम शपथ ग्रहण लेने के लिए राजभवन जा रहे हैं। स्वघोषित मुख्यमंत्री अपने को बना दिए। अब उनका हश्र जानिए सभापति महोदया, 79 से 25 पर आ गए, 25 पर आ गए। तो ये हश्र है। यही हाल है। इस देश की जनता का भरोसा आप पर नहीं है, इस देश की जनता का विश्वास आप में नहीं है। आप बात करते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, चुनाव सुधार पर चर्चा और उसके बहाने चुनाव आयोग पर और एसआईआर पर चर्चा। जो इस देश की जनता ने एसआईआर को, भारी एसआईआर के विरोध में महान पदयात्रा किया विरोधी दल के नेता से, और जहां जहां पदयात्रा किए उस जिला में एको गो सीट नहीं मिला, पूरा जिला का जिला साफ हो गया। तो ये इनका है कारनामा। तो इसलिए महोदया, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम ये चाहेंगे कि जो चुनाव की हमारी जो है उसको कंस्ट्रक्टिव वे में आप ले चलें, उसको सकारात्मक दीजिए। और प्रधानमंत्री जी मजबूत लोकतंत्र चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विरोधी दल के नेता को ऑफर किया है। पहले को संविधान का किताब लेके घूमते थे सभापति महोदय, संविधान का किताब लेके आते थे, ऐसे ऐसे दिखाते थे। इस सदन में रोज संविधान का किताब ऐसे ऐसे दिखाते थे। आम सभा में जब जाते थे, रैली में संविधान पढ़ते थे, पूरा संविधान दिखा, देखो ये संविधान है, आपने देख लिया ये संविधान है। आजकल वो किताब लेके नहीं आ रहे हैं, कहे कि टोटल बात उस संविधान के विरुद्ध कर रहे हैं। संविधान की धारा का 326 के विरुद्ध बोल रहे हैं, आर्टिकल 326 के खिलाफ बोल रहे हैं, तो संविधान के खिलाफ ही ना बोल रहे हैं, तो संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं। वैसे हमको आश्चर्य नहीं है आपके संविधान की धज्जी उड़ाने में, हम लोग भुक्तभोगी रहे हैं। 1975 में जब इस देश में आपातकाल लाके आपने पूरे संविधान का धज्जी उड़ा के उसको कूड़ेदान में फेंक देने का काम किया, ये वही कांग्रेस पार्टी है। और फिर से संविधान की धज्जी कांग्रेस पार्टी उड़ा रही है, कांग्रेस पार्टी संविधान की धज्जी उड़ा रही है। तो इसलिए चुनाव सुधार के मेरे ख्याल से, हाँ, मैडम के आदरणीय पिताजी, स्वर्गीय पिताजी करुणानिधि साहब भी जेल में चले गए थे, उनको भी उठा के जेल में बंद कर दिया था। हम लोग उस समय जेल में थे, उनके प्रति काफी सम्मान रहा है, उनके प्रति काफी रेस्पेक्ट था, और इसलिए, लेकिन अब क्या करेंगे, मजबूरी है कि उनकी पार्टी भी उनके साथ लगी हुई है। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, इनका साथ छोड़िए, जितना दिन इनके साथ रहिएगा सबका भट्ठा बैठेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। अब ये हंस रहे हैं, मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले पार्टी के नेता माननीय अभय जी हंस रहे हैं, अब 79 से 25 पर आ गए, तब क्या करिएगा अभय जी? जनता का निर्णय स्वीकार करिए, गले लगाइए। हाँ, हम 7 से बढ़ते चले गए, घटने का काम नहीं हुए, चिंता मत करिए। और इसलिए महोदया, मैं मानता हूं कि हमारा जो चुनाव प्रणाली है, हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है, वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, इसमें किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। और जो विपक्ष की तरफ से यह लाया गया है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना,
चुनाव सुधार के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है, जिसको स्वीकार इस देश की जनता नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिल देसाई जी। Thank you, Chair Madam. We are speaking on election reforms. We are discussing election reforms, and I think speaker, eminent speaker like Rajiv Ranjan ji, who was speaking, I was wondering whether he is speaking on election reforms or he is just praising the Election Commission and the CEC and his election commissioners together. Madam, election is the base, and therefore it lies at the very heart of democracy. It is through elections that people in democracy participate in public affairs and express their will. It is again through elections that power changes hands in peaceful and orderly manner. In a democracy, and authority of the governments gets legitimacy. Elections thus not only sustain democracy but enliven it as well. Holding free and fair elections is therefore crucial and indispensable element of our democracy. The Constitution entrusts the responsibility of superintendents, direct and control of preparation of electoral rolls for the conduct of all elections to the Parliament, state legislatures, and elections to the office of President and Vice President. And this has been entrusted through by Constitution under Article 324. One of the central features of the electoral system, as it has been stated by many speakers, that universal adult franchise. This is enunciated in Article 326. While the Constitution under 326 is one of the cardinal features of the electoral system, the Representation of People's Act 1950 enunciates the same through Section 23, which effectuates it. There shall be an electoral roll for every territorial constituency for election to the either House of the Parliament or to the state legislature, and no person shall be excluded from such roll on grounds of religion, race, caste, sex, or any of them. But is it truly and effectively followed the way it has been enunciated and enshrined in the Constitution? This is a million-dollar question which comes to the mind of people if we go through what the voter list of any state, any point of time, any election, general elections, or be it for the local elections also. The voter list, which has, with the ensuing elections which are there in my state, Maharashtra, ये जो चुनाव अभी होने जा रहे हैं, इन चुनावों के दरमियान जो वोटर लिस्ट बनाई गई थी, जो बन रही है, अभी वहाँ पे जो भी खामियां थी, whatever deficiencies were there in the blemishes were there in the voter list were brought to the notice of Chief Election Officer of the state, that is Maharashtra, who represents Election Commission of India. And the state election commissioner is there with the entire machinery. He operates the things because he is the one who conducts and supervises the elections in the state of Maharashtra. इतनी खामियां थी, डुप्लीकेट वोटर्स के नाम थे, डेड वोटर्स के नाम थे, जो सूची में बार बार आए गए, जो बताया भी गया, उनके निर्देश में लाया भी गया कि इनको सुधारो, उसके लिए एक प्रणाली भी उन्होंने बनाई। लेकिन ये बार बार बताने के बावजूद हमारे नेता, युवा नेता आदित्य जी स्वयं उन्होंने इस तरह से पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी प्रोग्राम किए। उनकी वर्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर ये सब बातें लोगों के सामने ले आई। इन बातों को सामने एक बहुत अच्छे डेलीगेशन के ज़रिए हमने बातें रखी भी। इलेक्शन कमिश्नर जहाँ पे स्टेट के थे, उनके साथ में चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी थे, जिनकी जिम्मेदारी रहती है इलेक्शन रोल बनाना। लेकिन जिम्मेदारियां एक दूसरे पर पासिंग द बक्स on one another, that was the game. Blame game was openly seen and it was never adjusted. Things are there, very much there in the domain, public domain. People are resisting. A big public rally was led by Uddhav ji and Raj Thackeray ji, and all other allied parties were there with us. Mahavikas Aghadi के सभी नेताओं थे, शरद चंद्र पवार जी खुद थे, और ये सब लाने के लाखों की तादाद में लोग आए थे।
लोग सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नहीं थे, ये सब खामियां बताई गई और इसमें सुधार करने की मांग की, लेकिन इस सुधार करने के मांग के लिए इनके पास कोई मशीनरी नहीं थी। आज बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ पे कहते हुए कहा कि बीएलओ की प्लाइट क्या है, बीएलओस किस तरह से सुसाइड कर रहे हैं, बीएलओस की हालत इनकी, इसी के साथ में ईआरओस और एईआरओस जो इनकी एक मशीनरी है, इनके पास भी बहुत सारा इग्नोरेंस है। They are literate, but they are ignorant as far as the election commission's work is concerned. और इसी ज्ञान, इसी बात का पता ना होते हुए इसका पूरा जो भी भुगतना पड़ता है, जो झेलना पड़ता है, वो सारे वोटर्स के लिए जाना पड़ता है। वोटर्स के नाम अगर डुप्लीकेट, अगर ब्लेमिशेस रहेंगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का क्या मतलब होगा। ये बातें हमने यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने निर्वाचन आयोग सदन में हमने जब रखी, जब पूरे डेलीगेशन के साथ अपोजिशन पार्टीज के गए थे, तब उन्होंने एक ऑटोक्रेट की तरह से हमारे ऊपर बर्ताव किया। और राजीव रंजन राय जी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात नहीं करना चाहिए, बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यस, वी डू अंडरस्टैंड, वी रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, but the person who is in charge or who is sitting there and holding this kind of respectable position, coveted position, he should be answerable to the people. He is answerable to the political parties because we are the largest stakeholders. He is answerable, accountable to the people of India. ये जो SIR के बात कर रहे हैं, SIR के लिए बिहार में जिस स्टेट्स में हो रहा है, क्यों इस तरह से बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया आधार कार्ड आपको यहाँ पे सख्ती से लाना होगा, when other 11 proofs were there, why Aadhaar card was added to it? This itself shows that you have to accept you are not full-fledged और आप पूरे विद्वान पंडित नहीं हैं. You have to go by what is there in the constitution, and then according to Supreme Court, what judgment given by the Supreme Court, it was added. ये सब बातें जिस तरह से चल रही हैं, इन बातों का इसका परिणाम क्या होता है? अब जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन महाराष्ट्र में हो रहे हैं, ये आरओ जो रहते हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं, ये स्वयं सिद्ध एक बहुत बड़ा अधिकारी रहता है। और जब साधारण लोग किसी बात से वंचित होते हैं, दोज हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर स्टैट्यूटरी राइट टू वोट, तो उनके पास कोई चारा नहीं रहता है। एवरीथिंग कम्स दैट, आई मीन, यू हैव अ लीगल रिकोर्स ओनली आफ्टर पोस्ट इलेक्शंस के बाद जाने के बाद में आज तक जितने भी इलेक्शंस पिटिशंस हुए हैं, जो भी बातें कोर्ट में पड़ती है, और दिस इज ऑल फ्यूटाइल एक्सरसाइज, नथिंग कम्स आउट ऑफ इट, एंड दिस इज बीन एक्सपीरियंस टाइम एंड अगेन। तो ये जो सुधार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के करने हैं, इस पर मैं जब बात करता हूँ, तो ये आज जिस तरह से 9 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज में हो रहा है, तो इसके लिए जो लोग बताते हैं, उसी के ऊपर एन्यूमरेशन फॉर्म के बारे में जो इन्होंने बताया तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने, बैनर्जी ने, तो ये सही बात है। इसके ऊपर सुधार या इसके ऊपर गौर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन शुड पे heed to it, it should pay proper attention through its machinery. That machinery should be made available because election commission doesn't have funds for, unfortunately. It cannot draw funds independently from the consolidated funds of India. It has to depend on the government of India. So with a begging bowl, if they stand in front of the government would play the way it wants. And it has been seen. I mean, we are not charging, I'm not alleging, I'm not holding him responsible for all that is happening, the deficiencies which are coming. But yes, I mean, again, the finger goes to him only, election commissioner only. That election commissioner should be completely full-fledged, machinery should be there. Where do they have manpower? They have to borrow manpower. हमारे मुंबई में अभी जो BLOs बनाए गए हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है that people from conservative employees from conservative department, those who are poor illiterates, they are being inducted in this exercise, which they are saying that we are not aware of this machinery. हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, हमारा काम भी नहीं, हम जानते भी नहीं हैं। और इसको लेके, इस मशीनरी को लेके अगर आप आगे जाएंगे और आप अगर वोटर लिस्ट बनाएंगे, तो वो वोटर लिस्ट कैसे बनेगी? ये वोटर लिस्ट अगर ब्लेमिसेस है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का क्या मतलब हुआ? और जब आप इसी मेन मुद्दों को लेके आप पीछे छोड़ेंगे, then what is the use and how our democracy stays when we take pride in saying that we are the mother of democracy, we are the largest democracy in the world, but where do we stand and how do we go? If we are to proceed, I mean, these electoral reforms need to be there. आपको एक छोटे बहुत कम समय में मैं आपको ये करूँगा, इलेक्शन का फाइनेंस के बारे में एक रिफॉर्म ज़रूरी है, and law commission 255th report of AP Shah, if we go by,
Lot of reforms have been suggested. Where are they? Are they being implemented? Are they being considered? Are they being thought over? ये इसके ऊपर सुझाव ये जो आए हैं उसके ऊपर कुछ विचार विमर्श हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, या इलेक्शन कमीशन इसको प्रेसिडेंट जी के पास, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजेगी? ये जो 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए थे, इसका सबसे फायदा किसको हुआ? ये फायदा जो हुआ वो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट हैज ब्रॉट इट टू द नोटिस, इट केम टू द पब्लिक वेयर नॉट अवेयर ऑफ दिस, that maximum benefit was derived by the ruling government, ruling party, and ruling party, after reaping all the benefits, now they are finding other avenues to see that how they can, and this has affected the many states which other speakers were saying, that Manoj Tiwari, when he said that this money, very much the wealth gotten from all these ways, from electoral bonds, now they are using for every state wherever elections are being held. इसी पैसे को लेके अगर आप ये करोगे तो दूसरी पार्टियां को कोई चांस ही नहीं रहेगा। इलेक्शन फंडिंग अगर बाकी पार्टियों के पास नहीं रहेगा तो किस तरह से हम लड़ेंगे? मैडम, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी एक रिफॉर्म बहुत अच्छा सुझाव दिया हुआ है। एंटी डिफेक्शन लॉ की तो धज्जियां उड़ाई है महाराष्ट्र में। वी आर द वन, आई मीन, हु हैव विटनेस्ड एंड द एंटायर कंट्री हैज विटनेस्ड इट। इट्स अ टूथलेस। मैं 2-3 मुद्दे रखता हूँ, बाकी बातें तो ज़्यादा करनी नहीं है। तो ये जो महाराष्ट्र में इस तरह का जो हुआ, ये इट हैज़ हैपेंड ओनली बिकॉज दैट toothless law, anti-defection is, and it was not applied in letter and spirit. When Supreme Court had given the direction to the Speaker as a tribunal of Maharashtra, Speaker of Maharashtra was given the power as a tribunal to decide on the very fact that how anti-defection law had taken place and who is the party and all that. And the undecisive order what Speaker of Maharashtra came out, I mean, that has gone in the history. That has gone in the history, and that is the black day what Maharashtra faced. And what Maharashtra faced, the entire country is saying that. The entire country has witnessed it. The ordinary citizen, ordinary people of India, they are thinking whether really we are practicing democracy in the country like India. हमारे यहाँ पे सच में हम लोकतंत्र को मानते हैं, करते हैं, या लोकतंत्र के मार्ग पर चलते हैं? Strengthening of the, there is Pani ji, I'll listen to you. I know your voice here. Let me speak. I'm speaking the truth. I'm speaking what I have experienced. Don't try to fix me. I'm speaking. I am speaking what we have experienced. You are not experienced. When you experience this kind of bitter experience, don't. Madam, please. Complete करिए माननीय सदस्य. Please, I need indulgence, madam. Madam, one more. This thing is strengthening of the election, strengthening of the Office of Election Commission. This Election Commission of India is poorly equipped with whatever is there at their disposal. There is no manpower. They have to borrow manpower from everywhere, every corner. Now, local body elections, I have given you the example. When they do not have EROs, the way they answer people, AEROs, they have a lot of responsibility lying on their shoulders. They don't respond to the people. Form 6, Form 7, Form 8, everything is there. Theoretically and ideally, everything is there. We can show it to the world. But practically, nothing is experienced. What is happening? This universal adult franchise, is it being practiced that way? 18 years, those who have completed 18 years, qualifying dates have been given by Election Commission, 2 points. Election Commission has come out with qualifying dates, that 1st of January, 1st of April, 1st of July, and then 1st of October. On these dates, those who are completing 18 years, they are given chance as a first-time voter. Whether is it taken up that way, whether their names appear in the voter list, this is the maximum number of maximum percentage what we see. And what we see today, and people, those youngsters who are deprived of their first-time chance, what will they think and how they will carry the responsibility on the shoulders of people, of them, to build strong India? This is a question in the minds of youth of India. Paid news and political advertisements, it has not stopped. मैं दो बातें कर रहा हूँ जो reforms की है. Madam, ये reforms की बात.
बैठिए माननीय ये सदस्य, रिफॉर्म्स की बात है, कंप्लीट करिए, कंप्लीट करिए। ये रिफॉर्म्स की बातें हैं जो मैं कह रहा हूं, मेरा हक है। जो रिफॉर्म्स की बातें हैं, मैं ऐसी कोई फिजूल की बात नहीं कर रहा। पेड न्यूज एंड पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स, there is a rule, there is a provision that 6 months before the general elections, 6 months before the elections, that government should not spend on political advertisements. But political advertisements are there, blatantly seen everywhere. Rampant advertisement cost is there. Huge cost is incurred on this. And on the other side, as freebies, once upon a time that our Honorable Prime Minister was coming very much, he was very much vocal against this kind of freebies which were going around in the country and states. But the same Prime Minister under whose the entire machinery works, the government, ruling government works, the entire this thing is freebies are given. Ye jo ladli behna, ye sab kar rahe hain. Where is the, and today that states are borrowing to see that these things are provided for. Where the taxman's money goes and how will we see that India's bright future? That these are the things which are there in the minds of not only politicians, these are the questions raised by common man that need to be addressed. Election petitions, as I said, that it is completely वीवीपैट का जो ये है, जो बैलेट पेपर से हमने शिफ्ट किया हुआ है, तो ये जो ईवीएम है, ये ईवीएम में भी बहुत सारी खामियां जो बताई गई बार बार कि भाई हमने शिफ्ट तो कर दिया, तो जो वोटर हु वोट्स ही नीड्स टू नो वेयर हिज वोट गोज, एंड इफ इट इज नॉट, then if any inkling of doubt remains in the mind of the voter, that is not a democracy what we are practicing. We need to go back to the paper ballot. Why don't you, even if it takes 8 to 10 days, a country like US, it takes to declare the result 8 to 10 days. I mean, where India, why should we suffer on that count? We are ready for that. India is a subcontinent. India is a very big country, emerging country. विकसित भारत देखना है, आत्मनिर्भर भारत देखना है, तो आत्मनिर्भर भारत की ये सबसे बड़ी जरूरत है कि ये स्पष्टता होनी चाहिए कि मेरा मत, मेरी वोट कहाँ पे गई। एक लास्ट पॉइंट कर रहा हूँ, लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ मैडम, इसमें सीईसी का रोल, जो जब भी सभी ने बताया कि सीईसी का रोल, ही इज नॉट अकाउंटेबल, ही सेज दैट आई एम नॉट आंसरेबल टू ऑर्डिनरी पीपल, बट ही इज अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया कलेक्टिवली. He is accountable and he is answerable to political parties, which he doesn't show any respect. The time when we met by a delegation, we were just shown that autocrat was speaking one way and there was no listening given to people. There is a judgment of Justice, former Justice of Supreme Court, Joseph. He has clearly said that he should have power and he should stand. He should not bow down to the ruling government. And that kind of election commissioner we need. There should be a procedure and by which people will witness and people will say that yes, we have a right to be a chief election commissioner. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you. Madam, I speak here today on behalf of the NCPSP on electoral reforms. Sir, Madam, I would like to quote Shri G.V. Malvankar ji. A real democracy, one has to not merely look at the provision of the constitution, the rules and the regulations made for the conduct of the business in the legislature, but one has to foster the real democratic spirit in those who in the form of legislature. In this fundamental born in mind, it will be clear that the question would be decided by majorities in parliamentary government will not be possible if it is reduced to a mere counting of head or hands. If we merely go only by majority, we shall be fostering the seeds of fascism, violence and revolt. This is what Mr. Malvankar has said in this parliament. Madam, why are we debating this? ये चर्चा की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका कारण है कि इस देश में, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ, लेकिन ये वास्तव है, भले ये माने या ना माने, कृष्णा जी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस देश में अगर वो सारे पेपर और मैगजीन्स भी पढ़े, उन्होंने काफ़ी कोट किया आज, कि सबके मन में एक बात है कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, ऐसी एक सोच समाज में आज है. और इसका कारण क्या है? इसके छोटे मैं विक्षेप में कराना चाहती हूँ कि ECI has allowed its political neutrality to become under serious question. This is my first point. Second, model code of conduct is enforced unevenly and inconsistently. The commission has failed to curb hate speeches. I will explain each point in very short later.
The appointed process has been totally and politically titled. The Election Commission has not kept pace with digital manipulation, deepfakes and targeted propaganda. मैं भी उसकी victim हूँ, मैं बताऊंगी उसके बारे में. Political parties routinely bypass expenditure limits and ECI looks away, unfortunately. Electoral roll errors continue disproportionately affecting urban poor, migrants and marginalized groups. VVPAT verification remains too small and opaque. Transfer of orders of officers during elections appear politically motivated, and above all, the Election Commission has not defended its own institution dignity with firmness even once, which is so unfortunate. And will the Commission protect democracy in this country, or will democracy has to protect itself, is the question I want to ask the Election Commission. Unfortunately, because I do appreciate Rajiv Ranjanji's point that Election Commission should have been an independent authority. It's not an arm of the government. But today, unfortunately, every attack, every criticism that comes, it looks like the impression their behaviors create that they are a part of the government, which is a very unfortunate thing. It's not healthy for any democracy in the world. It's really a shame. I'll give you a small example. Madam, इस सब के उदाहरण मैं एक ही इलेक्शन में बताऊंगी आपको. इलेक्शन फेयर होना चाहिए, सबकी बात है. What is B.R. Ambedkar ji said? बाबा साहब ने कहा है, I didn't give a weapon to my people, I gave a right to vote instead. Now it is in their hands whether to live like a legend by fighting or becoming a slave by selling it. This is B.R. Ambedkar जी का कोट है सर. और तब उन्होंने कहा था, उनको पता भी नहीं था इस देश ऐसे आगे बढ़ेगा. हमारे यहाँ मैडम पंचायत की इलेक्शन हुई है, यहाँ मस्के जी भी बैठे हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं. जो जो मैं आरोप नहीं कर रही हूँ, मैं वास्तव कह रही हूँ, पूरी चीज मैं ऑथेंटिकेट कर सकती हूँ. मैंने लाया है सब कागज मेरे साथ. क्या हुआ, पहले पंचायत में इतनी बड़ी सरकार आई, मैं नहीं कह रही हूँ, इनका कहना है कि मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट ECI किसी पे नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ. सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन. आई एम मेकिंग अ वेरी लिमिटेड पॉइंट एंड विद ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, जिसको इतना बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में मिला. कैसे मिला उसके बारे में बाद में जाऊंगी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उनको कि इसी इलेक्शन कमीशन में न्यू पंचायत, नई सरकार, 200 MLA आए आउट ऑफ 288, सुप्रीम पावर. कौन पूछ रहा है उनको वहां? सब तो इन्हीं के सत्ता है, LOP भी नहीं है वहां. इतनी उनको भरोसा महाराष्ट्र की जनता दिया नहीं दिया कैसे वो तो अलग, वो आज चर्चा की बात नहीं है. लेकिन मानिए कि पूरा फेयर हुआ इलेक्शन, 200 MLA आ गए. उसके बाद जो पंचायत का इलेक्शन हुआ, पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसे हुआ है कि पहले फॉर्म में गड़बड़, उसके बाद विड्रॉल में गड़बड़, उसके बाद आरक्षण में गड़बड़, उसके बाद कैश मैंने नहीं पकड़ा. यहाँ जो बैठी हुई है उनके जो मित्र पक्ष है, उनके ही एक MLA ने, उनके ही MLA, बीजेपी के एक MLA के साथ वो उन्होंने आरोप किया. और शिवसेना जो मस्के जी उसके पार्ट है, उनके एक MLA ने घर में गए, किसके? भारतीय जनता पार्टी के. भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर में गए और उन्होंने हार्ड कैश पकड़ाया, जो हर चैनल ने दिखाया. मैं आरोप नहीं कर रही हूँ, ऑथेंटिकेट पूरा कर सकती हूँ. हार्ड कैश. और ये एक एग्जांपल नहीं, ऐसे 10 मैं आपको बता सकती हूँ. तो पैसा भी बांटा गया. उसके बाद जिस तरह से भाषण करे, हमारी तो इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में तो है ही नहीं मैडम, है होगी तो हमें तो पता नहीं कहा है. हम जाते मिलते नील बाय माउथ होता है, जिप. उन्होंने मौन व्रत रखा है, एक चीज नहीं बोलते. उसके बाद वायलेंस, महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक कभी भी वायलेंस नहीं हुआ है, लेकिन बंदूकें भी दिखाई गई. किसने किसको बंदूक दिखाई मुझे नहीं पता, वो तो होम मिनिस्टर हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री बता सकते हैं. लेकिन गाड़ियां तोड़ी गई, पत्थर फेंके गए, बंदूक निकाली गई. ये कौन सा राज्य है? ये है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन. और उसके बाद EVM के लॉक भी तोड़े गए, और ये सारा टीवी पे दिखाया. मैं आरोप नहीं कर रही हूँ, यहाँ मस्के जी भी बैठे, श्रीकांत शिंदे जी भी बैठे, उसी सरकार के पार्ट है. इनके ही लोगों ने ये सारे, मैं फिर से बोल रही हूँ मैडम, फॉर्म में गलती, विड्रॉल में करप्शन, आरक्षण में गड़बड़, कैश बांटा गया. मैं तो प्रधानमंत्री जी से विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि आप देश को एक दिशा देख रहे, आप ही की सरकार महाराष्ट्र में कुछ और ही करे जा रही है. नोटबंदी का मैडम आपको याद होगा, इसी हाउस में हमने नोटबंदी पास की.
प्रधानमंत्री की क्या इच्छा थी कि इस देश से काला धन निकाल देंगे, पूरा जो भी होगा कैशलेस इंडिया हो जाएगा। अभी तक सरकार, मुझे अभी तक तो पता नहीं, मेरे दोस्त है शिव कुमार उदासी अभी हाउस में नहीं है, लेकिन उन्होंने सवाल किया था तब, मुझे चैलेंज किया था कि नोटबंदी में पैसा कितना गिनते, आज तक किसी को देश में पता नहीं कितना कैश आया इस देश में। तो ये कैश इनके पास, आपके पास नहीं है, हमारे किसी के पास कैश नहीं, बीजेपी के पास कैश से कैश मिला, और छोटा नहीं, बैग में नहीं मैडम, सूटकेसेस में मिला है, उसके वीडियो आए हैं। इसकी इंक्वायरी कब लगाएंगे? मैं मांग करती हूँ इस सरकार को कि ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी हो और जांच हो, ये कैश कहाँ से आती है। अगर ये कैश सरकार छाप नहीं रही है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो इतना सारा कैश महाराष्ट्र में कैसे पकड़ा जाता है? कि ये खोटी झूठ वाली नोट है कि कौन सी नोट है कि नेपाल से है, ये पता नहीं है। इसकी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। दिस इज अ इशू ऑफ नॉट नेशनल, इंटरनेशनल, दिस इज अ बिग रैकेट गोइंग ऑन। और सिर्फ आरोप मैं नहीं कर रही हूँ, ये भी बैठे हैं यहाँ, इनको पूछ लीजिए आप, आपके मित्र पक्ष है, उन्होंने पकड़ा है। मैं तो उनको, राणे साहब शायद नहीं है, राणे साहब का बेटा नीलेश राणे हमारे साथ सांसद रहे, मैं ऑन रिकॉर्ड, भले वो शिवसेना में हो आज, लेकिन मैं उनका बहुत, उन्होंने जो किया उसका स्वागत करती हूँ। ये देशभक्ति का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है देशभक्ति का नीलेश जी। वो भी सत्ता पक्ष में हो, फिर भी देश के लिए कैश पकड़ा गया, और इतना भी नहीं किया, वहां टीवी लेके गए, पूरे देश को दिखाया कि देखो बीजेपी क्या कर रही है। मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहे, मैं तो सिर्फ कोट कर रही हूँ, मैं नहीं आरोप किसी पे कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोट कर रही हूँ। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि बड़े लोगों ने कहा की बारामतीचं बोला ना तुम्ही माझ्यानंतर, झाला असेल तर माझ्या इलेक्शनमध्ये नाही, आमच्याकडे पैसेच नाही, आम्ही कुठून वाटणार। बट मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का कॉम्पोजिशन होना चाहिए, उस पर मैं बोलना चाहती हूँ कि बात सही है कि 70 साल में, कृष्णा जी की आभारी हो कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने आज पूरा साफ कर दिया कि 70 साल में सबका कंट्रीब्यूट। मैं भी कहती हूँ 10 साल में इसी भी सरकार ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है, मैं कभी नहीं कहूँगी 10 साल में आपने क्या किया। सिर्फ गलतियां निकालने के लिए हम नहीं है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हम सब सोचेंगे और देश के हित के लिए, अगली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करेंगे हम। इसी के लिए तो यहाँ चुन के आते हैं, एक दूसरे के लिए सिर्फ टिप्पणी करने के लिए नहीं आते हम यहाँ, ये क्रिटिसिज्म के लिए नहीं आते। लेकिन अगर पारदर्शिता से जो भी इलेक्शन कमीशन हो वो फेयर हो, जस्ट है, इतनी हमारी मांग है। सर हम पे भी बहुत सारे आरोप होते हैं कि हम परिवारवाद, मैं तो हूँ परिवारवाद, और मुझे अभिमान है कि मैं परिवारवाद हूँ। जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया उसके लिए मैं तो बहुत भाग्यवान समझती हूँ खुद को, और मुझे कुछ गलत नहीं लगता क्योंकि लोगों से चुन के आते हैं हम कॉपी करके पास नहीं। 4 बार लोकसभा में बहुत सारे हम परिवारवाद यहाँ है, लेकिन उससे भी ज्यादा परिवार अभी उस साइड है, मैं उसके लिए नहीं बोलने वाली। मुझे डर किस बात का, और मेघवाल जी इस बारे में आपने सोचना चाहिए क्योंकि मैटर सीरियस है, आपका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिस राज्य में आपकी सरकार है, 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम गिविंग वेरी ऑनेस्ट फीडबैक। मैडम आप सोचिए, लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ, लोकल बॉडी के इलेक्शन में आप सब चाहते हैं ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हो। मैं आपको 20 नाम नहीं पढ़ूंगी, 3 पढ़ूंगी, बाकी के टेबल करूंगी आप, अगर आप परमिशन दे तो। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ ही नहीं, और यहाँ पूरा चुन के कौन आए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मैडम। यहाँ जो चुन के आए वो सारे परिवारवाद वाले। अब देखिए, आप सोचिए, अब बिना इलेक्शन, मोदी जी सबसे विश्व गुरु, सबसे पॉपुलर है इस दुनिया में प्राइम मिनिस्टर, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई भले हारे पर लड़ता तो है ना। एक लोकतंत्र में सशक्त लोकतंत्र होगा, कितने भी आप अच्छे, एक तो विरोधक होना चाहिए ना। यही तो बाबा साहब ने हम सबको सिखाया है, अपने संविधान ने तो यही कहा है। मोदी जी भी कहते हैं, रंजन जी अभी तो कह, राजीव रंजन जी कह रहे थे कि विपक्ष होना चाहिए, मोदी जी की भी इच्छा है, तो एक तो विरोधक होना ही चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरी लिस्ट है मैडम, आपने घंटी बजाई तो नहीं पढ़ूंगी, 3-4 नाम, जामनेर नाम की जगह है, साधना महाजन, कौन है ये? अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक औरत बन रही है अपोज, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसका एंगल ऐसा है कि ये परिवारवाद प्रोडक्ट है। मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन वाइफ, भुसावळ रजनी सावकारे, संजय सावकारे कैबिनेट मिनिस्टर्स वाइफ, खामगाव अपर्णा फुंडकर, मिनिस्टर आकाश फुंडकर भाभी, देन दोंडाईचाई मिस्टर रावळ, मिनिस्टर जयकुमार रावळ's मदर, यवतमाळ प्रियदर्शनी उके, मिनिस्टर उके's डॉटर, यवतमाळ, फिर चिखलदरा चीफ, वो छोड़ दीजिए, अभी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे। 40गांव प्रतिभा चव्हाण, वाइफ ऑफ मंगेश चव्हाण, धामणगांव, सारे हैं, ये सारे मैडम इलेक्शन हुआ ही नहीं वहाँ,
अनअपोज्ड हो गए और वायलेंस भी हुआ है, ऑन रिकॉर्ड बोल रही हो। तो अगर बीजेपी और सारे बीजेपी के हैं, आप सोचिए किसी को फॉर्म भी भरने नहीं दिया और सारे मंत्रियों की बीवी, बहन, भाभी, माँ है, ऐसे कैसे हो सकता है? एक लोकतंत्र में मेघवाल जी अनअपोज्ड, मैं समझ सकती हूँ, एक अनअपोज्ड, दो अपोज, 25 अनअपोज्ड हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेघवाल जी आप न्याय दीजिए हमें, बड़ी अपेक्षा से मैं भाषण कर रही हूँ आपके सामने में। अरे किस बात की लोकप्रियता, छोड़िए, ईडी सीबीआई का उनके साथ निकालोगी ना तो हमारे ही साथ उसमें के 10 है, वही आपके साथ है आज। अभी कुंडली उनसे ज्यादा मैं जानती हूँ उनकी। और एक छोटा, हमारे यहाँ शिरूर नाम का एक विधानसभा है, शिरूर में एक है, वहाँ 1000 वोट्स, 1000 शिरूर में, ना घर है ना कुछ है। आरटीआई करवाया किसी ने कि 1000 वोट आए कहाँ से, तो ये वोट कहाँ से आए? हवा से आए। उसको चैलेंज किया है लेकिन उसका जवाब नहीं मिला है। मैडम हम पूछना चाहते हैं, दिस इज इट, व्हाट डिड ये रिजर्वेशन, आरक्षण के बारे में इनको बहुत अच्छा लगता है आरक्षण, हम सब उनके साथ हैं, मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, किसी का भी आरक्षण आप लाइए महाराष्ट्र से, हम पूरी ताकत से आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में इलेक्शन अनाउंस हुआ, दिस इज अ रिफॉर्म यू मस्ट डू। मेघवाल जी, मैं आपको मांग करती हूँ कि रिफॉर्म अगर आप कर रहे हो तो सुधार कर रहे हो तो सब मिलके करें। महाराष्ट्र में पंचायत का इलेक्शन अनाउंस हुआ, उसके बाद रिजर्वेशन का ऑब्जेक्शन हुआ मैडम, और आप सोचिए आधा इलेक्शन कैंसिल हो गया। और इतना ही नहीं, 242 म्युनिसिपल काउंसिल्स है, उसमें के 57 बॉडीज हैव एक्सीडेड रिजर्वेशन लिस्ट। क्या कर रही थी इलेक्शन कमीशन? बेचारे सारों ने, आपके भी लोगों ने फॉर्म भरा, हमारे भी भरा, अभी क्या कर रहे? घर में बैठे हुए 20 दिन से, खर्चा तो बढ़ ही रहा है। आप सोचिए 57 बॉडीज हैव क्रॉस्ड मोर देन 60% रिजर्वेशन। एक छोटा मुद्दा मैडम एंटी डिफेक्शन का बोलना चाहिए, बिकॉज आप सोच लीजिए कि आप कैसा करेंगे। एंटी डिफेक्शन का मैंने भी भोगा है, आपने देखा होगा, अभी शिवसेना जी के बोल रहे थे, हमें कोई नहीं, ठीक है पार्टी टूटती है, 2/3 जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोच सकता है, किसी की सोच बदल सकती है, किसी को कुछ विकास करना है, किसी का ईडी है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं, आप बताइए मुझे थोड़े से कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो शेड्यूल 10th में है, लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ एक पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बदला और नो यूज ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है? पार्टी डिसाइड्स। जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी इज लार्जर देन इलेक्टेड मेंबर, सही है कि नहीं? वैसे भी हमारे यहाँ भी है, without asking anybody, the speaker has allowed to remove a national president who started the party, not just in NC, it has happened to us, not just in NCP but in Shiv Sena, दोनों पार्टी तोड़ डाली। उसके बाद आगे क्या हुआ? हमें किया, ठीक है, हम ठीक हो गए, बट किसी और को मत करिए। आप इतना बोलते हैं कांग्रेस ने ये किया, इसकी सरकार गिरा दी, आपने क्या किया? आपने से उससे ज्यादा किया। एंड हाउ इज दिस डेमोक्रेटिक? अगर आपको तोड़ा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, नई पार्टी निकाली। और पता है मैडम, हमें पार्टी, अभी ये कृष्णा जी कह रहे थे कि उनको 9 महीने पहले सिंबल मिला। कृष्णा जी, मुझे तो सिंबल मिलता ही नहीं, 2 महीने मिला। आप सोचिए मैडम, हमको तो कोर्ट जाना पड़ा, अगर मैं कोर्ट नहीं जाती तो सांसद भी नहीं बनती। ये कौन सा न्याय है एक सशक्त लोकतंत्र? आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बोलने का जो जीते, देखिए हम भी सरकार में बहुत साल रहे, देखिए जीत का अहंकार नहीं होना चाहिए और हार का दुख भी नहीं होना चाहिए। एक सशक्त लोकतंत्र अगर रखना हो तो वो नियम कायदे से चलेगा, किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से ही चलेगा। जय हिंद। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इलेक्टोरल रिफॉर्म जैसे गंभीर विषयों पर अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की तरफ से पक्ष रखने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं बिहार की उस पावन भूमि से आता हूं जिसने विश्व को पहला गणराज्य दिया, जहां पर गण प्रमुख सामूहिक रूप से राजा और अधिकारियों का चयन करते थे। उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष महोदय, बिहार की जागरूक जनता ने, लगभग 7 करोड़ मतदाताओं ने बिहार विधानसभा के लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना मुख्यमंत्री और सरकार चुना। बिहार की जनता द्वारा दिए गए इस
जनादेश का सम्मान करते हुए हमारी एनडीए की सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि बिहार के विकास को नए आयाम तक पहुंचाया जाए। एक विकसित बिहार बनाने के निर्माण हेतु हमारा गठबंधन पूरी तरह एकजुट और संकल्प के साथ काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है कि बिहार की प्राचीन वैशाली गणराज्य किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अंदर की फूट और नेताओं की, उस वक्त के गण प्रमुखों की अति महत्वाकांक्षा के कारण ही टूट गई थी। और महागठबंधन बिहार में इसी अति महत्वाकांक्षा को दिखाते हुए दिखा जब वहां पर सीएम के उम्मीदवार खुद ही कह रहे थे कि मैं 18 तारीख को बिहार में मुख्यमंत्री पद का शपथ लूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये कमाल की बात है कि संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, जिनकी कलम से संविधान निकला, चुनाव का नियम कानून निकला, दलितों पिछड़ों महिलाओं का अधिकार निकला, उन्हीं बाबा साहब के 1952 और 54 में उनका चुनाव नहीं निकला, क्योंकि संविधान बनाने वाले को कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण संविधान से सदन से बाहर रखने का षड्यंत्र किया गया, शारीरिक रूप से और तस्वीरों के माध्यम से। आपने बाबा साहब का अपमान किया था, आपको बाबा साहब का ही श्राप लगा है। आप इसी कारण उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद बिहार में भी सिंगल डिजिट में आ गए हैं। एक वक्त की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आज बिहार में सिंगल डिजिट की पार्टी बनकर के रह गई है। चुनाव सुधारों पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय लोकतंत्र की एक काली सच्चाई के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बूथ कैप्चरिंग जो स्वतंत्र भारत के दूसरे चुनाव 1957 में ही कांग्रेस के द्वारा एक संगठित बूथ कैप्चरिंग करके इस कुप्रथा की शुरुआत की गई थी। 1960 से लेकर के 1990 तक कांग्रेस ने बूथ कैप्चरिंग को बिहार में एक व्यवस्था बना दिया था। वोटर की पहचान से ज्यादा अपराधी की पहचान मायने रखती थी। 1989 के में चुनाव आयोग ने एक बड़ा सुधार करते हुए बूथ कैप्चरिंग को आधिकारिक परिभाषा दी और 1991 में इसे संगीन अपराध में शामिल किया। 1975 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी को भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराते हुए उनके चुनाव को अमान्य किया था और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए थे, तब कांग्रेस ने लोकतंत्र का सम्मान नहीं बल्कि अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगाकर सीधे के सीधे लोकतंत्र की ही चोरी कर ली थी। अध्यक्ष महोदय, मैं 1990 के उस जंगल राज के दौर का गवाह हूं जब बिहार में बैलेट से नहीं बुलेट से नतीजे तय किए जाते थे। आज की पीढ़ी को जानना चाहिए, जहां मतदाता की आवाज बंदूक की आवाज से दबा दी जाती थी, जहां कांग्रेस ने अपने समय में बूथ कैप्चरिंग को व्यवस्था बनाया था, वहां राजद के जंगल राज में मतदान को एक जबरन व्यवस्था बना दिया गया था। लोकतंत्र का मंच नहीं, मतदान केंद्र लोकतंत्र का मंच नहीं, अपराधियों का नियंत्रण कक्ष में बदल दिए जाते थे, जहां आप या तो बूथ लूट ले या तो फिर बैलेट पेपर लूट ले और नहीं तो पूरा का पूरा आप बक्सा ही बदल दीजिए। चुनाव आचार संहिता नहीं बल्कि चुनाव भ्रष्टाचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ करप्शन बन गया था। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा इन्हीं सब चीजों पर ये करने के लिए एक बड़ा चुनावी सुधार 2004 में ईवीएम के माध्यम से भारत में चुनाव का आधार बना। और मुझे बताते हुए आपको ये आश्चर्य भी होगा कि ईवीएम उसके बाद कांग्रेस की हर हार का जिम्मेदार भी बन गया। कांग्रेस पार्टी और राहुल जी ईवीएम पर आरोप लगाते लगाते 95 चुनाव हार चुके हैं। हिंदी फिल्मों में एक डायलॉग है कि फटा पोस्टर निकला हीरो। पोस्टर बार बार फट रहा है मगर हीरो नहीं, हार निकल रहा है। और सही भी है, हार ही निकलेगी, क्योंकि जब राजनीति को वर्क फ्रॉम होम की तरह चलाएंगे तो हार ही निकलेगी। लोगों का दिल जीतने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अब तो बिहार में कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि फटा पोस्टर निकला जीरो। माफ कीजिएगा अध्यक्ष महोदय, बिहार कांग्रेस ईवीएम पर 94 बार हार का आरोप लगाती है। अब से इनके दोषी होने का जो सबसे बड़ा आधार निकला है वो है एसआईआर। विपक्ष जिस एसआईआर को आज षड्यंत्र बता रहा है वह वास्तव में
मतदाता सूची की सूचिता का वह संवैधानिक कार्यक्रम है। विपक्ष की असली समस्या एसआईआर से नहीं है। समस्या यह है कि एसआईआर से पहली बार वोट बैंक की राजनीति के नकली खंभे उखड़ गए हैं और लोकतंत्र में वही वोट रह गए हैं जो कि वैध हैं। अध्यक्ष महोदय, जो लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि यह कोई जल्दीबाजी का काम नहीं, लगभग 3 महीने का विस्तृत प्रक्रिया थी। समस्या अध्यक्ष महोदय मशीन में नहीं है, प्रक्रिया में नहीं है, मानसिकता में है। पूरे देश ने देखा था जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना नकली ईपिक नंबर दिखाया था और तब चुनाव आयोग ने सही वोटर कार्ड सामने लाकर के यह स्पष्ट कर दिया था कि नेता प्रतिपक्ष बिहार में 2-2 वोटर आईडी कार्ड रखते हैं। जब वीआईपी नेताओं के साथ ऐसी गड़बड़ी मिल सकती है तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय की एसआईआर जरूरी हो जाता है। जब वोटर लिस्ट शुद्ध होता है तब राजनीति की अगली असली ताकत उजागर होती है। अध्यक्ष महोदय, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एक पार्टी बिल्कुल अपना आचरण और व्यवहार एक नव सामंतवादी पार्टी की तरह कर रही थी और एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी और खुलेआम संकेत दिए जा रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो बिहार में जनता का नहीं, एक विशेष सामाजिक वर्ग का नियंत्रण स्थापित होगा। आपने गाने भी सुने होंगे, तेजस्वी सरकार बनतो तो बीप 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 रंगदार बनतो। एसआईआर से पहले बिहार में गरीब, पिछड़े, वंचित और दलितों के मतदाताओं को इन नव सामंतवादी का इतना दबाव था कि उन्हें साफ साफ कहा जाता था कि अगर तुम वोट करोगे तुम्हारे वोट का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा फर्जी वोट इतना है कि तुम्हारे वोट का फायदा नहीं होगा। उन्हें कई जगह बूथ पर नहीं पहुंचने दिया जाता था और उन्हें भी लगता था कि हमारा जो वोट है वो महत्वहीन है। लेकिन एसआईआर के बाद अध्यक्ष महोदय उनको भी लगा कि हमारे वोट का मतलब है और यह आपने बिहार में एनडीए को 202 सीटों के माध्यम से आपने देखा होगा और इसका नकारात्मक प्रभाव भी बिहार में हम लोगों को देखने को मिला जब गोपालगंज के बैकुंठपुर में दलित जिन्होंने एनडीए को वोट किया था उनके साथ हिंसा हुई, मारपीट हुई। मैं भी गया था मुजफ्फरपुर के सखौरा पटसारा गांव में। शंकर पासवान जी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने एनडीए को वोट किया था। अध्यक्ष महोदय, इस देश को और इस सदन को यह स्पष्ट समझना चाहिए, मैं अपनी बात खत्म करूंगा मैम, कि जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो बड़ा सुधार यही है कि वोट देने का अधिकार केवल और केवल वैध और पात्र भारतीय नागरिक का होना चाहिए। यदि मतदाता सूची में अवैध नाम रहेंगे और चुनाव प्रक्रिया विकृत होगी तो लोकतंत्र की असली ताकत, असही मतदाता कमजोर पड़ेगा। चुनाव सुधार, विशेषकर एसआईआर जैसी पहल भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए अनिवार्य है। मैं इस चुनावी सुधारों और एसआईआर जैसी प्रक्रिया का हमारी पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन करता हूं और मुझे अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय सदस्य श्री श्रीकांत शिंदे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया। आज हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से इसकी पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। आज 9 दिसंबर के दिन 79 साल पहले भारत की संविधान सभा पहली बार बैठी थी। उस दिन उनके सामने एक ही लक्ष्य था, एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां जनता ही जनार्दन हो। 1946 में चर्चा इस बात पर की थी कि वोट का अधिकार किसे मिले और आज 2025 में चर्चा इस बात पर है कि उस वोट का सम्मान कैसे सुरक्षित रहे और इसी वोट के सम्मान के लिए सबसे ज़रूरी है एसआईआर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो आज जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। महोदय, आज जब चर्चा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हो रही है
तो ये चर्चा सिर्फ बदलाव की नहीं है, ये चर्चा है इस देश के 75 साल के इतिहास की। कैसे इस देश का लोकतंत्र हर चुनाव के साथ मजबूत होता गया। आज 9 दिसंबर है वो दिन जब इसी संसद में इस देश की संविधान सभा की सबसे पहले बैठक हुई थी, और आज 79 वर्षों के बाद उसी दिन हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज अगर दुनिया भारत को लोकतंत्र की जननी मानता है तो उसका एकमात्र कारण हमारे चुनाव है। ये वो शक्ति है जो हर 5 साल में एक आम नागरिक को यह अधिकार देती है कि वह देश की बागडोर किसे सौंपना चाहते हैं, ये डिसाइड करने के लिए। मैं नमन करता हूं हमारे संविधान निर्माताओं की उस सोच को जिन्होंने आज़ादी की पहली सुबह से हम सबको बराबर का अधिकार दिया। महोदय, अमेरिका जैसे विकसित देश को महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए उनको 144 साल लग गए, लेकिन भारत ने पहले दिन से ही ये तय किया था कि चाहे वो उद्योगपति हो या खेत में पसीना बहाने वाला किसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला, सबको वोट का अधिकार मिलेगा। यह समानता ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। आज जब हम यहाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि सिर्फ हम कुछ सांसदों को चुनाव जीतने या हारने के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं पूरी प्रक्रिया पर। यह चर्चा इस देश के 140 लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। यह सुधार इसलिए जरूरी है ताकि कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को भरोसा इस व्यवस्था पर हो और मजबूत हो सके। यह चर्चा उन 140 करोड़ उम्मीदों के बारे में है जो हर 5 साल बाद इस भरोसे के साथ घर से निकलते हैं कि उनका एक वोट इस देश की तकदीर बदल देगा। हम बैलेट पेपर से ईवीएम तक आए। हमने हिंसा के उस दौर को भी पीछे छोड़कर आज उस दौर में कदम रखा है जहां कश्मीर की घाटियों से लेकर गढ़चिरौली के जंगलों तक रिकॉर्ड टर्नआउट वोटिंग होता है। जब एक 90 साल का बुजुर्ग और पहली बार वोट डालने वाला 18 साल का युवा एक साथ कतार में खड़े होते हैं, एक उद्योगपति भी उसी कतार में खड़ा होता है, एक खेती करने वाला किसान भी उसी कतार में खड़ा होता है, एक गरीब व्यक्ति भी उसी कतार में खड़ा होता है। यही हमारी लोकतंत्र की शक्ति है। महोदय, यहाँ पर मैं सुन रहा था सभी विपक्ष के साथियों को कि यहाँ पर लोकतंत्र कैसे बचाया जाए, इसके पाठ जो है सुबह से यहाँ पर शुरू है। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस देश के 75 सालों के संसदीय इतिहास में आज तक केवल एक प्रधानमंत्री को हाईकोर्ट द्वारा इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस का दोषी मानकर सजा दी गई थी। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी जी। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब उनका चुनाव रद्द किया तो उस फैसले का सम्मान करने के बजाय इस देश पर इमरजेंसी का काला धब्बा लगाने का काम भी इसी कांग्रेस ने किया। इतना ही नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान को ही बदल डाला और कानून ले आए कि प्रधानमंत्री के चुनाव को कोर्ट में चुनौती ही नहीं दी जा सकती। जिन्होंने अपनी सत्ता के लिए संविधान का गला घोटा, आज वो संविधान के प्रत हाथ में लेकर जो है यहाँ पर नैतिकता का ढोंग कर रहे हैं। इतिहास गवाह है 1952 में जब पंडित नेहरू का तथाकथित स्वर्णिम युग था, जब जनादेश को बदलने के लिए बैलेट बॉक्सेस के अंदर नाइट्रिक एसिड डाला गया था, जो वोट इनके खिलाफ थे उन्हें जलाकर खाक कर दिया गया। इन्होंने भारत के पहले चुनाव में ही जनता के भरोसे को एसिड डालकर जला दिया गया। इनका सबसे बड़ा पाप, अभी यहाँ पर कुछ वक्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संसद में पहुंचने से रोकने का काम भी इसी कांग्रेस ने किया। 1952 में पंडित नेहरू ने खुद उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा और जब लगा कि बाबा साहब जीत रहे थे तो 74,333 वोटों को अवैध इनवैलिड घोषित करवाने का काम भी इन्होंने किया। और आज यहाँ पर ईवीएम पर बात ये लोग कर रहे, इलेक्शन कमीशन पर बात ये कर रहे, सवाल उठा रहे। सोचिए महोदय, 74,000 वोट
रिजेक्ट हुए और बाबा साहेब महज 14,000 वोटों से इन्होंने हरवा दिया। और आज ये बाबा साहब का यहाँ पर उदाहरण दे, जिस महापुरुष ने देश के हर गरीब और दलित को वोट का अधिकार दिया, इन लोगों ने संसद में घुसने से रोकने का काम भी इन्होंने ही किया। तभी वोट चोरी, ये आज जो वोट चोरी चिल्ला रहे, तभी वोट चोरी करने का काम कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पर हुआ। आप जरा इनके आधुनिक युग पर आते। 1989 का चुनाव और सीट थी अमेठी, जहां से तत्कालीन प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे। वहां खुलेआम बूथ लूटे गए, लाठियां चलाई, पाप का घड़ा इतना भर गया कि चुनाव आयोग को सबूत दिखाने के बाद 97 पोलिंग स्टेशनों पर रीपोलिंग का आदेश देना पड़ा। जिस देश के प्रधानमंत्री के खुद की सीट पर निष्पक्ष चुनाव न हो सके, वो आज लोकतंत्र का पाठ जो है यहाँ पर सभी को पढ़ा रहे। यहाँ पर मैं टीएन शेषन जी का भी उदाहरण देना चाहूंगा कि टीएन शेषन जी जो एक निष्पक्ष अधिकारी थे, उनको रातों रात कानून बदलकर उनके पर जो है काटने का काम भी इन्होंने किया। आज मैं यहाँ पर यूबीटी वालों को भी सुन रहा था, कल भी उनको मैं सुन रहा था, लेकिन बाला साहब ठाकरे के जी के बारे में वो अभी भूल गए बात करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि जिस इलेक्शन कमिश्नर ने MS गिल ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का वोट का अधिकार छीन लिया गया था, आज उसी कांग्रेस के साथ आज उसी कांग्रेस के साथ इनको बैठना पड़ रहा है। मैं बाला साहब ठाकरे जी का एक उदाहरण देना चाहूंगा। 1990 में जब बांग्लादेशियों की संख्या मुंबई में और पूरे भारत में बढ़ रही थी, तभी इन्हीं बांग्लादेशियों घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात बाला साहब ठाकरे जी ने उस समय की थी। और आज SIR के बारे में भी SIR क्यों हो रहा है? आज SIR इसीलिए हो रहा है कि जो बांग्लादेशी आज जो रोहिंग्या आज इस देश में घुसे हैं, आज जो रोहिंग्या वेस्ट बंगाल में है, आज जो रोहिंग्या मुंबई में तो लाखों की संख्या में इनकी तादाद बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, if they don't have legal status to stay in India, if an intruder comes, do we give them a red carpet welcome? What is the problem in sending them back? ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन इनको दिक्कत जो है इनकी वोट बैंक से है। इनको अगर बाहर निकाल दिया गया तो इनको वोट कौन देगा, यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत। इसलिए SIR का विरोध करने का काम यहाँ पर इन लोग कर रहे हैं। आज मिजोरम में सबसे ज्यादा अगर क्रिमिनल केसेस है तो 50% आपराधिक मामले जो है ये बाहरी लोगों से जुड़े हैं। आज मुंबई में लाखों की संख्या में घुसपैठियां यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं। इनको फिर से जो है बांग्लादेश में भेजने का काम जो है करना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि अनअपोज्ड इलेक्शंस, ये जो नगर पंचायत के इलेक्शंस यहाँ पर हुए महाराष्ट्र में, उस इलेक्शंस में कई अनअपोज्ड इलेक्शंस हुए। क्यों हुए अनअपोज्ड इलेक्शंस? क्योंकि इनके लोग खुद फॉर्म भरने गए नहीं, इसलिए अनअपोज्ड इलेक्शंस जो है वहां पर नगर पंचायत में हुए। ये अरविंद सावंत जी, तुम्ही खरं सांगा, तुमचे किती लोक जी आहेत की तुमच्या कार्यकर्त्याचा प्रचार करण्यासाठी आले? आज एक कार्यकर्ताओं का इलेक्शन था नगर पंचायत का, इनका इलेक्शन हो गया। जब लोकसभा में इनको अच्छी वोटिंग मिली तब इनको ईवीएम से शिकायत नहीं थी। जब महाराष्ट्र में पूरे मेजॉरिटी के साथ सत्ता में फिर से महायुति की सरकार आई तब इनको ईवीएम दिखने लगा। लोकसभा के बाद तो इनको लगने लग गया था अभी सरकार तो हमारी आ जाएगी महाराष्ट्र में, कौन मुख्यमंत्री, कौन मंत्री, कौन ये मंत्री, कौन ये सब इन्होंने डिसाइड कर लिया था। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इनको इनकी सही जगह जो है दिखाने का काम यहाँ पर किया। और उस इलेक्शन के बाद अभी नगर पंचायत के चुनाव हुए। अरविंद सावंत जी आएगा, नगर पंचायत के चुनाव हुए। नगर पंचायत के चुनाव में जब एक कार्यकर्ता का चुनाव ये था, ये कार्यकर्ता के चुनाव में यूबीटी का कौन सा नेता एक नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष के चुनाव के लिए खड़ा है, उसके इलेक्शन में गए और ये बात कर रहे हैं कि प्रचार के लिए गए।
ये सब घर के मुंबई से बाहर निकले नहीं है। और आज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अनऑपोज्ड इलेक्शन का। नगर पंचायत के चुनाव में सिर्फ सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वही इलेक्शन में दिख रहे थे, वही रैली कर रहे थे, और यहाँ पर ये अनऑपोज्ड इलेक्शन के बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ये कहना है कि लोकसभा के बाद तो इनको पूरा भरोसा हो गया था कि महाराष्ट्र में तो अभी विपक्ष की सरकार आएगी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने सही जगह इनकी दिखाई। फिर इनके एलओपी, फिर हमारे महाराष्ट्र के कुछ युवा नेता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है लोगों के सामने लेके गए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाने से कुछ नहीं होता। आप अगर उतना रिसर्च खुद की हार में अगर क्यों हारे इसके बारे में करते तो आपको जो है जवाब मिल जाता है यहाँ पर। तो जवाब देने का काम जो है सरकार जनता ने यहाँ पर किया है। तो मुझे यहाँ पर किसी पे ज्यादा टीका टिप्पणी करनी नहीं है, लेकिन इनको, इनके नेताओं को, इनको खुद को भी समझना होगा कि जब भी स्थानीय चुनाव है या और कोई चुनाव है, वहां पर नेताओं को जो है कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा रहने का काम, तभी तो जाके चुनाव जीतेंगे। इनके नेता तो जब चुनाव होते हैं तभी बाहर चले जाते हैं। ये चुनाव कैसे जीतेंगे? और चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर दोष लगाने का काम, इलेक्शन कमीशन पर दोष लगाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ सुझाव जो है रखना चाहूंगा। एज टू कंटेस्ट। आज जिस युवाओं को 18 साल में वोट देने का अधिकार है, उसी युवा को आने वाले समय में इस लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लड़ने का अधिकार भी जो है 18 या 21 साल जो है करना अनिवार्य है। क्योंकि जो वोट देकर इतना बड़ा लोकतंत्र चुनने का काम करता है, वहां पर उसका भी अधिकार है कि आने वाले समय में उसको भी एक सुविधा, अवसर जो है मिलना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आए हर साल, मतलब 5 साल में इतने इलेक्शंस हो जाते हैं कि लोकसभा हुआ, फिर विधानसभा खत्म कराओ, विधानसभा, फिर नगर पंचायत, फिर महानगर पालिका, फिर जिला परिषद, ऐसे हमेशा जो है पूरे 5 साल इलेक्शन ही चलता रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार काम कर रही है। मैं सरकार का भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि जल्द से जल्द ये रिफॉर्म लेकर आए, जिससे एक ही बार सभी इलेक्शंस जो है यहाँ पर हो। फिर उसी के साथ में कॉमन इलेक्टोरल रोल, हर इलेक्शन के लिए, लोकसभा के लिए एक अलग इलेक्टोरल रोल, विधानसभा के लिए एक अलग इलेक्टोरल रोल, नगर पंचायत के लिए अलग इलेक्टोरल रोल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अलग, ये तो मानेंगे आप, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए अलग इलेक्टोरल रोल। मुझे लगता है एक कॉमन इलेक्टोरल रोल सबके लिए, सभी इलेक्शंस के लिए होना बहुत जरूरी है। अभी हमारा महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा है, उसके अंदर कई दिक्कतें, कई टेक्निकल डिफिकल्टीज जो है आई है। जब इलेक्टोरल रोल जो है वो सेपरेट किया जाता है, तभी कई नाम जो है, यहाँ अभी टेक्नोलॉजी भी आ गई है इसलिए हमें पता चलता है। पहले जो है हमें फिजिकली ढूंढना पड़ता था, लेकिन इस पर भी आने वाले समय में धीरे धीरे जो है क्या हम लोग बदलाव कर सकते हैं, ये सिस्टम को और कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे एक ही इलेक्टोरल रोल सभी इलेक्शंस के लिए हो। फिर उसी के साथ में सर मैडम, रिमोट वोटिंग का अधिकार, जो प्रवासी मजदूर है, जो प्रवासी मजदूर अपना वोटिंग का अधिकार, मतलब उनको वोट देने में दिक्कत होती है, उनके लिए एक रिमोट वोटिंग सिस्टम की व्यवस्था भी यहाँ पर करनी बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ में मैं आज इस इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा करने का आपने मुझे मौका दिया। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर करता हूँ कि आज एक बड़ा रिफॉर्म जो है ये भारत देखने जा रहा है आने वाले समय में, और हमारा लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। आपका सबका मैं महोदय आपका बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ। माननीय सदस्य श्री अमरा राम जी। माननीय सभापति महोदया, आपने समय दिया इसके लिए आपका आभार। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से जो चर्चा SIR और चुनाव सुधार पे चल रही है उस पर भाग लेने के लिए समझता हूँ कि ये हर साल हर जनवरी में वोटर लिस्ट अपडेट होती थी।
जिसकी मृत्यु हो गई उसको हटाने का काम करते थे, जो 18 साल के हो गए उनका नाम उसमें जोड़ने का काम करते थे। फिर ये SIR की जरूरत कहाँ पड़ गई? केवल नोटिफिकेशन SIR का निकाला गया जब भी नागरिकता का सवाल लेने का सवाल आ रहा है। मैं समझता हूँ जिसने 60 दफे वोट दे दिया, इस 75 साल की आज़ादी में जिसने 60 दफे वोट दे दिया, आज चुनाव आयोग उससे भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग रहा है। मतलब पूरे देश के 95 करोड़ लोगों से फार्म 6 नंबर भराया जा रहा है। 6 नंबर फार्म केवल जो पहली दफे वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए है, लेकिन पूरे देश के नागरिकों को केवल और केवल इस बात के लिए कि किस तरह से घुसपैठियों के नाम से जो सांप्रदायिकता के आधार पे 2 से सत्ता तक पहुंचे हैं, उसी सांप्रदायिकता के आधार पे लोगों का माइंड मेकअप करने के लिए और पूरे देश के करोड़ों लोगों को परेशान करने के लिए अब जिसकी उम्र 95 साल है उसके लिए फोटो खिंचाने की जरूरत हो गई, उसको 6 नंबर फार्म भरने के लिए जरूरत हो गई। और निश्चित रूप से इससे उन लोगों वोटर लिस्ट से बाहर होंगे इस SIR के माध्यम से जो कमाने खाने के लिए पलायन करते हैं। मैं समझता हूं जो सबसे पहले इस SIR का प्रयोग बिहार में किया गया, अभी भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरी बैंक से कह रहे थे कि 32 लाख 35 लाख लोगों ने 6 नंबर फार्म नहीं भरा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कितने उनमें से घुसपैठिए हैं? ये पिछले तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की NDA की सरकार है, क्यों नहीं निकाला उन्होंने? बड़े बड़े हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं ये SIR इसलिए है कि देश में जो घुसपैठिया घुस गए हैं उनको बाहर करने के लिए SIR है। तो फिर बताएं सरकार, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी बताएं कि इस 35 लाख में से कितने लाख घुसपैठिया हैं जो आज तक 11 साल से इस देश में रह रहे थे और जिनको निकालने की जिम्मेदारी सरकार पे थी, वो निकाल नहीं पाए। इसलिए आज केवल और केवल, और ये भी बताएं कि 35 लाख जिन्होंने 6 नंबर फार्म नहीं भरा है, उनमें कितने लोग ऐसे हैं अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए बिहार से बाहर, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां बिहार के लोग अपने परिवार सहित अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार तैयार नहीं होगी। और किस तरह से आमादा है, ये पहली बार है जो BLO बनाए गए हैं SIR के लिए। अभी जो 12 राज्यों में अभी SIR हो रही है, क्या हालत है? दर्जनों ऐसे BLO जिन्होंने इसकी प्रताड़ना के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है, क्या वो भी घुसपैठिए थे? मैं समझता हूं केवल और केवल उस गरीब का, कोई भी अमीर आदमी, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी कहीं विदेश में भी है तो ऑनलाइन अपना फॉर्म भर देगा, लेकिन सभापति महोदया वो गरीब आदमी आजादी के 75-76 साल बाद भी अपने जीवन को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए अपने मूल स्थान से बाहर पलायन करता है। वो न पढ़ा लिखा है न ऑनलाइन भर सकता है, इसलिए उसका वोटर लिस्ट से आउट होने का काम करेगा। इसलिए आज निश्चित रूप से जहां सुधार की बात है, सुधार नहीं किया जा रहा। मैं समझता हूं पहली बार इस चुनाव को जिस तरह से कॉर्पोरेटीकरण करने का काम किया है, यही NDA की सरकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आए। केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है जिसने कहा कि न केवल आज तक किसी भी कॉर्पोरेट के पैसे से चंदा लेकर के चुनाव नहीं लड़ा है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने उस इलेक्ट्रल बॉन्ड को गैर कानूनी घोषित किया। क्या वो पैसा लौटाएंगे? आज जिस तरह से गैर कानूनी काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से आज उस चुनाव आयोग को सिलेक्शन में जो लोग थे, इस बाकी प्रधानमंत्री LOP होगा और चीफ जस्टिस ऑफ सर्वोच्च न्यायालय का होता था, उसको हटाने का काम किसी ने किया है तो इसी सरकार ने किया है और उसकी जगह लगाया है कि उस कैबिनेट का एक कैबिनेट मंत्री होगा। तो 3 में से 2 तो सत्ता पक्ष के होंगे और
एक एलओपी होगा। तो निश्चित रूप से ये इसको चुनाव को स्वतंत्र होने से रोकने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कॉर्पोरेट के पैसे से निश्चित रूप से जब कॉर्पोरेट ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड समाप्त कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, तो फरवरी में कैबिनेट ने टाटा कंपनी को ये सेमीकंडक्टर के 2 कारखानों के लिए 44,203 करोड़ रुपए सब्सिडी के नाम से देने का काम किया और उसका नतीजा यह आया कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले टाटा कंपनी ने 758 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड थे उनमें भी 80-85% सत्ता पक्ष के आने का काम किया है। इसलिए आज सुधार जब भी हो सकता है, निष्पक्ष हो, कॉर्पोरेट पैसे पे पाबंदी लगे और आप फंड से पैसा इलेक्ट्रोल के लिए दिया जाए, वरना कॉर्पोरेट का जैसे राजस्थान में कहावत है कि जिसकी खाए बादरी उसकी बजाय हाजरी। अगर पैसे कॉर्पोरेट के पैसे से कोई पार्टी चुनाव लड़के आएगी तो निश्चित रूप से जीतने के बाद उसी के लिए कानून बनाएगी, उसी के लिए सेवा करने का काम करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि निष्पक्ष चुनाव हो और ये जब टेक्नोलॉजी में एडवांस देश जो हमारे से आगे हैं वो वापिस ब्लड पेपर पर आ गए, तो ये ईवीएम मशीन जिसपे पूरे देश में आज है और यही भारतीय जनता पार्टी 15 साल पहले कह रही थी ईवीएम खराब है, अब यह खुद जीत गए, मीठा मीठा हाउ अब खारा खारा तू। इसलिए मेरा निवेदन है ये लोगों में विश्वास जनतंत्र में होना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी का जनतंत्र है, इसलिए मैं इस एसआईआर का पार्टी की ओर से विरोध करता हूं। धन्यवाद, आपने समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहता हूं कि बिहार डेमोक्रेसी ऑफ मदर, वही बिहार आज सबसे गहरे चुनाव संकट से गुजर रहा है महोदया। जिस धरती ने लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और भागीदारी की चेतना को जन्म दिया, वही बिहार आज चुनावी धांधली, मतदाता दमन और सरकारी मशीनरी के खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग का सबसे बड़ा शिकार बना महोदया। महोदया, गलत सही बताते रहिएगा, आप ही बोलिएगा जो सब सही है। महोदया, अभी चर्चा कर रहे थे, माननीय मंत्री ललन बाबू बता रहे थे, परिवारवाद की बात बोल रहे थे, चर्चा चुनावी सुधार पर थी। और परिवारवाद अगर देखना है तो पहले अपने घटक दल के जितने भी लोग हैं बिहार में वो झांक ले। हमने कहा वो बिहार आपका एनडीए गठबंधन परिवारवाद की बात कर रही है। उसी एनडीए गठबंधन में मैंने देखा कि एक पति जो है अपनी पत्नी को सिंबल दे रहा है और एक समधी जो है अपनी समधन को सिंबल दे रहे हैं। एक ससुर जो है वो अपनी पुतोह को सिंबल दे रहा है, तो एक मामा जो है वो अपने भगना को सिंबल दे रहा है। और यही नहीं महोदय, परिवारवाद, यहीं पर उन लोगों ने परिवारवाद को नहीं रोका। जब इस सरकार की गठन हो रही थी, शपथ ग्रहण हो रहा था, तो जो किसी सदस्य के मेंबर भी नहीं है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। और ये परिवारवाद की बात आप बोलते हैं महोदय। हमारे अरुण भाई जंगल राज की बात बता रहे थे। जंगल राज, जब परम बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव बाबू ने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। उसी विचारधारा को लेकर परम आदरणीय समाजवाद के प्रोधा
लालू प्रसाद यादव जी जब 1990 में सत्ता में आए तो जो भेदभाव था, ऊंच नीच, छुआछूत का जो वातावरण था, जो गरीब गुरुओं का जो दमन होता था, उसके विरुद्ध उन्होंने वो व्यवस्था परिवर्तन की बिहार में लड़ाई लड़ी। अगर उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं लड़े होते तो आज हमें इस तरह का सुंदर बिहार देखने को नहीं मिलता साथी, देखने को नहीं मिलता, जिसे ये जंगल राज कहते हैं। आप 2005 से तो सत्ता में हैं, 20 साल से सत्ता में हैं, 20 साल से सत्ता में रहते हुए भी आज भी आप जंगल राज करते रहते हैं। इसलिए साथी, हम एक जरूर बात कहना चाहेंगे, चुनावी सुधार पर चर्चा है। माननीय महोदय, बिहार में अभी चुनाव हुई, वीवीपैट निमित्ताओं ने लोकतंत्र का भरोसा तोड़ा है महोदय। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बाद समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में KSR कॉलेज के पास सड़क किनारे बड़ी संख्या में वीवीपैट स्लिप फेंकी हुई पाई गई। यह दृश्य कई वायरल वीडियो में पूरे देश ने देखा। चुनाव आयोग ने बाद में कहा कि यह मॉक पोल की स्लिप थी। महोदय, यदि यह स्लिप इतनी ही बेअर्थ थी तो फिर संबंधित अधिकारियों को निलंबित क्यों किया गया, क्यों उन पर FIR की गई? यही तो सबसे बड़ा सवाल है महोदय। अगर प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित थी तो फिर यह लापरवाही किसकी थी और यह सामग्री सड़क पर कैसे पहुंची? यह घटना साफ करती है कि चुनावी प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हो रही थी और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं महोदय। हम एक दो बातों का जिक्र करना चाहेंगे। आचार संहिता उल्लंघन, आचार संहिता लागू हुई 6 अक्टूबर को। उसके बाद सरकार ने चुनाव के बीच में 10,000 की राशि महिलाओं के खाते में भेजी, तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया। महोदय, 17 अक्टूबर, 2 नवंबर और 7 नवंबर 2025 को 3 किस्तों में भेजी गई। यह सीधे सीधे आचार संहिता की धारा 7 का उल्लंघन है, जो आर्थिक लाभ बांटने पर रोक लगाती है। क्या यह खुलेआम वोट खरीदने का सरकारी इंतजाम नहीं था महोदय? क्या चुनाव आयोग को यह दिखाई नहीं दिया, यह दिखाने की अनुमति नहीं थी? महोदय, इसी तरह जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेव का आशा कार्यकर्ताओं पर अभूतपूर्व दबाव डाला। 19 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कई जिलों में सरकारी अधिकारियों ने कहा फंड तभी मिलेगा जब किसी एक दल के साथ आप उनका समर्थन करोगे। महोदय, हम 1 मिनट टाइम लेंगे। इन सब के बीच चुनाव आयोग की भूमिका सबसे बड़ी चिंता का विषय रही महोदय। वीवीपैट की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। 10,000 रुपए के ट्रांसफर पर कोई नोटिस अभी तक आयोग के तरफ से जारी नहीं की गई है। हम जरूर ये कहेंगे महोदय, यह जनादेश नहीं था, यह जनादेश का प्रबंधन था महोदय। हमारे कांग्रेस पार्टी और जितने भी विरोधी दल के साथियों ने जो मांग की है, हम आग्रह करेंगे सरकार से कि आप ईवीएम को खत्म करते हुए आप बैलेट पेपर में चुनाव करा करके आप देख लीजिए आप में कितनी ताकत है। आपने बिहार तो जीतने का काम किया है, बंगाल में अभी चुनाव है। आप में अगर दम है तो आप बंगाल में बैलेट पेपर के साथ चुनाव करा करके देख लीजिए, उसके बाद आपको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। हम ये जरूर कहना चाहेंगे महोदय, हम ये जरूर कहना चाहेंगे, बिहार की मिट्टी ने हमेशा अत्याचार को रोकने का काम किया है। आप बताते हैं हम बिहार में भी बैलेट काउंटिंग में 143 सीट पर जीते हुए हैं महोदय, 143 सीट पर। ये बैलेट पेपर पर कौन वोटिंग करते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं। 143 सीट पर महागठबंधन की जीत बैलेट पेपर में होती है और ये तकनीकी और प्रबंधन से आज ये कहते हैं हम बहुत बड़ी पार्टी बन करके 202 सीट पर जीते हैं। हम मांग करना चाहेंगे महोदय, हम लोकतंत्र को फिर से मजबूत करेंगे बिहार में और बिहार की असली आवाज बन करके निश्चित तौर पर हम वापस आएंगे और आने वाला समय
निश्चित तौर पर आपको भी देख रहा है और हमें भी देख रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने हमें समय दिया। लोकतंत्र जिंदाबाद, जय अंबेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य लालजी वर्मा जी। महोदय, आपने चुनाव सुधार जैसे विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस पर प्रकाश डालने का काम किया है। मेरा भी ये मानना है कि हमारे देश के लोगों को बड़े संघर्षों के बाद लोकतंत्र मिला है। हमारे देश में पहले राजाओं का राज था, अंग्रेज आए, उन्होंने भी उन्हीं राजाओं के द्वारा ही शासित करने का काम किया। आज़ादी के बाद जब इस देश को नया संविधान बनाने का अवसर मिला तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने ये फैसला किया कि अब इस देश में लोकतंत्र होगा, यानी जनता का जनता के लिए शासन होगा। और उसके लिए संविधान बनाने का काम किया गया। हर नागरिक को जो उस समय 21 वर्ष की आयु रखता था, वोट देने का अधिकार दिया गया। बाद में 21 वर्ष को 18 साल किया गया। मेरा ये मानना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा था कि लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य वैध मार्ग से प्राप्त करना होगा। उन्होंने इस बात को भी कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उस पर अमल करने वाले अच्छे ना हो तो उससे जनहित ना होगा, और यदि अमल करने वाले अच्छे हों तो बुरा विधान भी हितकारी हो सकता। आज भारतीय जनता पार्टी उस लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करके इस देश में लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। और जिस तरह से संविधान को, ये पूरी तरह से संवैधानिक संगठन को, और इसका सबसे बड़ा परिमाण है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला देने का काम किया। फैसला ये दिया कि हमें जब चुनाव आयोग, जिसको हमारे संविधान ने पूरा अधिकार दिया चुनाव संचालन का, उसके लिए उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग ही निष्पक्ष होगा तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जब तक नई विधि नहीं बनती है तब तक एक नेता विरोधी दल, एक प्रधानमंत्री और एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसमें मेंबर होंगे, जिनके द्वारा चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी। आनन फानन में विधि बनाकर न्यायालय के जो न्यायाधीश की जगह पर प्रधानमंत्री द्वारा चयनित एक कैबिनेट मंत्री रखकर इन्होंने इस बात का सुनिश्चित करने का काम किया कि चुनाव आयोग कठपुतली बनकर रहे, और उसका जीता जाता उदाहरण आज देखने को मिला। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदया, मैंने स्वयं देखा है, मैंने बाई इलेक्शन देखा है। आप इस लोकतंत्र की खूबसूरती के चलते जो इन लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया था, उससे प्रभावित होकर इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जाना चाहिए। और अयोध्या मंडल में 5 लोकसभा सीटें हैं, पांचों पर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके एक नया संदेश देने का काम किया था कि अब इस देश में सांप्रदायिकता नहीं चलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब वहां उपचुनाव हुआ, मैं जिस सीट से जीतकर आया, मैं विधानसभा में सदस्य था। मैंने 45 वर्ष से 1980 से लगातार सक्रिय राजनीति में रहा हूं। मैंने 45 वर्षों में इतना भ्रष्टाचार, इतना बेईमानी और इतना जिस तरह से चुनाव को प्रभावित किया गया, मैंने कभी भी सरकार में देखने का काम नहीं किया। मेरी कटहरी विधानसभा क्षेत्र से मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। मैंने देखा कि वहां पर डीएम, एसपी, ये सारे लोग मिलकर गांव-गांव में 2-2 सिपाही नियुक्त किए गए जो मतदाता सूची को छांटने का काम कर रहे थे, हमारे मतदाताओं को वहां से निकालने का काम कर रहे थे। इसके बाद से प्रधान और बीडीसी सदस्य
जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, आंगनबाड़ी कातरी से लेकर शिक्षा मित्र तक, उनको जो है प्रभावित करने का काम किया, धमकी देने का काम किया। डीएम स्वयं 25-30 गाड़ी लेकर जाता था बूथ पर, बूथ जांच के नाम पर, और उस तरह से बूथ जांच के नाम पर जिस तरह से वहां पर सभी को धमकी देने का काम करता था, उसको मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसको भी हमने देखने का काम किया है। इस तरह से और बार बार शिकायत करने के बाद भी हमारे जो बूथ के एजेंट थे, उनको धमकी दिया जा रहा था कि ये बाई इलेक्शन से सत्ता नहीं परिवर्तित होगी, इसलिए बूथ पर दिखाई न पड़ना। पुलिस वाले धमकी देने का काम कर रहे थे। एक एक गांव से 28 गांव से मोटरसाइकिल लाकर सड़क थाने में बंद करने का काम किया जा रहा था। जिस तरह से वोट के लूट को देखा, इल्फातगंज एक टाउन एरिया है, 24 बैरिकेडिंग लगाकर हमारे मतदाताओं को निकलने का नहीं देने का काम किया। तो इसलिए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, ये सत्ता का और धन्ना सेठों का मिली भगत का चुनाव है। एक एक लोकसभा में 100 करोड़ 150 करोड़ चुनाव में पैसा खर्च हो रहा है। जब तक इसको समाप्त नहीं किया जाएगा, लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। इसलिए मेरा जो सुझाव है, सबसे पहला सुझाव है, माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहा हूं, एक तो ये सुझाव है कि स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूची कॉमन बनाई जाए। किसी मतदाता का नाम शामिल होने के बाद केवल उसके मृत्यु पर या उसके द्वारा आवेदन करने पर कि हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तभी उसका नाम हटाने का काम किया जाए। सरकार के द्वारा कोई नई घोषणा चुनाव के 1 वर्ष पूर्व के बीच में न किया जाए, या किसी तरह से डायरेक्ट फंड न दिया जाए। 1 साल कम से कम पहले से ऐसा करने का काम किया जाए। चुनाव आयोग की नियुक्ति में जैसा माननीय तिवारी जी ने प्रस्ताव किया है, उसके आधार पर करा जाए। चुनाव की उस खर्च की प्रतिपूर्ति स्टेट फंड से किया जाए। आज हम जैसे लोग, मैं माननीय महोदया, जब मैं पहला चुनाव 1991 में लड़ा विधानसभा का, मेरे परिवार के लोग आए, मुझे 500 रुपया केवल चंदा घर से दिया था, और उस 500 रुपए के बल पर मैंने आम जनता के सहयोग से लड़ने का काम किया। लेकिन आज जिस तरह से हमें पैसे की इंतजाम करना पड़ता है, तो इसलिए इसका फंडिंग स्टेट फंड से किया जाए, या तो चुनाव में मिलने वाले चंदे पर इनकम टैक्स से मुक्ति करने का काम किया जाए। मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से, जैसे ही हमारी उम्र 18 साल होती है, ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है। और इसमें जो ये नियमावली बनी है 1950 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, इसमें इस बात का दिया गया है, हमारे संविधान में भी इस बात का है 326 में कि हमें इस आधार पर मतदान करने से वंचित नहीं किया जा सकता, या मतदाता सूची में अब हमारा नाम शामिल करने से रोका नहीं जा सकता कि हमने आवेदन नहीं किया है। हम 18 साल की उम्र के हो गए, हमारा नाम अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। दूसरा एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी रामपुर में एक माता पर, एक महिला पर FIR हो गया। इसलिए FIR हो गया कि उसके बेटे विदेश में थे, उन्होंने SIR फार्म भर दिया। हमारी जो ये नियमावली है 20 का, इसके अनुसार ये दिया गया है कि अगर कोई बाहर रहता है, 21 का के परंतुकता के अनुसार, कि अगर कोई बाहर भी रहता है तो उसका नाम, अगर वहाँ का वो नागरिकता नहीं हो गया, अगर वो विदेश का नागरिकता स्वीकार नहीं किया गया, तो इस आधार पर कि वो विदेश में नौकरी कर रहा है, यहाँ से नाम काटा नहीं जा सकता। उसका अनिवार्य रूप से जहाँ से उसका पासपोर्ट है, वहाँ की मतदाता सूची में नाम रहेगा। इस तरह से अधिकारियों के बल पर केवल ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर लोकतंत्र को आप बचाना चाहते हैं, तो अनिवार्य, इसके साथ साथ अभी हमें जानकारी मिली, जो ये मैपिंग कर रहे हैं, उस मैपिंग में 2003 से जो मैपिंग कर रहे हैं, एक ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। हमें सुनने में आया है कि वो मैपिंग करने वाली जो संस्था, उसको चयन किया गया है जिसने इनको इलेक्टोरल बॉन्ड देने का काम किया है। इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो उसी तरह का है।
नहीं है, यह इसकी हमें जानकारी मिलनी चाहिए, ऐसी चर्चा सुनने में आई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये चाहूंगा कि हमें अगर लोकतंत्र को बचाना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग, मैं ऐसे परिवार से आया हूं, मेरे माँ बाप दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, हम शुद्ध किसान के लोग। आज अगर इस तरह की व्यवस्था रहती जिस तरह से आज पैसे का चलन हो गया, तो हम विधानसभा या लोकसभा में न आ पाते। आज अगर हम आने का काम कर पा रहे हैं तो उस कारण है कि हमारा लोकतंत्र उस समय मजबूत था। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तुरंत इसमें सुधार करने का काम किया जाए और निश्चित रूप से ये जो हमने सुझाव दिया है इसको माना जाए। धन्यवाद। अभी तो जीत के आए हो ना आप। श्री मिथुन रेड्डी, पीवी मिथुन रेड्डी। Thank you, sir. Elections are like the cornerstone of our democracy. The integrity with which the elections are being held is paramount. Sir, the elections should be held in the true spirit of the democracy. The elections process should be such that both the winners and losers should have complete trust in how the process has been done. So there have been a lot of doubts and a lot of issues, and like every other party, we represented to the Election Commission of India. Sir, there have been some issues which we have raised. I will just mention 2 or 3 issues which we have raised. In Andhra Pradesh, 3.38 crore votes were polled, sir. And the polling started at morning 7 o'clock until 6 in the evening. But after 6 o'clock, surprisingly, 15% of votes were recorded. That is, out of 338, 51 lakh votes were recorded. Never it has happened in the history of Andhra Pradesh, not even in 1914. So we are unable to understand how this sudden surge in voting happened after 6 o'clock. And similar complaint was there even in Orissa, sir. So we'd like to know how such things are happening suddenly. And in another instance, sir, whatever complaints, okay. In other, sir, there's another. Whenever we give complaints, sir, whenever we have given complaints, nothing has been done, sir. I'll just give an example. So in Vijayanagaram, in polling station 9 and polling station 4, our former MP gave a complaint, sir. He found that during the day of the counting, the battery charge of the EVM was 99%. On the day of the polling, the battery charge was 60%. How did this charge mean? How did the charge go up? We raised a complaint. There was no response. We asked for the CCTV footage of the strong room. It was not provided. We asked for the VVPATs. They said it had been burnt and destroyed. Sir, such is the thing. There was no response at all. And when we asked for verifying these particular EVMs, they said this particular EVMs will not be given for verification. Another set of EVMs were provided for verification. So such is the bad response we got from the officers. And there was no point in raising the complaint also. And mock polling was conducted on some other EVMs, not on the EVMs which we complained, sir. And there's one more peculiar issue I would also like to raise. For example, in Hindupur Assembly, there is one particular polling station, 28, where we had elections on the same day, sir, for the Parliament and for the Assembly. Sir, we polled 472 votes for Parliament. Our party got in that particular booth. There we've been winning for the past 30 years, right from the local body elections to everything. And in the Assembly election, we just got 1 vote, sir. We had 5 agents in the booth, and their family members itself constitute for 30 votes. We are unable to understand how for 472 votes we polled on the same day, same time for Parliament, and for Assembly we were getting just 1 vote. So throughout the world, everybody is coming back to paper ballot. Sir, even the US President himself said we are coming back to the paper ballot from EVMs. 92% of all the US elections are happening on paper ballot. Even Elon Musk, who is himself an expert
he himself, technical expert, sir, basically, he himself said that EVMs are easily, they can be hacked. And there are many countries which have come back, sir, from EVMs to paper ballot. For example, you see Netherlands. In 2006, 2007, they came back to paper ballot. There were like live demonstration on TV how they hacked the EVMs. And even in Germany in 2009, Germany also, they came back to paper ballot. And even Ireland, even Paraguay, Finland, and our neighbor Bangladesh also has come back to paper ballot, sir. Sir, we also would like to draw your attention throughout Europe. If you take UK, Turkey, Sweden, all the developed nations who are well developed and who have very good technical capabilities, they are still using paper ballots. They doing this to dispel any doubts. Sir, our party has won with EVMs in 19 and we lost with EVMs in 24. My 3 elections we won with EVMs, sir. But still I have some doubts and I want to dispel these doubts. The government should act and take everybody's suggestion, and we should come back to paper ballots, sir. That is our request. And sir, we would like to make some suggestions. One is that we want the paper ballot system to be back, and the second point is, sir, we are okay with SIR or we are okay with any vote revision, any process, as long as all sections of society are comfortable with it. And third, all parties should have access to webcasting, sir. There should be webcasting in all the polling booths, and webcasting should be accessible to any booth. The CCTV footage of any booth should be available to any party, and the election should be held in a transparent process. Thank you very much, sir. Shri Rahul Gandhi. Thank you. Thank you, Speaker, sir, for letting me speak on this really important matter. Speaker, sir, have you ever wondered why Mahatma Gandhi laid such emphasis on Khadi? Why was it that he framed the entire Indian freedom struggle around the concept of Khadi? And why is it that he only wore Khadi? Because Khadi is not just a cloth. Khadi is the expression of the people of India. It is the imagination, it is the sentiment, it is the productive force of the people of Aaj Pehnao Khadi. It is the expression of the people of India. Speaker, sir, whichever state you go to, you will find different fabrics. There's the Himachali cap, Assamese gamcha, Banarsi sari, Kanchipuram sari, Naga jacket, and you will find that all these fabrics represent the people. When the people of Assam give you the gamcha, they're not just giving you a piece of cloth. They're giving you an expression. They're giving you a piece of their history, their tradition, their future, their imagination. It's the same when the Nagas wear that jacket. When they come and see us, they make us wear the jacket because they want us to be embraced by the fabric. But Speaker, sir, these fabrics are beautiful. But if you look slightly deeper and you look closely at the fabric,
you will find that each one of them has thousands of little threads embracing each other. A Kanchipuram sari might have a golden thread, but the golden thread means nothing without the green thread or the yellow thread near it. The other thing to notice about the sari or any other fabric is that all the threads are equal. No one thread is superior to another thread. They all come together. The threads cannot protect you. The threads cannot keep you warm. But when they come together as a fabric, they can keep you warm, they can protect you, they can express what you have in the heart. Speaker Sir, in the same way, our nation is also a fabric. It's a fabric made up of 1.4 billion people, and the fabric is woven together by the vote. Let me repeat it. It is a fabric of 1.5 billion people, and it is woven together by the vote. Everything that we see, in fact, this house where I'm standing today, the Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas across the country, Panchayats across the country, none of them would exist if the vote did not exist. We talk with great pride about HAL, BHEL, ONGC, Tejas, Chandrayaan. We have a list of things we say. Not one of those would exist without the vote. Speaker Sir, it is the idea that every thread, every person in the Union of India is equal that disturbs my friends in the RSS. They are happy to see the fabric, but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country, regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, regardless of what language they speak, should be equal. Because they fundamentally do not believe in equality. They believe in a hierarchy, and they believe that they should be on top of that hierarchy. Speaker Sir, on the 30th of January, 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. He's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework.
So what is this, sir? सर अभी नहीं पहना हुआ I'm doing. Relax. मैं बुलाता हूँ, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, So, प्लीज। sir, आप बोले पर हाथ मत जोड़े। sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. कितना खाती पैसे थोड़ा बता दे। So these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. My friends don't like the connections I'm making. They're disturbed by them. It's obvious. Speaker, sir, so after the father of the nation was assassinated, his vision of an equal India, of an India where institutions belong to the people, had to be destroyed. And so the process started, and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications, it does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर ये मैं उसी पे कर रहा हूँ। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले। एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। सर हम लोग सुनना चाहते हैं। सर स्पीकर सर हम लोग सुनेंगे शांति से। हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है। सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है, इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसका क्या मतलब है। अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष। Should I leave? Then you speak. Should I leave? You speak then. You speak. What is it? You are parliamentary affairs minister. You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the lobby. How can it be? You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the Subject में नहीं आपका lobby. आपका lobby subject में नहीं है. ये विषय कर रहे हैं. The discussion. One second. The discussion is about the vote and electoral. The discussion is about the vote. एक मिनट सर मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट बैठिए।
एक मिनट बैठिए, एक मिनट। माननीय सदस्य, मैं बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं, उस विषय बोल रहे हैं, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third there are many more. I can go on. And the third institutional capture is... What is this? मानिए, प्लीज मानिए। And the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I am not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the Election Commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question. No Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023,
This government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. Now, what is the result of this institutional capture? What is the result of controlling the Chief Election Commissioner and the Election Commission? First of all, we have a set of election campaigns that are tailored for the Prime Minister. 3-month, 4-month, 5-month long campaigns are taking place so that the Prime Minister's schedule can be fitted in to the program. Second, we have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा। नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा। आप ले रहिए, आप ले रहिए। नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए। नहीं चलेगा, नहीं, ठीक नहीं है। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए। सर, बट ये तरीका आप इतने सालों तक यहाँ पर रहे, ये तरीका उचित है क्या? सर, विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। तरीका इधर पे नो, उधर का तरीका क्या है सर? नो, सबका तरीका उधर से होगा, उधर से भी बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, सब जगह से बोलेंगे। Speaker sir, I don't agree with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you're not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that, there is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen and the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country.
right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. By the way, you're talking about SIR in Bihar. Let me say something about SIR in Bihar. Why is it that after the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar, in the voting list? If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. Now, so what I'm putting on the table is, it is very clear that you've captured the institution. I've shown the mechanism of that capture. I'm also showing you how the Election Commission is doing things that are completely out of line. I'm not getting any answers. Right? So now let us come to how, when we are talking about electoral reform. Electoral reform is very simple. The point is, nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine-readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTVs, CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law, and we are going to change it retroactively, and we are going to come and find you. Right? So this is the situation that the country is faced with. You know, everybody says to us, India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today, we're not just the biggest democracy, we're the greatest democracy. And I'm not saying it just like that. I'm saying it, America calls itself the oldest democracy. But the democracy that weaves together the largest number of people, the largest diversity of people, the largest number of languages, the largest number of states is this. And so our most powerful asset, the thing that stitches together the entire concept of modern India, stitches together the fabric of modern India, brings people together, allows them to build this great nation, is being attacked by these people. They're destroying it. You know they're destroying it. I know they're destroying it, and they know they're destroying it. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Thank you. नहीं, वही पहले। अभी
निशिकांत दुबे। धन्यवाद सभापति महोदय। क्या बोला भाई? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। पौधा पहाड़ निकली चुईया। शहीदों की चिताओं पर खड़ी कांग्रेस जिसने भारत को विभाजित किया, आज राहुल गांधी के बयान से मुझे लड़खड़ाती हुई नजर आई सभापति महोदय। ये संविधान की बात करती हुई नजर आई और मैं 1976 का ये पूरा डिबेट लेकर आया। ये संविधान कैसे कांग्रेस ने तार तार किया, इसका कोई जवाब नहीं। केवल संविधान की ऐसे किताब नहीं होता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें कोई फंसना नहीं। उसी तरह से सभी जो है फंस गए चिड़िया। ये संविधान का किताब जो है राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए केवल एक उसी प्रकार की कहावत है सभापति महोदय। आप ये समझें, ये 76 में स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी 1975 में। उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए आज फिर से लगे हुए हैं। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति का जिक्र है। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबर स्टैंप हो गया। राष्ट्रपति जो कैबिनेट कह कर देगी उस पर मोहर मारना उसका अंतिम लक्ष्य हो गया। राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रामनाथ गोयनका से लेकर सारे लोग जो कुछ को कहते थे, और ये केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। आज वो इंस्टीट्यूशन की बात करते थे, यूपीएससी जैसी संस्था, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है, यूपीएससी जैसी संस्था जो आईएएस और आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को पैदा करती है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटुक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। ये यूपीएससी की हालत कर दी इन्होंने। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। रंजीत सिन्हा जो कांग्रेस के अहमद पटेल के यहां रोज बैठता था और जिसकी डायरी पकड़ाई कि उसने कांग्रेस के कितने नेता कब कहां गए, उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना देता। कौन सी बात कर रहे हो यार? सीबीआई का यही हाल, आईबी का यही हाल। एमके नारायण को जो है ढोते रहे, कभी गवर्नर बना दिए, केवल कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिए। किस तरह की बात करते हो? हाँ, हम आरएसएस के हैं, हम आरएसएस के हैं। मुझे गर्व है कि हम आरएसएस के हैं, और आरएसएस के इसीलिए हैं कि ऋण है शरीरों में, ऋण है शहीदों का, मगर कैसे चुकाएंगे? ऋण है शहीदों का मगर कैसे चुकाएंगे? लहू की जब तक बूंद है तब तक तिरंगा लहराएंगे। यही आरएसएस का मापदंड है और यही हमारा विषय है। अध्यक्ष महोदय, वोट चोरी और एसआईआर, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है राहुल गांधी के लिए ही लेके आया। ये 1980 का, अध्यक्ष महोदय, ये 1980 का
कांग्रेस का ये क्या करना चाहते हैं, ये देश को जानने वाला विषय है सर। और मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, ये 1980 का जवाब है। पी शिवशंकर का कांग्रेस के मंत्री थे। इंद्रजीत गुप्ता जो है उन्होंने प्रश्न पूछा और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बिहार का ही चुनाव, चूंकि अभी डॉक्टर संजय जायसवाल बोल रहे थे, बिहार के काफी लोग बोले कि एसआईआर के बाद हम बड़े बहुमत से जीत कर आए हैं। आपको आश्चर्य होगा सर कि 324 की विधानसभा थी, 324 की पूरे लिस्ट के साथ है, मैंने नहीं दिया, वो पी शिवशंकर ने इस फ्लोर पर दिया है। 81 विधानसभा में दोबारा पोल करना पड़ा, काउंटर मांड हुआ था। और इस 81 विधानसभा में यदि आप कहेंगे तो उसका नाम पढ़ दूंगा सर। विश्रामपुर में 50 जगह जो है बैलेट बॉक्स छीन लिए गए रास्ते में आते हुए। पांकी में बूथ नंबर 28 पर जो है सारे छीन लिए गए। रफीगंज में, नोखा में, भभुआ में, दिनारा में, कारातरी में, मसरख में, बख्तियारपुर में, बाढ़ में 81 जगह पर चुनाव काउंटर मांड हुआ था सर। इसी बैलेट पेपर के कारण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को वोट नहीं देने दिया जा रहा था सर। आज क्या फिर से वही वापस आना चाहते हैं? ये मैं आपको सभापति महोदय, ये सभी लोगों ने कांग्रेस से लेकर डीएमके से लेकर टीएमसी तक वाईएसआरसीपी ने जो है ईवीएम की बात की। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री लेकर आओ सर, पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री किसने, ये ईवीएम कौन लेकर आए? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। और 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम आएगा। और ईवीएम आएगा, ऐसे नहीं आएगा सर। ये सारी रिपोर्ट है सर, ये रिपोर्ट है 1961 के सेलेक्ट कमेटी की और ये रिपोर्ट है 1971 की सेलेक्ट कमेटी की। ये पूरे पार्लियामेंट को जानने वाली बात है। दोनों रिपोर्ट के अध्यक्ष जगन्नाथ राव कांग्रेसी थे और जो 1971 की रिपोर्ट बनी उसमें एचआर गोखले जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे। और दोनों रिपोर्ट में क्या कहा? दोनों रिपोर्ट में यह कहा कि एसआईआर की आवश्यकता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना इलेक्टोरल फॉर्म्स का सबसे बड़ा विषय है। 1961 में भी यही कहा, 1971 में भी यही कहा। और दूसरी बात कही 1961 में कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के तत्कालीन, जिस राज्य से आप आते हैं सर, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का भी चुनाव अवैध इसी आधार पर हुआ था कि पूरे के पूरे बूथ लूट लिए गए। इतना ही नहीं हुआ था सर, इतना ही नहीं किया इन लोगों ने। यदि चौटाला की बात करें तो पूरा का पूरा मेहम का चुनाव काउंटर मांड हो गया था। पटना का चुनाव पूरा आरजेडी ने लूट लिया था। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री के तौर पर वहां चुनाव लड़ने के लिए गए थे, पूरा का पूरा उन्होंने लूट लिया था। और इस कारण से कहा गया कि ईवीएम की आवश्यकता है, नहीं ईवीएम होगा तो ये चुनाव पूरे रिगिंग हो गए। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस कमेटी के मेंबर थे और एल.के. आडवाणी मेंबर थे। उन्होंने कहा कि बूथ वाइज ही काउंटिंग करो, क्योंकि आप लोग जब चुनाव के रोल को घुमाते हो तो उसमें बूथ से पता नहीं चलता है। तो क्या तर्क दिए गए आपको पता है सर? यह तर्क यह दिया गया कि बूथ वाइज यदि काउंटिंग करने लगेंगे तो जितने ये गुंडे बदमाश मवाली हैं वो वोटरों को मारेंगे। इसीलिए आपको ध्यान हो, उस वक्त काउंटिंग वो होती थी जिसमें कि सभी बूथों को मिला दिया जाता था और जिसमें इनको रिगिंग करने की सबसे बड़ी सुविधा होती सर। कौन गिरा? गिरे
ठीक है ना, पेट बुढ़िया। चलो बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बड़ा ये लोग, मैं आपको बताऊं कि इतिहास के पन्नों को तोड़ना मरोड़ना यदि कोई सीखे तो उसको कांग्रेस से सीख जरूर लेनी चाहिए सर। चलो बाहर ले लेना, बाहर पैर मुड़ा, कोई दिक्कत। यदि किसी को इतिहास के पन्नों को तोड़ना और मरोड़ना है तो उसको कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए। आज कांग्रेस के वक्ता ने बड़ा भाषण देते हुए कहा कि राजीव गांधी जी ने 1988 में इस देश का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा संशोधन किया। और क्या संशोधन किया? 21 साल जो उम्र थी उस उम्र को 18 साल कर दिया। सर, यदि कांग्रेसियों में हिम्मत है तो ये 1972 के ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट है। 1972 के ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट है जिसने कि ये रिकमेंड किया कि 21 साल के बदले 18 साल होना चाहिए, और उसको करने में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का नोट ऑफ डिसेंट। मैं इसको प्लेस कर दूंगा सर। ये हमने किया, आपने 16 साल, चूंकि हमको मौका नहीं मिला शासन में आने का, और 2 साल जो हम मौके में थे 77 से लेकर 80 तक, इतनी लड़ाई हो गई कि हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आप उसको 16 साल बाद इंप्लीमेंट कर पाए। आज उसके लिए आप कहते हो कि हमने ले लिया, हमने ले लिया, हमने ले लिया, हमने काम कर लिया। आज एसआईआर की जो बात हो रही है और जो महाराष्ट्र और इसकी बात हो रही है सर, आपको मैं बताऊं कि मैं बिहार का और महाराष्ट्र का रिजल्ट लेकर आया सर। एसआईआर कहां हुआ, वोट कहां बढ़े कहां घटे, और किस पार्टी को कौन सी सीटें मिली। बिहार का सर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है वाल्मीकि नगर, डॉक्टर संजय जायसवाल बैठे हुए हैं, उनके बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वोट का डिलीशन हुआ 2311, वहां से 1675 वोट से जो बलेरो में बैठने लायक जितनी सीटें मिली, 6 सीट जो कांग्रेस को मिली, उसमें से 1675 वोट से कांग्रेस जीती। दूसरा सीट है चनपटिया, एसआईआर से डिलीशन हुआ 1033, इंडियन नेशनल कांग्रेस 602 वोट से जीती। तीसरा सीट है ढाका, एसआईआर का डिलीशन हुआ 457, 178 सीट से वोट से आरजेडी जीती। और उसमें 298 लोग ऐसे हैं सभापति महोदय, आपकी अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए, जो विदेश में बैठे हुए हैं, दुबई में और कुवैत में, और उन्होंने यहां वोट डाल दिया। चौथी सीट है फारबिसगंज, एसआईआर का डिलीशन हुआ 1400, 221 वोट से कांग्रेस जीती। पांचवी सीट है बलरामपुर, जिसमें 1468 डिलीशन हुआ और हम जीते एलजेपी रामविलास 389 वोट से। इसके बाद सीट है रामगढ़, 1197 वोट से डिलीशन हुआ, 30 वोट से बहुजन समाज पार्टी जीती। और इसके बाद सीट है जहानाबाद, जहां 1832 वोट एसआईआर से डिलीशन हुआ, 793 वोट से आरजेडी जीती। हम हारने वाले हैं सर, लेकिन हम इस देश के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हम वोट की राजनीति नहीं करते। हम राजनीति देश की करते हैं कि जो लोग एसआईआर में, मेरे माँ पिताजी का नाम कटा, मेरे माँ पिताजी गांव में नहीं थे, मेरे माँ पिताजी शहर में रहते हैं, मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम कटा। और मुझे खुशी है कि उनका नाम कटा, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं तो किसी कीमत पर बिहार में वोट देने के अधिकारी नहीं थे। 70 साल का एसआईआर है क्या सर? 70 साल का एक आदमी तजिमुल, मैं आपको नाम कहता हूं क्योंकि मुझे पार्टी ने प्राणपुर का इंचार्ज बनाया था सर। एक मुझे खबर मिली, मैं उसके घर पर गया, तजिमुल नाम था। 70 साल में वो आदमी आकर कहता है कि मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम डालना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि 18 साल जब वोटिंग का राइट हो गया तो आप 70 साल तक क्या कर रहे थे? 2020 के वोटर नहीं, 2015 के वोटर नहीं, 2010 के वोटर नहीं, 2005 के वोटर नहीं। तो क्या आपको लगता है कि यह देश जो है वो बांग्लादेशी वोटरों से जो है बिहार का चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा?
यदि तजिमुल, मैं नाम बता रहा हूं, मैं आजिम नगर का तजिमुल है, मैं नाम बता रहा हूं, पप्पू यादव बैठो, आप बैठो, मैं नाम बता रहा हूं, आजम नगर का तजिमुल है जो 70 साल में जो है बनना चाहता था। बैठो जनाब। तीसरा सर, महाराष्ट्र की बात है सर। महाराष्ट्र में कलवा एक सीट है सर, वोटर बढ़े 41,000। सुप्रिया सुले जी के पार्टी के जितेंद्र अहवाट जीते 96,000 वोट। भिवंडी वोट बढ़ा 37,000। 52,000 वोट से रईस कसाम शेख चुनाव जीते सर। खेड अलांदी 23,000 वोट बढ़ा, 51,000 वोट से बाबाजी रामचंद्र काले जीते। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे पास 100 जगह की लिस्ट है। यदि कहेंगे तो मैं प्लेस कर दूंगा, इतना समय में लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यदि वोट इंक्रीज हुआ तो फायदा महायुति को हुआ। एसआईआर में वोट यदि डिलीट हुआ तो फायदा आरजेडी कांग्रेस को हुआ। इसके बाद भी आपको जो है एसआईआर खराब लग रहा है। एसआईआर क्यों ये विरोध कर रहे हैं सर, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं। जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये किताब लेकर आया हूं सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम्स। 1905 में 6 में जब मुस्लिम लीग बनी, 1905 में जब बिहार बंगाल का विभाजन हुआ और जब मुस्लिम लीग बनी सर, तो कांग्रेस ने समय समय पर, वैसे सोनिया गांधी जी सारा चिट्ठी लेकर चली गई हैं सर, लेकिन इस राइटर ने 2010 में सोनिया गांधी से परमिशन लेके कई एक लेटर जवाहरलाल नेहरू के, फजलुर रहमान के साथ, कई एक लेटर जवाहरलाल नेहरू के जिन्ना के साथ वो उन्होंने दिए। क्या क्या कारण था सर? भारत के विभाजन का कारण 1930 में जब स्टार्ट हुआ, 1928 में जब स्टार्ट हुआ, तो कांग्रेस ने किस तरह से मुस्लिम परस्त वोट की राजनीति के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, इसका ये पूरा हिसाब किताब इसमें है सर। और इसी में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और एसआईआर है सर। मुस्लिम लीग कह रही है, मुस्लिम लीग कह रही है कि लोकसभा और विधानसभा में लोकसभा, पप्पू यादव जी आप बैठे बैठे मत बोलिए, जब आपका नंबर आएगा स्पीकर सर, कि लोकसभा और विधानसभा की अलग सीट हमको दो, नहीं तो हम जो है भारत का विभाजन कर देंगे। गोलमेज सम्मेलन में फैसला नहीं हुआ, 37 का चुनाव आ गया और 37 के चुनाव में एक दूसरे के साथ कैसे फ्रेंडली फाइट होना है मैं आपको बताऊं। मैं किताब रख दूंगा सर कि जिन्ना ने यदि कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया तो नेहरू जी उसको चिट्ठी लिखते हैं कि तुम जो है मेरे खिलाफ क्यों बयान दे रहे हो, और यदि नेहरू जी ने जिन्ना के खिलाफ बयान दे दिया तो नेहरू जी तो जिन्ना नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट निशिकांत दुबे जी व्हाट ही सेइंग, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप ये समझे सर कि इसी तरह का सिचुएशन जो 1906 से लेकर 1947 तक भारत के विभाजन की रूपरेखा जिस तरह से रखी गई, उसी तरह इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाकर, एसआईआर के खिलाफ जाकर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उसी तह पर जाना चाहती है। मैं ये है सर, आप एसआईआर के तह तक गए। अभी बंगाल का चुनाव हो रहा है सर, और बंगाल के चुनाव में मैं कुछ चीजें जनता के जानकारी के लिए आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से डालना चाहता हूं सर, कि 2011 में टोटल पॉपुलेशन बंगाल का 9 करोड़ 13 लाख पॉपुलेशन की वोटर टोटल पॉपुलेशन, और उसमें 6 करोड़ 44 लाख हिंदू हैं और लगभग 3 करोड़ मुस्लिम हैं और लगभग 6.5 लाख क्रिश्चियन। अब आप समझें कि कुछ ऐसे जिले हैं सर, वो जिले हैं दार्जिलिंग, बांकुड़ा, पुरुलिया, दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम,
जिन लोगों ने 24 परगना, जिनकी आबादी 1951 से मैं तुलना करना चाहता हूं सर, और आज जो है 2011, क्योंकि अभी अंतिम जनगणना यही हुई है, और यह सबको जानने की आवश्यकता है। इसीलिए जानने की आवश्यकता है SIR की क्यों आवश्यकता है कि मैं जिस संथाल परगना से हूं सर, मैं जिस संथाल परगना से MP हूं, 1951 में हम सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC सब की बात करते हैं। हम ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण राज्य से आते हैं, झारखंड से, जहां की पूरे देश भर में डिलिमिटेशन हो गया। हमारे यहां झारखंड में आज भी डिलिमिटेशन नहीं हुआ, और अभी जो 2026-27 में डिलिमिटेशन होगा, मैं सोचता हूं कि शायद वहां भी डिलिमिटेशन नहीं होगा। उसका कारण यह है सर कि 1951 में हमारे यहां आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% था। आज जब 2011 की जनगणना हुई तो आदिवासियों का पॉपुलेशन केवल और केवल 27-28% है, केवल 27-28%। और इसीलिए जब 2008 में डिलिमिटेशन होने लगा तो लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 3 आदिवासी की सीट खत्म होने लगी। सभी पॉलिटिकल पार्टी ने यह फैसला किया कि आदिवासियों का सीट कम नहीं होना चाहिए, और इस कारण से हमारे यहां डिलिमिटेशन नहीं हुआ। आज जब जनगणना होगी सर, तो हमारे यहां मुश्किल से 20 से 22% आदिवासी होंगे। जिस मुसलमान की आबादी 9% थी, आज उस मुसलमान की आबादी 2011 में 24% है। पूरे देश भर में मुसलमान 4% बढ़े हैं, पूरे देश भर में मुसलमान 4% बढ़े हैं। हमारे यहां रोजगार का एक साधन नहीं है, लोग विस्थापन और पलायन के शिकार हैं। इसके बावजूद भी 15% मुसलमान कौन हैं? वो सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिसके आधार पर कांग्रेस, JMM, TMC चुनाव जीतती है, और इसी कारण से वो SIR का विरोध करती है। आप इसको देखिए सर, चुनाव का मैं आपको बताऊं, 24 परगना में 1941 में मुस्लिम वोट जो है वो 32% था। जब भारत स्वतंत्र हुआ और जब बांग्लादेश बन गया तो 24 परगना में मुस्लिम का आबादी 1951 में केवल 23% था, और आज 2011 की जनगणना के हिसाब से ये फिर से 33% है, फिर से 33% है। पूरे देश भर में मुसलमान इन दिनों में 4% बढ़े हैं, 24 परगना में 13%, 14% कैसे बढ़े? इसका जवाब कौन देगा? कोलकाता सर, कोलकाता में ये 2011 की बात कर रहे हैं हम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2025। उस वक्त हमारा होम मिनिस्टर नहीं था, कांग्रेस का था। आपने उसको बचाया है, आपने CPM ने और कांग्रेस ने मिलकर मुसलमान को लाया है, इसीलिए SIR का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए EVM का विरोध कर रहे हैं आप। कोलकाता 1941 में 24% था, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 12% रह गए सर, केवल 12%। यह आपको भी देखने की बात है काकोली जी, 5 साल के बाद आपका बच्चा नहीं जीत कर आएगा, मुसलमान जीत कर आएगा जो बांग्लादेशी होगा। एक मिनट निशिकांत जी, ये जो अपनी फिगर, हर मेंबर को अपनी फिगर देंगे, अगर कोई चुनौती देता है तो उसके लिए मैं कहूंगा ये अपना कॉन्फिगरेट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। आप बैठिए, आपको अधिग्रेट कर देंगे, अधिग्रेट कर देंगे। 12% था सर, आज 2011 की जनगणना के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से स्पीकर सर वो 22% है। 10% मुसलमान कोलकाता में बढ़े हैं सर। मालदा और मुर्शिदाबाद, मालदा में मुस्लिम 28% था, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 22% पर आ गया। आज मालदा में 46% है, मुर्शिदाबाद में 46% है। आप और इसीलिए लालजी जी आप बैठ जाएं, लालजी बैठ जाएं, माननीय सदस्य बैठ जाएं। ये निशिकांत दुबे जी, माननीय निशिकांत दुबे जी आप सुन लें। निशिकांत दुबे जी ने ये आज चुनाव सुधार पे बात नहीं कह रहे हैं, इसके पहले भी डेमोग्राफी के बारे में ये कई बार सवाल उठा चुके हैं इस सदन में, तो ये इनको मैंने अलाउ किया, इनको करने दिए। आप बैठिए सर। आप नहीं डिक्टेट करेंगे, नहीं सर। आप जाति जनगणना की मांग करते हैं,
आप जाति जनगणना की मांग करते हैं और अगर वो जातियों की जनसंख्या, गौरव गोगोई जी, अगर आप एक तरफ जाति जनगणना की मांग करते हैं और वो जाति की जनसंख्या दे रहे हैं, तो ये जनसंख्या वो दे सकते हैं, जाति की जनसंख्या दे सकते हैं। सर 24 नवंबर 1980 लाल कृष्ण आडवाणी जी का प्रश्न है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और वो कह रहे हैं सर, अभी राहुल गांधी जी बड़ा लंबा बोल कर गए कि प्रधानमंत्री जी मेंबर हैं, अमित शाह जी मेंबर हैं, मैं अकेले मेंबर हूं, मेरी बात नहीं सुनी जाती है। ये 24 नवंबर 1980 का लाल कृष्ण आडवाणी का पार्लियामेंट में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर क्वेश्चन है सर, और उसका जवाब शिवशंकर जी देते हैं। शिवशंकर जी ये देते हैं, रिकॉर्ड का चीज है सर, कि चुनाव आयोग बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है, इसीलिए अपोजिशन के किसी नेता को उसके सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। 1950 से लेकर 2014 तक आप जो है लगभग 64 साल तक आपने जिसको चाहा चुनाव आयोग का अधिकारी बैठा दिया। मदर टेरेसा पर जिस आदमी ने किताब लिखा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, एडिशनल सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, वो नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। केवल मदर टेरेसा का जो है केवल क्रिश्चियनिटी को जब बढ़ा रहा था, केवल उसके आधार पर आपने चुनाव आयोग बना दिया। एमएस गिल, जिसने की राहुल, जब सोनिया गांधी जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में फंस गई और लगा कि ये दीवार हो जाएंगी, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं रहेंगी, उस एमएस गिल को आपने जब बचाया, उसने उसके रिटायर होते ही 10 साल तक उसको ढोते रहे, आप केंद्र में मंत्री बनाए रखे। आज आप जो है 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। हमने तो कम से कम एक कमेटी बना दी कि कम से कम आपको चुनाव आयोग के घोषणा के पहले, यदि आपको लगता है कि बात नहीं सुनी जाती है, तो चुनाव आयोग के घोषणा के पहले आपको लिस्ट भेज देते हैं। आप उस कमेटी के सदस्य होते हो, कम से कम नोट ऑफ डिसेंट आप लिख देते हो। हम लोगों के नेता को सर, चाहे वो अटल जी हो, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे सुषमा जी हो, जब वो लीडर ऑफ द पार्टी थी, मुख्यमंत्री थी, तो उसको तो अखबार से ही पता चलता था ना सर। 1980 में आपने कहा कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गजेट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ वोट्स हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। 1980 से आप जिन चीजों को पूरे देश को घुट्टी पिलाते रहे, हमारे जैसे लोगों को मूर्ख बनाते रहे, बैलेट से जो है आप लूट कर जो है हमारे वोटर को तंग करके यहां आते रहे और कहते रहे बार बार कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चुनाव लड़ेंगे। आज उसी ईवीएम के खिलाफ आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा जो स्थिति है सर, ये तारकुंडे कमेटी आपने बनाई। आपने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड, ये तारकुंडे कमेटी और ये गोस्वामी कमेटी की 2 रिपोर्ट लेकर आया। कहा कि स्टेट की फंडिंग यदि नहीं हो पा रही है तो एक ऐसा कॉर्पस बनाना चाहिए लाइक इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके आधार पर चुनाव की ट्रांसपेरेंसी हो। यह रिपोर्ट है सर। और दिनेश गोस्वामी साहब, आपको पता है कि केंद्र में मंत्री थे। जिस रिपोर्ट का जिक्र किया मैंने सर, पहली बार ऐसा हुआ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंडर में कानून मंत्री HR गोखले उस ज्वाइंट कमेटी का मेंबर था सर। आपने उन सभी जगह जो है कमिट किया कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स बनाएंगे। आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स यदि आया, बीजेपी के पास आया तो कांग्रेस के पास भी आया, डीएमके के पास भी आया। डीएमके के तो पूरे जो किंग है सर, किंग मार्टिन, जो एकदम पूरा प्ले के गेम के किंग है, उन्होंने ही पूरा का पूरा पैसा दिया, टीएमसी को पैसा दिया।
आप जो है इन सारे चीजों के बाद आप मुझे जो है उंगली दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इस चुनावी प्रक्रिया में यदि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने कंसिस्टेंट होकर अपने विचारों को स्पष्टता के साथ रखा तो केवल भारतीय जनता पार्टी। इस देश में, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, इस देश में 3 ही प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन आज तक पास हुए। सभी सरकारी रिजोल्यूशन, सभी सरकारी बिल पास होते हैं। 3 रिजोल्यूशन पास हुआ है। एक रिजोल्यूशन पास हुआ है लाल कृष्ण आडवाणी का, जिन्होंने कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे रिजोल्यूशन पास किया। और आज जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वीवीपैट दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रहा है, सीसीटीवी की बात कर रहे हो, चाहे वो चुनाव में कोई आदमी यदि गड़बड़ी करेगा तो जेल जाने की बात करते हो, 171 को मजबूत करने की बात करते हो, वो सारे के सारे लाल कृष्ण आडवाणी के पास किए हुए कानून हैं इस पार्लियामेंट से। और मैं इसलिए ये बातें कहता हूं कि दूसरा खुशनसीब सांसद मैं हूं जिसने 370 और 35A के खिलाफ जो है इसी पार्लियामेंट में आप ही लोगों से रिजोल्यूशन पास किया, क्योंकि मैं बहुत पुराना आडवाणी जी की तरह पुराना सांसद नहीं हूं। मोदी जी की कृपा के कारण वो पास हो पाया और आज माननीय अमित शाह जी ने 370-35A खत्म करके कम से कम वहां भारत का कानून लागू कर दिया। नहीं तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हमारा चुनाव, आपको पता है कि आपने जब संविधान संशोधन के आश्वासन कमेटी में, तो राज्यसभा की तरह लोकसभा को 6 साल कर दिया। जम्मू कश्मीर में प्रत्येक विधानसभा जो है 5 साल में खत्म हो जाती थी। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य था जिसमें 6 साल की विधानसभा होती थी। 370 और 35A खत्म करके हमने शेड्यूल कास्ट को भी सीट आरक्षित किया, शेड्यूल ट्राइब को सीट आरक्षित किया और 5 साल की विधानसभा की हमने इंटीग्रेट किया। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किया, आपने नहीं किया। उसी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आ रहा हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि चुनाव में जिस तरह से पैसे की बाढ़ आ रही है, क्या आज सारे पॉलिटिकल पार्टी को सोचने की आवश्यकता नहीं थी? खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली हालत हो गई। मैं तो राहुल गांधी जी से बहुत कुछ सुनना चाहता था, समझना चाहता था, जानना चाहता था। आज मैं कसम खा के आया था कि आज मैं केवल नेहरू जी की बड़ाई करूंगा, राजीव गांधी जी की बड़ाई करूंगा, इंदिरा जी की बड़ाई करूंगा, क्योंकि ये सारे कमेटी नेहरू जी ने बनाए थे, इंदिरा जी ने बनाई थी या राजीव गांधी जी ने बनाया था। लेकिन मुझे लगा आप परिवारवाद के बहुत खिलाफ। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में आप ही ने पास किया 1972 का। आपको पता है क्या पास किया? कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से। आप ही ने, आपने कहा है, हमारे यहां 6 साल का, आप तो उस पार्टी में 20 साल रहे हो कीर्ति आजाद साहब, हमारे यहां अध्यक्ष को 2 टर्म मिलता है और 1 टर्म अध्यक्ष का 3 साल के लिए होता है। इसीलिए नड्डा जी 2020 में बने हैं, उनका टर्म 2026 तक है। आप अपने यहां देखिए कि ममता बनर्जी जी जब से अध्यक्ष बनी है, कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बना है। आप डीएमके में देखिए कि करुणानिधि जी के परिवार के बाद कोई अध्यक्ष नहीं बना है। उसके लिए शरद पवार एक्सेप्शन हो सकते हैं कि उनके पार्टी में अध्यक्ष जो है उनके परिवार के लोग नहीं है, मैं उनको मान सकता हूं। लेकिन आप ये देख लीजिए, आप कांग्रेस का देख लीजिए, गांधी परिवार को छोड़कर कोई दूसरा बनता नहीं, और जो बनता है उसकी स्थिति सीताराम केसरी टाइप हो जाती है, उसके धोती खोल लिए जाते हैं। किस ओबीसी की बात करते हो? किस रिफॉर्म्स की बात करते हो? किस कमेटी की बात करते हो? आपकी जो कमेटी है उसी कमेटी के ये हालात हैं, उसी कमेटी के। मैंने क्या कर दिया? ममता बनर्जी जी यदि अध्यक्ष से नहीं हट रही हैं तो आप लोगों का कीर्ति आजाद को अध्यक्ष बन जाना चाहिए। आप पे कोई आरोप नहीं लगाया है, एक मिनट, आप पे कोई आरोप नहीं लगाया, केवल रेफरेंस दिया है। आपको अवसर तब मैं देता जब आप पे कोई आरोप लगता, तो आपको अवसर लेने का अधिकार है। सभापति महोदय, केवल रेफरेंस दिया। सभापति महोदय, ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस जिन्ना से लेकर सलमान रश्दी तक, जिन्ना से लेकर सलमान रश्दी तक वोट बैंक के अपीजमेंट में फंसी हुई है। ये फजलुल हक से लेकर साहबानों तक और राजा महमूदाबाद से लेकर बाबरी मस्जिद तक केवल मुस्लिम परस्त राजनीति बनाई हुई है। राजा महमूदाबाद
जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुए, जिन्होंने भारत का विभाजन किया, उनकी पूरी संपत्ति आपको ध्यान हो, जिसको कि नरेंद्र मोदी जी को कानून बनाना पड़ा, जो पाकिस्तान में बैठा है, उसकी पूरी संपत्ति को कांग्रेस ने दे दिया। सर यही कांग्रेस का इतिहास है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2012 की बात है, 2012 की बात है सर। जिस कांग्रेस ने सोमनाथ का विरोध किया, उसी कांग्रेस ने अयोध्या का विरोध किया। आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई अयोध्या का मंदिर दर्शन करने तक नहीं गए सर। सोमनाथ भी कभी नेहरू जी नहीं गए थे, आज नहीं गए। मैं केवल इतना ही अंत में कहूंगा सर कि हम भारतवर्ष का हृदय से अमिट सम्मान करते हैं, यहां के चांदनी मिट्टी का गुणगान करते हैं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने की या मोक्ष पाने की, तिरंगा के कफन में मेरा बस चले, यही आह्वान करते हैं। हमारा शरीर तिरंगा के कफन में जाए और इस देश को आगे बढ़े, विकसित भारत 2047 बनाए और सोरोस फाउंडेशन के आदमी जो देश को टुकड़ा करना चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, राहुल गांधी की राजनीति को परास्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। श्री गुरमीत हेर जी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। सभापति जी, हमें गर्व है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत से जो विकसित देशों के लोग थे, रामचंद्र गुहा ने भी अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है, उनका कहना था कि भारत कभी भी एक साथ नहीं रह सकता, लेकिन हम अनेकता में एकता में विश्वास रखते हैं और हमें गर्व है कि आज इतने सालों के बाद भी भारत 140 करोड़ लोग एक झंडे के नीचे इकट्ठे हैं। लेकिन सभापति जी, विश्वास देश के लोगों का ऐसे नहीं बना, इससे बनने के लिए सालों लग गए और वो विश्वास इलेक्टोरल सिस्टम पर है, इसीलिए विश्वास बना। लेकिन पिछले कुछ समय से देश के लोगों का इलेक्टोरल सिस्टम से विश्वास उठता जा रहा है। आज सवाल सिर्फ एसआईआर पे नहीं है, आज देश के लोगों के मनों में कितने सवाल है। सबसे बड़ा सवाल तो कि जी हमारा वोट कहीं चोरी तो नहीं हो रहा, वो तो चलो सिर्फ एक सवालिया चिन्ह है, चोरी हो रहा नहीं हो रहा वो बात की बात है। लेकिन सभापति जी, उसका क्या जो लोगों की आंखों के सामने उनका मैंडेट चोरी हो रहा है। मैंडेट चोरी नहीं, मैं कहूँगा कि मैंडेट पे डाका डाला जा रहा है। कर्नाटका से शुरू हुए, आप पिछले 10 साल का बीजेपी का उठा के देख लीजिए। कर्नाटका में पहले सरकार तोड़ के बनाई गई, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट तक कितने ऐसे प्रदेश, इवन अरुणाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की 47 सीट थी 60 में, वहां पर भी अपने सरकार तोड़ दी। महाराष्ट्र में तो 2 बार तोड़ दी। और देखिए क्या उन देश प्रदेशों के लोगों के साथ ये धोखा नहीं, बेइंसाफी नहीं, जिन्होंने वोट डाला कहीं और सरकार बन गई इन लोगों की। सभापति जी, आज देश के लोगों का विश्वास लोकतंत्र से उठता जा रहा है और जे कोई लोग ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी के साथ बीजेपी के साथ चले गए, उन लोगों को ले जाने के लिए लालच दिए गए और जो लालच से नहीं गए उनके अगेंस्ट ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। कितनी उदाहरणें हैं, मुझे लगता है अगर मैं सारी पढ़ने लगूं तो कम से कम आधा घंटा लग जाए। अभी एक जनाब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, सभापति जी, दर्जनों केस डाले गए, ईडी की रेड, सीबीआई की रेड, जब बीजेपी में आ गए तो सारे केस समाप्त। जनाब असम के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई जहां रेड नहीं की गई। 8-8 घंटे की पूछताछ की गई और आज 10 साल हो गए, बीजेपी में आ गए, सीएम बन गए और 10 साल तक ईडी को जा तक नहीं कि उनसे बुला के एक बार पूछना भी था। एक महाराष्ट्र के एक और लीडर थे जिनका एयरक्राफ्ट का जो घोटाला था एयर इंडिया का, उसे परचेज करने का,
वो भी जब बीजेपी में आ गए तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया। सो आज सबसे बड़ा सवाल देश के लोगों का यही है कि जो हम मैंडेट भी प्रदेश में दे रहे हैं वो मैंडेट भी इनकी तरफ जा रहा है। सो सभापति जी, आज ये सवाल नहीं कि इलेक्शन से हम अपनी सरकारें चुनते हैं। इलेक्शन तो पाकिस्तान में भी हो रहा है, इलेक्शन तो नेपाल में भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पर जो सिस्टम बन गया वो इसलिए बना क्योंकि वहाँ के देश के लोगों का, वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से भरोसा उठ गया। तो आज ज़रूरत है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उस पे देश के लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। वो विश्वास जो बनना चाहिए, नहीं हम भी उन देशों की तरफ है जो बढ़ रहे हैं। और सिर्फ यहीं तक नहीं, क्योंकि पीछे दिल्ली की इलेक्शन थी, चलो कहीं तो आपने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली, ईडी से, सीबीआई से, एसआईआर तो उसके बाद में आया। आप देखिए, मैं आपको डाटा बता रहा हूँ इस सदन में कि दिल्ली में 2020 में जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे वो 1,46,92,136 और 2024 में 1,47,18,119। आप देखिए 4.5 साल में 20 से लेकर 2024 की लोकसभा इलेक्शन तक केवल 25,000 वोट बढ़े। और आप देखिए कि उसके मात्र 6 महीने में तकरीबन 8 लाख वोट दिल्ली में बढ़ गए। सर 6 महीने में 8 लाख, सिर्फ 2 मिनट, 6 महीने में 8 लाख और 4.5 साल में 25,000। और सर दिल्ली में कम से कम 40 ऐसी विधानसभा की सीट थी जहां जो मार्जिन है, जितने वोट नए दिल्ली में बनाए गए उससे कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी हारी। सर नई दिल्ली में वोट सिर्फ बढ़ाए नहीं, नई दिल्ली में 40,000 वोट काटे गए जहां सिर्फ हम 4,000 वोट से आ रहे। और उसके बाद सर अभी निशिकांत दुबे जी, एक मिनट सर, बिहार की बात कर रहे थे, मैं एसआईआर पे आ रहा हूँ। सर बिहार में 65 लाख वोट काटे गए। उन्होंने ठीक है 5-7 सीट गिना दी के जी वहां पर जेडीयू जीत गई, वहां पर कांग्रेस जीत गई, लेकिन सर 150 से ऊपर सीट है। यहाँ पर जो जीत हार का मार्जिन है, जितने वोट वहां विधानसभा से काटे गए उससे कम का मार्जिन है। सो सर मेरा यही कंक्लूड करिए बेनती है सरकार से कि देश, जो मैंने पहले कहा कि इतने सालों से लोगों का विश्वास बना है, वो विश्वास डेमोक्रेसी में खत्म मत कीजिए। हमारे जो सर, एक मिनट सर लास्ट में, क्योंकि आज अगर हम इलेक्शन कमिश्नर से पूछते हैं ना, मतलब कि इतने बेहुदा जवाब, वो कह रहे हैं कि जी हम वीडियो तक नहीं दे सकते। आखिर जी देश की बहू बेटियों की आबरू की उन्हें चिंता है, तो सर यहाँ भी कैमरे खत्म कर दीजिए ना। एक बिल ले आइए कि कहीं कैमरा लगेगा नहीं। आज कहीं कैमरा, कहीं दुकान पे, मुकान पे कहीं नहीं लगा, यहाँ भी लगा है। ये कैसा जवाब है? और दूसरा हम कि जी मशीन रीडेबल हम डाटा नहीं दे सकते। आज इस युग में जब हम यहाँ से कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई ऐसी ऐप नहीं डेवलप कर सकता कि किसका वोट काटा जा रहा है, किसका बन रहा है, अपनी वो वोटर आईडी डाल के चेक कर सके? तो सर सिर्फ और सिर्फ आज जो देश में चल रहा है सर, इससे जो आने, सर लास्ट सर कंक्लूड कर रहा हूँ, डॉक्टर एमपी सर कंक्लूड कर रहा हूँ, 30 सेकंड। सर मेरे सरकार से ये विनती है कि आज जो हम कर रहे हैं, कल को ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, लेकिन इतिहास में याद रखा जाएगा कि जो आज बीजेपी की सरकार देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही है, अभी भी मौका है कि हम संभले और इस देश जैसे मजबूती से चल रहा है इसे चलने दें। डॉक्टर एमपी Yes, sir. समदानी जी, Thank you, sir, for permitting me to take part in this discussion, which is related with a very burning topic of the country. Sir, the issue of SIR strikes at the very core of our constitutional democracy, the right to vote, the fulcrum that upholds the legitimacy of our republic. In the constitutional system, its ambit and powers are open to question. And now, sir, this debate in the parliament has opened space for all those questions to be asked. Sir, the matter is that of deep uncertainty. It disrupts the integrity of our democratic process. In Bihar, the people have already experienced it. And in Kerala, sir, where the election to the local bodies are being held nowadays, people are going on experiencing the test. Sir, I raise a deeper constitutional question
can a process that forces every citizen to repeatedly prove their eligibility withstand constitutional scrutiny? Sir, that is my pertinent question to the government of India, and especially to the Honorable Minister who is seated in the House. Sir, a democracy cannot function if its foundational assumption is that the citizen does not belong. Sir, this process, the SIR process, is not at all conformed to the procedural fairness, transparency, and non-discrimination. Sir, the confusion and chaos created by SIR are an outcome of its own design. In Malayalam, sir, in the language of our state of Kerala, we say Swayam Gridanartham. This is created by the system itself. Yes, sir, it is natural. If you kickstart such a massive and expansive exercise with a short notice and with an ill-equipped and overburdened administrative machine to carry out multiple tasks. Sir, I would like to ask, why this hurry? I would like to ask the government, to the Honorable Minister, why this hurry? Why this narrow time frame? Sir, we all agree that the objective of ensuring an accurate electoral roll is constitutionally sound. We agree. But the objective must be inclusion, not looking and finding out some way or the other for exclusion, for excluding the voters of the country. Sir, it has to be facilitated for increasing the voter participation. But sir, the SIR raises concerns about a potential exclusion of genuine voters. That is our complaint. Sir, the legitimacy of an election depends not only on the fairness of its outcome, but also on the inclusiveness of the whole process. Sir, democracy is sustained not by purifying the electoral rolls, but by protecting the franchise of the people. Sir, I would like to ask, what does it mean to live in a democracy if your name no longer appears in the electoral roll? Lakhs of citizens face an imminent threat of disenfranchisement solely because they are unable to meet the onerous, shifting, and arbitrary burden imposed on them by the Election Commission. Sir, the SIR process places a lot of burden on the individual voter, imposing new documentary hurdles and shifting the burden of proof to the voter. The documentary proofs range from passport to matriculation records. But sir, strangely enough, universally and readily available proofs, including Aadhaar card, ration card, driving license, and even the elector's photo card issued by the Election Commission are intentionally omitted. That means, sir, the basic records of the citizen are omitted. Why? I would like to get an answer from the Honorable Minister, from the Government of India, why these basic records are omitted by you when these proofs are to be presented. Sir, Election Commission asked the people to present the documents that they don't possess. Sir, we have to be sorry that it was at the intervention of the Supreme Court that even the Aadhaar card was made acceptable. Sir, through its various so-called reforms, the SIR procedure is asking the citizens to re-establish their citizenship, and that too with a vaguely and inconsistently applied criteria. Sir, there is a serious concern that SIR opens a backdoor route. I would like to bring this very important and pertinent question to the August House. There is a serious concern that the SIR opens a backdoor route to a national register of citizens, or that the SIR endures to a test of citizenship, which is not the Election Commission's remit. I emphasize, I repeat, sir, the Honorable Minister's attention, I would like to bring to this very basic issue. The test of citizenship does not come under the remit of the Election Commission. Sir, various sections of our Indian society suffer due to these reforms, so-called reforms. Sir, the migrant laborers of various states, 1.
2, the informal workers living in rented rooms. 3, women who shift homes after their marriage. 4, the NRIs, the Pravasis, and of course, sir, fifthly, the religious and linguistic minorities who are already confronting prejudice in the country due to the activities of the so-called people who have those wrong intentions. Sir, I am very sorry to say that the constitutional guarantees are filtered through the layers of bureaucratic and administrative discretion. The powers provided by the Constitution to the Election Commission are not unlimited. The powers granted by Articles 324 and 326 are not above Article 14, which guarantees right to equality, and they are subject to strict and well-defined constitutional scrutiny. Thus, Supreme Court long affirmed that free and fair elections are a non-negotiable cornerstone of India's constitutional order. Sir, democracies such as South Africa, Canada, and Germany, they have recognized voting as a core fundamental right, enabling stringent judicial scrutiny against disenfranchisement. India, I ask the Honorable Minister and the Government General, as the world's largest democracy, India must take a similar step to ensure that no administrative experience, however well-intentioned, can dilute the citizens' most essential democratic power. Sir, please, sir, 2 minutes. Large number of Indian voters, sir, they are far among the mostly from among the poor and the marginalized sections of the country when compared to the Western countries. Sir, I may be permitted to quote the timeless words of Winston Churchill. I quote, Winston Churchill said, "At the bottom of all tribute paid to democracy is that little man and woman walking into a little booth with a little pencil, making a little cross on a paper." Sir, I would like to emphasize paper. Sir, India should be given back that ballot paper. India has to be given back that ballot paper, sir. India has to return to the ballot paper system. Sir, Churchill continues, no amount of rhetoric or voluminous discussion can possibly diminish the overwhelming importance of the point. Sir, with all regret, I am compelled to say that it is precisely this little man and women whose democratic rights are now imperiled. Thank you, sir. Thank you. Thank you to both. Sir, Thank you. Please. a democratic system envisaged by Mahatma Gandhi, in which the common man, the ordinary man will have the effective voice in shaping the destiny of the country. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Minister also, I think so, he will reply whatever you have responded. धन्यवाद. हाँ, मैं बोल रहा हूँ सब परमिशन दी है इन्होंने. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं चुनाव सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित चर्चा में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं. लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारा महान भारत देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. भारत में चुनाव मात्र एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इन्हें लोकतंत्र के महापर्व के रूप में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, जिसमें देश के करोड़ों लोग मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं. ये हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की पहचान का एक सशक्त प्रतीक है तथा यही वह आधारशिला है जिस पर भारतीय लोकतंत्र की भव्य संरचना की नींव रखी गई है. स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनी शासन प्रणाली के रूप में संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया, जिसमें सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है. आज हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं. संविधान निर्माताओं के लिए चुनाव आयोग का कितना महत्व था, ये सभापति जी मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं. 26 जनवरी 1950 को
26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले, मंत्री जी मैं आपकी बात कर लूंगा, आपकी बात मैं करूंगा, अभी खादी की करनी है ना, मैं करूंगा। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, ये आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग का गठन किया हमारे संविधान निर्माताओं ने। उन्होंने कितना महत्व दिया चुनाव आयोग का, यह विषय तो भी समझना चाहिए ना हमें। इसलिए यह बात सभी को समझनी चाहिए कि संविधान निर्माताओं के लिए इलेक्शन कमीशन बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी। देश में संपन्न हुए 2024 के आम चुनाव में कुल 97.79 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार इसमें 6 राष्ट्रीय पार्टियां सहित कुल 743 राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र के महापर्व में भाग लिया। चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर वर्ष, सभापति जी ये भी ध्यान देने की बात है, हर वर्ष 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे देश की पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ और विदेशी प्रतिनिधि जो आते हैं उनके साथ चुनाव आयोग एक समारोह करता है, और मैं भी उस समारोह में जाता हूं, मैंने भाग लिया है। और भारत के चुनाव आयोग, चुनाव प्रणाली, चुनाव संचालन को लेकर के वहां पर जो विदेशी प्रतिनिधि आते हैं वो बहुत भूरी प्रशंसा करते हैं, और मुझे आश्चर्य होता है कि जो हमारे राजनीतिक दलों के लोग वहां आते हैं वो भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो बाहर आलोचना करते हैं। साहब ये कैसा विरोधाभास है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। ये गजब का विरोधाभास है कि यहाँ हमारे सारे विपक्षी शादी विरोध कर रहे हैं, वहां प्रशंसा करते हैं। पाकिस्तान के लोग मांग करते हैं कि भारत जैसा ये आपने भी ठीक इंटरवेंशन किया। ऑनरेबल सभापति जी, मैं बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब द्वारा संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को जो भाषण दिया था वही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का बेस है, वही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का आधार है। 25 नवंबर 1949 को उन्होंने एक वक्तव्य दिया हमारे संविधान सभा में। On the 26th January 1950, we are going to enter into a life of contradiction. In politics, we will have a equality, and in social and economic life, we will have a inequality. In politics, we will be or recognizing the principle. यही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का आधार है। SIR का भी यही आधार है। In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote and one value. यही प्रिंसिपल है SIR का भी, यही प्रिंसिपल है चुनाव का भी। एक आदमी का एक ही वोट होना चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए SIR में जो अपात्र वोट है, जो बाबा साहब के अनुसार अपात्र वोट है, वो नहीं रहने चाहिए मतदाता सूची में, और पात्र लोग हैं वो छूटने नहीं चाहिए। यही बाबा साहब कह के गए हैं। अब क्या है कि राहुल गांधी जी किताब तो लेके आते हैं, लेकिन किताब में लिखा क्या ये पढ़ते नहीं है, ये समस्या है। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्या लिखा है? हाँ ये बाबा साहब, मैं बताता हूँ आपकी बात भी, मैं मनीष जी आपकी बात भी बताऊंगा। बाबा साहब ने भारत में चुनाव भागीदारी हेतु वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, सभी के वोटों का मूल्य बराबर रखा गया। इसी प्रक्रिया के तहत कोई भी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में नामांकन से और वोट देने के अधिकार से छूटना नहीं चाहिए, और कोई भी अपात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग समय समय पर SIR की प्रक्रिया संचालित करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। कांग्रेस के जमाने में कितनी बार SIR हुई साहब? वो करें तो ठीक, हम करें तो खराब। ये कैसा विरोधाभास है सर, मैं ये आपसे पूछना था। अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देश के संविधान निर्माताओं के सामूहिक दूरदर्शिता का परिणाम था कि देश की आजादी के तुरंत बाद ही सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार लागू करके महिलाओं को भी वोटिंग राइट सुनिश्चित किया गया।
ये बहुत बड़ी बात मैं यहां आपको आपके माध्यम से सदन को बताना चाह रहा हूं। अमेरिका जैसे देश को, अमेरिका सर 1776 में मिली आजादी के बाद 144 वर्ष लगे सर महिलाओं को वोटिंग राइट के लिए अमेरिका में। और सर इंग्लैंड में, जहां से हमने संसदीय प्रणाली ली, इंग्लैंड में 1918 में 30 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं थी उनको वोटिंग राइट मिला। और फिर 1928 में सभी महिलाओं को मताधिकार मिला। मतलब 2 बार, इंग्लैंड में भी 2 बार मताधिकार मिला महिलाओं को। संघर्ष करना पड़ा। और यहां बाबा साहब के कारण, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब के कारण उन्होंने कहा कि सबको मताधिकार दे दीजिए। अगर आप मताधिकार देते हैं, अदरवाइज यहां भी तो डिबेट जो है और तरह में जा रही थी संविधान सभा में। बाबा साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा हमारे बाद भी बहुत से देश आजाद होंगे, भारत को नेतृत्व करना चाहिए मताधिकार के मामले में। अगर हम सबको मताधिकार दे देंगे और वैल्यू एक रखेंगे, एक आदमी एक वोट दे, एक ही वैल्यू हो, तो उसका प्रभाव दूसरे देशों में जाएगा। इस कारण से सबको मताधिकार मिला। और बाबा साहब ने ये कहा संविधान सभा में, किसी ने कहा कि ये महिलाओं को मताधिकार अभी क्यों दे रहे हो, ये तो परिवार के जो मुखिया कहेंगे उसके अनुसार वोट करेंगे। बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं है, भारतीय महिलाएं समझदार है, जब वो भागीदारी करेगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं भी भागीदारी कर रही है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। बाबा साहब की बात सही निकली। इससे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में नारी शक्ति बंधन, यहां भी बाबा साहब को ही श्रद्धांजलि दी है नरेंद्र मोदी जी ने। नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम बना हमारा, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। भाई आप तो नहीं कर पाए ना। चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में देश का प्रथम आम चुनाव। बैठिए, फिर आप नहीं रहेंगे यहां। सर, चुनाव आयोग के ही मार्गदर्शन में देश में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 52 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बहुत से लोगों ने आर्टिकल लिखे सर, बहुत से लोगों ने लेख लिखा कि भारत में लोकतंत्र सफल होगा कि नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कितना बड़ा काम प्रथम चुनाव आयोग से करना शुरू किया है सर। हम चुनाव आयोग जैसी संस्था, जिसका हमारे साथी ललन सिंह जी ठीक ही कह रहे थे कि बाबा साहब ने कहा कि ये, हाँ बाबा साहब की बात तो आनी चाहिए ना, ये बाबा साहब ने कहा ये एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करे। और इसकी चर्चा, इस ललन सिंह जी कह रहे थे भाई ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी चर्चा आपने मांगी। हमने कहा भाई एसआईआर तो उनका इंटरनल वर्क है चुनाव आयोग का, आप इलेक्शन रिफॉर्म में चर्चा कर लो। आप इलेक्शन रिफॉर्म माने नहीं उस समय इलेक्शन रिफॉर्म मान ले तो चर्चा हम उस समय भी कर देते। आप एसआईआर पे अड़े रहे। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं, इसमें जवाब इसका है साहब हमारे पास। जवाब कैसे नहीं है? इनको मैंने उनको उस समय भी बताया था, उस समय भी बताया था कि माननीय मंत्री जी आप चेयर को एड्रेस करिए। नहीं, मैं चेयर को एड्रेस कर रहा हूं। इनको उस समय भी बताया था कि 14 दिसंबर 1988 को बलराम जाखड़ साहब ने कहा आपकी जैसी सीट से ही कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें हम इसके कार्यों की चर्चा हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इनको पता है, बीएससी में चर्चा हुई, या संविधान के अनुकूल प्रस्ताव लाना पड़ेगा, या संविधान के अनुकूल। आपने ठीक कहा सर। तो ये मैं संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 3 to 4 के अंतर्गत इलेक्टोरल रोल की तैयारी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन क्यों इलेक्टोरल रोल को ठीक रखना चाहता है, उनकी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। आर्टिकल 3 to 4 के अंतर्गत इलेक्टोरल रोल की तैयारी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के संचालन हेतु निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण के लिए शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान सभा ने ही शक्तियां प्रदान की। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, जिसका जिक्र मनीष तिवारी जी कर रहे थे, और
रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 RER 1960 द्वारा उसको सशक्त किया गया। मैं उन नियमों में भी आगे आऊंगा। आर्टिकल 326 ये निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने क्वालिफाइंग डेट पर, सर ये इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टिकल 326 ये निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने क्वालिफाइंग डेट पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, आपके प्रश्न का और जवाब किसी भी कानून, माननीय मंत्री, एक मिनट, माननीय मंत्री जी जो आपने प्रश्न उठाए, हाँ आऊंगा उसका जवाब मैं पहुंच जाऊंगा मैं पहुंच रहा हूं। आर्टिकल 326 ये निर्धारित करता है, गौरव जी जो उन्होंने कहा क्या अख्तियार है, आर्टिकल 324, 326 उसी का उल्लेख कर रहे हैं। यस, मैं पहुंच रहा हूं। आर्टिकल 326 ये निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने क्वालिफाइंग डेट पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली, कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं है, उसे वोटर के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त सेक्शन 16, जिस रूल्स की मनीष तिवारी जी बात करे थे, सेक्शन 16, 19 और आरपी एक्ट 1950 नामांकन के लिए निम्नलिखित मूल पात्रता शर्तें निर्धारित करते हैं। ये क्या शर्तें हैं साहब, ये सुनो। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, ये शर्तें हैं। तभी तो सोनिया गांधी जी अब विषय आपके ध्यान में ही है कि वो बिना भारतीय नागरिक बने हुए वोटर लिस्ट में आ गई थी, तो बाद में नाम हटाना पड़ा और करना पड़ा। सबको पता ही है नहीं विषय, नहीं आपको तो अनुराग जी पता ही है, सबको पता है। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए, सेक्शन 16। क्वालिफाइंग डेट पर आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होना चाहिए, ये सेक्शन 19। इसके अनुरूप ईसीआई ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि केवल योग्य नागरिकों को ही इलेक्टरल रोल में इंक्लूजन किया जाए। क्या गलत है साहब? और तथा निर्धारित पात्रता नहीं रखने वाले अयोग्य नागरिकों का एक्सक्लूजन किया जाए। ये कल्याण जी का भी जवाब दे रहे हैं। हाँ, इनका भी जवाब है। इलेक्टरल रोल की शुद्धता और अखंडता बनाए रखना स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये एक विश्वसनीय रोल सभी योग्य मतदाताओं का नामांकन सुनिश्चित करने तथा अयोग्य और डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाकर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, तो लोकतंत्र को बढ़ाता है। यही काम इलेक्शन कमीशन का है। आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 21 व अन्य प्रावधान इलेक्टरल लॉ की तैयारी और संशोधन को लीगल बेस प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का रूल 25 ये निर्धारित करता है कि ईसीआई के निर्देशानुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची को या तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या समरी रिवीजन, जो साल में 4 बार होता है, समरी रिवीजन के द्वारा संशोधित किया जाता है। ये काम लगातार इलेक्शन कमीशन करता है, इनके पीरियड में भी होता रहा है। एसआईआर में बताऊंगा तो 6-7 बार हुई है, कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। कर्नाटक में 2008 में हुआ है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ईसीआई ने इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत उपयोग इलेक्टरल रोल को समय समय पर आवश्यकता के अनुसार समरी या इंटेंसिव रूप में संशोधित करने का कार्य किया। ये हिस्ट्री बोलती है। आप चाहो तो मैं समय नहीं लेना चाहता, मैं डेट वाइज बता सकता हूं कब कौन सी एसआईआर हुई, किसके पीरियड में हुई, कौन प्रधानमंत्री थे, सब है हमारे पास। आप जवाब दे दें। इलेक्टरल रोल का समरी रिवीजन, आप एक रूटीन, आप कार्य राज्य मंत्री, इलेक्टरल रोल का, आप कानून मंत्री भी हैं, इसलिए आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। मैं बताता हूं। इलेक्टरल रोल का समरी रिवीजन एक रूटीन अपडेशन प्रक्रिया है, रूटीन अपडेशन प्रक्रिया है, जबकि इंटेंसिव रिवीजन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा हाउस टू हाउस इनमरेशन किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया पहली बार संचालित नहीं की जा रही है। मैं डेट बता रहा हूं, इससे पहले भी इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू वर्ष 52, 56, 57, 61, 65, 66, 83, 84, 87, 89, 92, 93, 95, 2002 और 3 इस समय हुई है। लेकिन पिछले 2 दशकों में कोई भी इंटेंसिव रिवीजन नहीं किया गया, क्योंकि इस अवधि में रैपिड अर्बनाइजेशन, शिक्षा या रोजगार हेतु माइग्रेशन
तथ्य अन्य सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के चलते नागरिकों के निवास स्थान में बार बार बदलाव हुआ, इसलिए वो कहां रहते हैं ये जानकारी करना जरूरी था। इसके चलते कई मतदाता नए निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण करा लेते हैं, लेकिन पिछले निर्वाचन क्षेत्र से अपना नाम हटाने में विफल रहते हैं, जिसका निशिकांत जी भी जिक्र कर रहे थे अपने माताजी और पिताजी का, जिससे डुप्लीकेट या गलत एंट्रीज उत्पन्न हो जाती है। इन्हीं सब पहलुओं को ध्यान में रख करके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आवश्यकता उत्पन्न होती रही है, ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह साफ, सत्यापित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जा सके। इसलिए विपक्ष द्वारा एसआईआर को लेकर लगाए जाने वाले आरोप और शंकाएं निराधार और तथ्यों से परे हैं। असल बात यह है कि बार बार होने वाले चुनाव में विपक्ष की हार में हमारे विपक्षी साथियों को हताशा और निराशा से भर दिया है। इनके पास कोई साधन नहीं है, कोई बहाना नहीं है, तो ये चुनाव प्रक्रिया में होने वाले सुधारों पर अंगुली उठाते रहते हैं। कभी इन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है, कभी इन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में कमी दिखती है। सच बात तो यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती है, जिसके चलते भारत की जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। अध्यक्ष जी, मुझे विपक्ष की स्थिति पर गालिब का शेर याद आ गया, आपकी अनुमति हो तो। सर आगे बढ़िए सर, मान दीजिए। गालिब को पूछा कि मैं काम तो बहुत करता हूं, कोई आया गालिब को पूछने के लिए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती, तो गालिब उनको जवाब देते हैं जो यहां अभी बोल के गए उन पर फिट बैठता है। उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पर थी और हम आईना ही पूछते रहे। मेहनत तो बहुत की, लेकिन चेहरा साफ नहीं हुआ सर, चेहरा साफ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और इनके नेता आज हमारे ऊपर चुनाव सुधारों को लेकर आरोप लगाते हैं। सच तो यह है कि कांग्रेस और इनकी परिवारवादी सोच शुरू से ही इतनी हावी रही है कि देश की आजादी के बाद ये वोट चोरी के काले कारनामों से बात नहीं आए। वोट चोरी का झूठी अफवाह फैलाने वाले विपक्ष के दोगलेपन का पर्दाफाश करते हुए वोट चोरी के कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1951 में बाबा साहब का चुनाव हुआ सर। नहीं सर, ये मैं वोट चोरी की बात कर रहा हूं। 1951 में बाबा साहब का चुनाव, पहला चुनाव लड़ा बॉम्बे उत्तर से। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस चुनाव में मात्र बाबा साहब 14,561 वोटों से हारे। बाबा साहब मात्र 14,561 वोटों से हारे, लेकिन कांग्रेस की ईर्ष्या और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति उनकी दुर्भावना के चलते 74,333 वोटों को खारिज करवा दिया। यही वोट चोरी है, यही वोट चोरी है। बाबा साहब ने आगे और सुनिए सभापति जी, 74,333 ये कम वोट नहीं होते। ये जब वोट खारिज हुए तो बाबा साहब ने एक याचिका दायर की चुनाव आयोग में। जैसे ये कह रहे हैं चुनाव आयोग को हम क्या कर रहे हैं, उस समय क्या कर रही थी कांग्रेस, ये देख लो। ये 21 अप्रैल में डेट लाया हूं, 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर अंबेडकर ने 18 पन्नों की एक याचिका तैयार की, खुद एडवोकेट थे। और सोचिए, जिन्होंने संविधान बनाया उसी संविधान निर्माता को कांग्रेस और एक परिवार ने चुनाव में धांधली करके हरा दिया। ये चुनावी भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण है। आगे तो कई उदाहरण ऐसे मिलेंगे, लेकिन चुनाव आयोग का सुनना नहीं है। अध्यक्ष जी, मेरी सुनो इधर आप। इन्होंने चुनाव आयोग को कहा सुनना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी संविधान की किताब तो लेकर आते हैं, संविधान में लिखा क्या है इसको पढ़ते नहीं हैं। दूसरा उदाहरण सुन लिए, 1971 में आम चुनाव जिसका जिक्र कईयों ने किया, रायबरेली। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा जी द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप, तो इसमें भी इसमें कोर्ट में भी है, साबित भी हुआ। और इलेक्ट्रोल मेल प्रैक्टिसेस की घटना वोट चोरी का सबसे घिनौना करती है ये रायबरेली का चुनाव। ये याद ही नहीं आ रहा इनको, जो आज भी भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करता है। और मैं कई उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मुझे एक कहानी, मैं राजस्थान का आदमी हूं, मुझे कभी कभी लगता है हमारे यहाँ तो कहावत है, आपके यहाँ है कि नहीं है, कि उल्टा चोर कोतवाल को डरता है। सब जगह है क्या?
अभी आप ये नियुक्तियों की बात सुना, ये इलेक्शन कमीशन की नियुक्तियों से जुड़ा हुआ मामला। हमारी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा विधेयक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति की सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023, जिसमें भी बोल के गए एलओपी, जिसमें बोल पे अभी गए, मैं उसकी बात कर रहा हूं, पारित किया, जिसका उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 324 3-4 के तहत चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया को इंप्लीमेंट करना तथा 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानून बनाने तक, ये एक ऐसा अरेंजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच्चंदा इसमें कानून नहीं बनाया, इसलिए कानून बनाने तक हम एक ऐसी व्यवस्था करते हैं। और ये कोई वो कानून बन गया था क्या? इन्होंने भी तो ऐसा, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन, उसकी सेवा की शर्तों के लिए बार बार अमेंडमेंट किया, तो हमने भी 2023 में अमेंडमेंट किया। और आगे और मैं कहना चाह रहा हूं कि जो ये इसमें लिखा हुआ है कि क्या करना था, इसमें लिखा हुआ है, ये है आपका 3 to 4 सब सेक्शन 5, जिसका मनीष तिवारी जिक्र कर रहे थे। प्रोवाइडेड that the chief election commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like ground as a judge of the Supreme Court। अब सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे हटता है वैसे इसको हटाना है और वही कंडीशन करनी है। तो संविधान में लिखा हुआ वही तो हम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी संविधान की किताब तो लेकर के आते हैं, लेकिन भाई साहब पढ़ते नहीं हैं। क्या करें इसका? इन्होंने पढ़ने का, इन्होंने भी आधा पढ़ा है, उन्होंने भी आधा ही पढ़ा। अब ये बिहार में एसआईआर हुई, मैं भी बिहार के चुनाव में था, हमारे संजय जायसवाल जी भी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी कहा भी बिहार के चुनाव में इसका कोई असर नहीं था, मुझे भी असर नहीं आया। और मुद्दे थे जो तो बोले नहीं, एसआईआर बोले, जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया, नकार दिया, करारी हार हुई, तो कह रहे हैं ईवीएम खराब है या एसआईआर के कारण हार गई। ये कोई तरीका है क्या? पिकनिक मनाया ये लोग को। वो गाली वाला, गाली वाला दोबारा बोलना है क्या? गाली वाला दोबारा बोलना है क्या? उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और हम आईना ही पूछते रहे। कहां से रिजल्ट आएगा? कहां से रिजल्ट आएगा? हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ये 12 राज्यों की एसआईआर का विषय भी है, वो भी बिहार का विषय भी सुप्रीम कोर्ट में गया। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, निर्वाचन आयोग को पूरे देश में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया संचालित करने का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। मनीष तिवारी जी कह रहे थे अधिकारी प्राप्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन आयोग को पूरे देश में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया संचालित करने का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और इस प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य, मैं नाम नहीं लेना चाहता, साथ में एक और जज है, उन्होंने जो प्रश्न उठाए उनको अस्वीकार किया। अब ये कह रहे नहीं उन्होंने हमारी बात को माना, मेरे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब ये फिर मैं कहूंगा कि आप जीते तो ईवीएम ठीक, हम जीते तो ईवीएम खराब, ये कैसा विरोधाभास है सर? आप एसआईआर करें तो ठीक, हम करें तो खराब, ये कैसा विरोधाभास है? कर्नाटक में जीते हैं तो ठीक है, महाराष्ट्र में हारता है तो ठीक नहीं है, ये कैसा विरोधाभास है? आप अपॉइंटमेंट करें, नवीन चावला जी का कैसे अपॉइंटमेंट करा जी इन्होंने, एमएस गिल का कैसे अपॉइंटमेंट करा इन्होंने, ये इनको जानना चाहिए ना। आप अपॉइंटमेंट करें तो ठीक, हम अपॉइंटमेंट करें तो खराब, ये कैसा विरोधाभास है? नवीन चावला मीटिंग में से फोन करे, एसएमएस करे तो ठीक। हाँ, और उनके लिए एक चीफ इलेक्शन कमीशनर शिकायत लिखता है राइटिंग में और उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं, ये कैसा विरोधाभास है जी? देखिए, मैं नवीन चावला का विषय भी बता देता हूं। चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के भी प्रश्न उठाए हैं। शायद वे भूल गए हैं कि किन लोगों ने और किस तरीके से नवीन चावला जी को चुनाव आयुक्त और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए फर्स्ट के समय में नवीन चावला जी, जो गांधी परिवार के खास थे, चुनाव आयुक्त बनाकर चुनाव आयोग में लाया गया, जो गांधी परिवार के लिए काम करते थे। एक मिनट रुक जाए,
एक मिनट बैठ जाइए, 1 मिनट आप बैठ जाइए। सभा की सहमति हो तो 1 घंटे सदन की कार्रवाई को बढ़ा दिएगा। श्री थैंक यू। अब यूपीए फर्स्ट के समय नवीन चावला जी जो गांधी परिवार के खास थे, चुनाव आयुक्त बनाकर चुनाव आयोग में लाया गया और जो गांधी परिवार के लिए काम करते थे। ये शिकायत किसने की? हमने नहीं की, मैं बताता हूं आगे। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि उनके कार्यों की शिकायत तथा उन्हें हटाने की सिफारिश तत्कालीन मुख्य आयुक्त श्री गोपाल स्वामी जी ने की राइटिंग में। फिर भी आप कुछ नहीं करे और हमारे को दोष देते हैं। उन्होंने मंत्री बनाया। हाँ, बाद में उनको मंत्री भी बनाया। इसके बावजूद नवीन चावला जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इतना ही नहीं, इनके प्रमोट करके मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। आज ये हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं। आप करो तो ठीक और हम करो तो खराब। ये कैसा विरोधाभास है सर? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, थोड़ा व्यवस्था दीजिए इसमें। इसी प्रकार श्री MS गिल 1996 से 2001 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। उन्हें कांग्रेस और गांधी परिवार से निकटता और वफादारी का इनाम देते हुए पहले राज्यसभा का सदस्य, फिर सरकार में मंत्री बनाया। मंत्री इनको बनाया। हाँ, वो करे तो ठीक, हम करे तो खराब। ये कैसा विरोधाभास है सर? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये भरोसा जनता देगी, हम नहीं दे पाएंगे। हम यहाँ आपको बोलने की इजाजत देंगे, भरोसा जनता देगी। हाँ, जनता दे रही। देश के यशस्वी में अब देखो सभापति जी देश के प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस चर्चा में कुछ विषय लेके आए। मैं थोड़ा सा देश के प्रधानमंत्री जी के को लगता है कुछ गलत बोल रहे तो बताइए साहब। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको बता रहे हैं। ऐसा कैसे? ये आपके आपने क्या बता रहे हैं सारा देश को? You can't raise any concern about unchair. Please, वेणुगोपाल जी आर वेरी सीनियर मेंबर। नहीं सर, यही तो विषय आए सर चुनाव चर्चा में। अपॉइंटमेंट, EVM, SIR, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, वोट चोरी, नेगेटिव कैंपेन, आधार, MCC, महिलाओं की भागीदारी, शिकायत नहीं सुनता, यही विषय थे। इसी विषय पे बोल रहा हूं मैं, कोई अलग तो जा ही नहीं रहा। ये अलग जा रहा हूं, आपको लगता है क्या? मैं तो ये कह रहा हूं अलग जाएंगे तो हम आपको रोक देंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का विषय भी आया यहाँ, इसलिए चर्चा में ला रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं लाता। देश के यशस्वी, तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री, ये 3 शब्द महत्वपूर्ण है सर। देश के यशस्वी, तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हमारी सरकार को लेकर भारत की जनता और सामान्य मानवी के मन में ये विश्वास बना हुआ है कि ये सरकार जो कहती है वो करती है। जो वादे किए जाते हैं उन्हें धरातल पे पूरा किया जाता है। इसलिए ये धारणा बलवती हुई कि मोदी है तो मुमकिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व पर ये पंक्तियां सटीक बैठती है। आप कहो तो मैं सुना दूं, आपकी इजाजत होती है? प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व पर ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है। जमाना कहां वाकिफ है मेरी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित भारत बना करके ही दम लेंगे। इसलिए उन्होंने एक सपना देखा जिनको हम साकार करने के लिए कभी रिफॉर्म की बात करते हैं, कभी परफॉर्म की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्म करके इस मंत्र पे चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। और 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित है। सुधारों की यह प्रक्रिया निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी। हमें पता है इस मार्ग में कुछ मुश्किलें आएगी, हमें पता है, हम जानते भी हैं और PM साहब भी जानते हैं, अवरोध भी आएंगे, लेकिन हम बिना थके बिना रुके लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। इसलिए फिर किसी शायर ने कहा है, मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मुझे पहुंचना है 2047 तक और भारत को विकसित भारत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर, कमाल हो गया। सुश्री एस ज्योतिमणि। Sir, Mike, sir. Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on electoral reforms. Election reforms begins with one simple truth: honest, transparent, neutral, and independent election commission. But today, unfortunately, for the first time in independent India's history, the very institution meant to protect our democracy is being accused of undermining it. This is not just shocking,
It shakes the foundation of our democracy and destroys people trust in the election process. Sir, I straight come to SIR. Honorable Law Minister just spoke before me, asked a question. If Congress did SIR, this is fine. But BJP doing SIR is wrong. Sir, we are not saying like that. Honorable Law Minister was a former civil servant. He knows what is right and what is wrong. So this entire SIR exercise, the Election Commission is claiming, so we are going for a deep cleaning up voter list. We want to delete the dead voters. We want to remove the voters who migrated. We want to add the new voters. We have no problem with it. This has been done for ages by the Election Commission. Sir, what is the difference between Congress Party time SIR? What is the difference between BJP time SIR is this voter list? This voter list is from Tamil Nadu. This is a existing latest voter list. Election Commission, if it is very truthful, they have to do the addition or deletion in this voter list only. But instead, what they have done, they have simply discarded this voter list. Now they have circulated enumeration form. In my state, SIR is going on. All 6 crore 36 lakhs voter enumeration form has been circulated. Instead of using the latest voter list, they are using the 2002 voter list. That's where last SIR has happened. It's 23 years ago. Sir, tell me, why an Election Commission wanted to do a simple deletion and addition properly, not using an existing voter list, it's using a 2002 voter list. Moreover, in this enumeration form, they are asking some details. I quickly go through. Date of birth of a voter, Aadhaar N, mobile number, father or guardian name, father or guardian voter ID, mother name, mother voter ID, spouse name, if they are there, their voter ID. So this detail is enough for creating a new voter list. They are asking one more detail from the 2002 voter list. From the 2002, during the 2000 voter list, they are asking, what is your name in the voter list? If you have a voter ID, write it. What is your relative name? What is their relationship with you? District, state, assembly. Then they are asking those details. It's not ending here. There is one more column. In that column asking, whoever you mention the relative and the relationship, their name is here. Basically, Election Commission is doing NRC exercise. They are not doing SIR. Whom Election Commission want to fool? We are not ready to be fooled by Election Commission. Honorable Law Minister should understand that there is a difference between SIR and during the Congress period and SIR during the BJP period. Sir, this election voter list completely been discarded. It's been imposed state like Tamil Nadu going for an election. In 30 days, we have to do this enormous exercise of filling this form. It's a Herculean task. And there are 5 states going for an election: Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, Assam and West Bengal. 4 opposition ruled state this SIR is going on. But Assam, BJP ruling state, there is SIR is not going there. Why? Election Commission has answered this question in the press conference. He said categorically, Assam NRC rules are different. That is why we are not doing SIR in Assam. That means Election Commission is very clear. They are doing NRC. They are not doing SIR. By doing NRC, they are going to disenfranchise lakhs of people. They have already done in Bihar. This is not ending here. Rahul Gandhi ji has already, beyond any doubt, explained to the country that how voter list is manipulated. This Election Commission is enabling corruption in the voter list, laying the foundation for manufactured victories of the ruling BJP. Lakhs of genuine voters deleted, mostly from minorities, women, Dalits and Adivasis. Especially when come to women, you are asking this 2002 data. A woman is married and living in a spouse place. They have to write whenever they were before marriage, whatever the polling booth they have voted or their parents have voted, in that polling booth number they have to write. How they will find out this voter list polling booth number after so many years? Even their parents is not. It's not known to their parents. So you are going to disenfranchise lot of women. So apart from that, in some places more votes counted than voters who turned up. In a 10 by 10 foot room, the EC shows more than 500 registered voters. It is a miracle only Indian Election Commission can
perform. In Maharashtra, voters from Gujarat, MP, Rajasthan, UP, Bihar appear on the roads and they have promptly voted there. A state-to-state voter transfer system have been created by BJP with a coalition of election commission. That's how they are winning elections. In Haryana alone, 25 lakh fake voters among 2 crore voters. 1 out of every 8 vote is fake. One woman name appears 223 times across 2 booths. One person appears as a voter in multiple states. Who ordered these votes? Who allowed this? The answer is very clear, a BJP election commission alliance. Our leader of opposition, Rahul Gandhi ji, has already have explained this. Then one more fraud is happening. This fraud is very meticulous. If some, for example, Murasoli is from Tamil Nadu. Murasoli identification is being used to remove my voter list without the knowledge of both of us. This removal application has been filed from some other state. Now Karnataka CID has registered an FIR. They are asking data from the Election Commission. Election Commission is refused to provide the data to a state agency. What is they are trying to hide? So this kind of electoral fraud is not ending here. There is a scam hidden in the frequent voter list division. Earlier, the revised voter list used to be revised. Earlier, the voter list used to be revised once in a year. Every January 1st, the new revised voter list will be published. After that, whenever the election happens, whether there is a local body election or assembly election, parliament election, before that, well in advance, voter list will be published. But now, New India, under the new election commission, once in every 3 months, 4 times in a year, now revision is happening. On paper, this looks very efficient. In reality, this is where the fraud begins. Political parties cannot audit voter list for every 3 months. And that is precisely why the BJP EC Nexus uses the system to add thousands of fake voters slowly and silently, especially in the chosen constituencies. There is one more fraud. Earlier, the names of all members of a family appear together in a sequence in the voter list. Today, the list has been torn apart and scattered. In one family, the mother name appears, for example, serial number 100. The father's names at 850, the daughter names at 720, the son names at 530. Why? Keeping family member names together in the voter list is natural, simple and systematic. But despite that, Election Commission is dismantling the entire voter list setup. It makes PLAs, the political parties' booth agents' job difficult to detect fraud in the voter list. I will tell you, especially in the urban areas, it's very difficult for any political party booth agent to know each and every individual voter face by face. They will generally identify the entire family based on the one family person or one family name. Now this is impossible, but it is possible for only BJP because through the Election Commission, they are the one who actually implementing this master plan in the voter list. This is the secret of BJP strike rate of winning highest urban seat than rural seat in a closely fought election like Haryana. So you are stealing every another vote. I'm just saying, names from other booths, other constituencies, even other states appear in the voter list through this manipulative process. This is not a management. This is a war on Indian democracy orchestrated jointly by the Election Commission of India and the BJP. Then the voter list is now inaccessible by design. Leader of opposition has spoken about the machine-readable voter list. Because there is no machine-readable voter list after 2019, parties and civil society could not audit the voter list. Then Election Commission has completely shut the door for any kind of audit, either by the political parties or the organization which follow election or the common public. Mr. Tagore ji, you are a chief whip. If your member of parliament is speaking between chair, I think so you should not cross. Sir, in future you have to take care. There is a CCTV footage. Again, leader of opposition has spoken about it. Now suddenly, Election Commission is saying CCTV footage will be destroyed after 45 years. I have a very important question. Hope Election Commission will answer this, or the Law Minister can ask the Election Commission and through you can answer us. Sir, CCTV footage will be destroyed in 45 days. There is also grievance appeal. If any candidate who contested election has a grievance in the result, they can go for an appeal. So the appeal time also 45 days. A candidate goes for a grievance appeal in the 45 days time, there will be a trial.
So there will be a court case. In 45 days, CCTV footage is destroyed. How this grievance appeal will happen? Basically, Election Commission reduce the grievance appeal of a candidate to a joke. So these are all the issues which we would like to figure out in the list. Also, Honorable Speaker, sir, the Election Commission is completely compromised. A democracy where the voter list is manipulated, the media is captured, the MCC is on one side, the election funding is secret, the democracy is not free, the democracy is for sale. Sir, I'm concluding in 30 minutes. We stand here clearly today to say firmly that voting rights cannot be stolen. The people mandate cannot be manufactured. We will fight for each and every single vote, not for our political gains, and we will not allow this country to be converted into one-party state with the help of the Election Commission. Thank you. Thank you. Shri Rajiv Rai ji. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, मौका देने के लिए एक देश के भविष्य के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय पर। और जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो बहुत पीड़ा के साथ खड़ा हुआ हूं। ये सरकार हर बात पर कागज मांगती है, हर बात पर सबूत मांगती है। माननीय अध्यक्ष जी, सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिखा रहे थे, शायद मंत्री जी लोग उठकर चले गए, देख नहीं पाते सच को। ये 664 पेज का 15,000 वोट काट दिए गए हैं SIR शुरू होने से 1 महीना पहले ही। ये एक एक पन्ना चीख चीख कर बता रहा है कि लोकतंत्र का किस तरह गला घोटा जा रहा है, किस तरह से चीरहरण हो रहा है। इस पर लिखा है application for the deletion has been accepted. I have been asking from the authorities who made that application, when that application was made. कोई जवाब नहीं आया। मैं जिले के अधिकारी को लिखा, मैंने चुनाव आयोग को लिखा, मेरे घर से 5वां मकान है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय है, चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर है। मैंने पत्र लिखा कि मेरे पास सबूत है, मैंने जिलाधिकारी को दिया है। आपसे समय चाहता हूं। चुनाव आयोग के पास समय नहीं मिला। 5 दिन बाद जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहां उठाया, पार्लियामेंट के कैंपस में उठाया, पत्रकारों से बात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तो मुझे एक पत्र आता है कि अगले दिन 3 बजे लखनऊ CU ऑफिस में आ जाइए। ये लोकतंत्र का रक्षा करने वाली संस्था मुझे कहती है, एक सांसद को, कि पार्लियामेंट सेशन छोड़कर यहां नहीं लखनऊ जाओ। ये कौन सा डर है? जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको भी पता था जवाब नहीं है। कहते हैं कि ढूंढोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, खोजने से कातिल का निशान नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जी, अगर बात इतनी सी होती तो समझ में आती, जवाब कहां से देंगे? ये एक पन्ना है, एक सिर्फ नमूना है। इसमें नाम इसलिए डिलीट कर दिए गए हैं कि ऑब्जेक्शन हुआ है नागरिकता के आधार पर। ऑब्जेक्शन करने वाला और जिसके खिलाफ ऑब्जेक्शन हुआ है, दोनों एक ही आदमी है। यानी राजीव राय एप्लीकेशन दे रहे हैं कि राजीव राय की नागरिकता नहीं है, इनका वोटर लिस्ट खत्म कर दो, वोटर लिस्ट से नाम डिलीट कर दो। आप समझ रहे हैं कितना गंभीर अपराध है? अगर राजीव राय कह रहे हैं कि राजीव राय भारत के नागरिक नहीं है, तो वहां से जब एप्लीकेशन देने गए तो पकड़कर बंद क्यों नहीं कर दिया गया? क्यों नहीं पकड़ के बंद कर दिया गया? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने खाली सैंपल लेकर आए एक विधानसभा से। जानते हैं क्यों हो रहा था? वहां के हमारे विधायक की सदस्यता एक कोर्ट के आधार पर घंटों में रद्द कर दी गई, क्योंकि बीजेपी के नहीं थे ना। बीजेपी के होते तो चलता, आखिरी समय तक चलता। और जल्दीबाजी में चुनाव कराना था तो SIR से पहले ही एक SIR करा दिया गया। मुझे याद है जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे थे तो एक याचिकाकर्ता ने
जिनको मुर्दा बता दिया गया था बिहार में, जिंदा लोगों को लाकर खड़ा कर दिया। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं, मुझे ट्रेन बुक करवा दीजिए, मैं ट्रेन के ट्रेन लोकतंत्र के इस मंदिर में लाकर खड़ा नहीं कर दिया, इस्तीफा दे दूंगा जो लोगों को मरा हुआ आपने घोषित कर दिया है। ये लोकतंत्र का चिरहरण हो रहा है, मजाक हो रहा है और बड़ी बड़ी बातें की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें की जाती है, चुनाव खत्म, उन बातों को खत्म कर दिया जाता है। एक और समस्या आ रही है, आप भी अपने इलाके में झेल रहे होंगे। 2003 यहां विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे नेता भी यहां बैठे हैं, हम गए थे यूनाइटेड नेशन में, तो वकील भी है। चुनाव आयोग का क्या काम है? आप हमेशा घुसपैठियों की बात करते हो, फर्जी मतदाताओं की बात करते हो, लेकर आओ, हम लाठी लेकर आपके साथ खड़ा है उनको भगाने के लिए। चुनाव आयोग का काम है हिंदुस्तान के हर वैध नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। वो सिंपल सा फार्मूला होता है कि अगर आपका नाम पिछले वोटर आईडी में है तो आप दिखाइए, आप हैं वहां उपस्थित है, आप वोट डालिए। नहीं है तो सबूत दिखाइए कि आप जिंदा हैं, यहीं रहते हैं और भारत के नागरिक, आपका वोटर लिस्ट में नाम पड़ेगा। अगर आपका नाम 2 जगह है तो आप कटवा लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा होगा। खैर वो मुकदमा किसी और के ऊपर हुआ। भाजपा के बड़े बड़े नेता दिल्ली के चुनाव के बाद उंगली दिखाते हैं, देखो देखो मैंने दिल्ली में वोट दे दिया, लोकतंत्र की रक्षा कर दिया। बिहार चुनाव होता है, बिहार में जाकर वोट दिखाते हैं, उंगली दिखाते हैं, देखो देखो मैंने बिहार में लोकतंत्र का रक्षा कर दिया। और टीवी चैनलों पर बैठकर ज्ञान भी देते हैं, उनके लिए नहीं है। अगर मनसा साफ है तो छोटी सी बात है, 2003 का क्यों? किसी की शादी हुई है, 2003 में उसका नाम नहीं होगा, माँ बाप कहीं रहते होंगे, माँ बाप जिंदा है नहीं जिंदा है, कहीं चले गए, अब वो 2003 का लेकर आए। 2003 में SIR हुआ था तो कौन सा आपने बैक डेट का मांगा था? इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों? आपके यहां भी हो रहा होगा। डिलिमिटेशन हुआ था, डिलिमिटेशन के बाद जो वोटर लिस्ट आया 2003 में नहीं था वो, तो वो एक विधानसभा के मतदाता कहीं और, दूसरे जगह के कहीं और, जिले में चेंज हो गया, जिले में ही चेंज हो गया। उसकी जवाबदारी किसी की नहीं है। हमारे नेता आदरणीय लालजी वर्मा सुबह बताया आपको, रामपुर में 2 लोग के भाई बेटे दुबई में रहते हैं तो उनके ऊपर FIR हो गया। मैं यहां इस सदन में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकारी पैसे से आपने हमारे हिंदुस्तान के गरीब बच्चों को इजराइल के लड़ाई वाले मैदान में झाड़ू पोछा लगाने के लिए, लड़ाई में लड़ने के लिए, जान देने के लिए भेज दिया और डुगडुगी बजाए थे कि हम अपने बच्चों को विदेश में नौकरी दे रहे हैं। क्या वो हमारे बच्चे जो इजराइल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा है हिंदुस्तान के नागरिक है कि नहीं है? और अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री जी गुनाहगार है हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को नागरिकता भेजने के लिए। अरे ज्ञान दूसरों को देते हैं, विधानसभा में उठाएंगे तो आपके लोग बोलते हैं, राजीव राय जी उठा देते हैं। आप चेयर को एड्रेस करिए, आप चेयर को। अरे मैं नागरिकता के इन लोगों को ज्ञान दे दीजिए, इनका बुद्धि खुलता है जब कोई और बोलता है, तो जब जवाब नहीं होता है ना, की बात को जवाब नहीं होता है तो ज्ञान खुलता है। आप अपनी बात। अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के 3.5 करोड़ लोग देश से बाहर रह रहे हैं। हम लोग गए थे ऑपरेशन सिंदूर में भी, जब गए थे डेलीगेशन में, तो हर जगह हमें इंडियन डायस्पोरा से बात करने के लिए मौका दिया गया, माहौल बनाने के लिए दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ UNGA में भी गए तो वहां भी मिले। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, आप हमारे वरिष्ठ भी हैं, हमारे नेता भी हैं और इस समय चेयर पर भी बैठे हैं, आप बताइए जो हिंदुस्तान से बाहर रहकर देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं, हर साल आते हैं, वो देश के नागरिक हैं कि नहीं है? उनको वोट देने का अधिकार होगा या नहीं होगा? अगर रामपुर के 2 बच्चों का नहीं है तो आप यहां से घोषणा करिए कि 3.5 करोड़ लोग जिनको लेकर जाकर प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं, हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। इस बात का भी फैसला हो जाना चाहिए। लोकतंत्र के नाम पर चिरहरण होता रहे, लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र के पुजारी खामोश रहे, ये कैसे संभव है? चुनाव आयोग से अगर मैं लिखित रूप से देता हूं, आपका ये सांसद घर के बगल में रहता है, तो चुनाव आयोग को ज्ञानेश प्रसाद की ज्ञान देने में कौन सी कमी रह जाती है कि राजीव राय के सामने बता नहीं सकते या उनका अपमान हो जाएगा?
सदन छोड़कर वहां जाने के लिए क्यों कहते हैं? आप लोग रिफ्यूजी की बात करते हैं, रिफ्यूजी की बात करते हैं। निशिकांत दुबे जी चले गए। मैं जब से इस सदन में आया हूं, हर बार घुसपैठिए का रोना रोते रहते हैं। हमारे यहाँ इतने मुसलमान थे, इतने हो गए। हमारे यहाँ उतने मुसलमान थे, उतने हो गए। हमारे यहाँ बांग्लादेशी आ गए। झारखंड का हुआ, झारखंड का हो गया SIR, बिहार का SIR हुआ। कहां गए घुसपैठिए? कितने लोगों को उन्होंने पकड़ा है? और अगर सरकार इतनी कमजोर है और कठोर शब्दों में कहूं तो मुझे कोई संकोच नहीं कि अगर सरकार इतनी निकम्मी है कि सदन में आकर रोना रोती रहती है कि हमारे घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए, तो ऐसे सरकार को वहां रहने का कोई अधिकार नहीं। आपने बिहार का अध्यक्ष जी, मैं दिन भर इंतजार किया, थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, जो आप नहीं बोल सकते वो बात मैं भी बोल रहा हूं। समय की बात मेरी है वो आपकी भी है। आपकी पार्टी से समय की बात होती है। 10 मिनट आपका हो गया। 10 मिनट कैसे हुआ? अरे अध्यक्ष जी, हमारे सामने अरे थोड़ा अपने फोटे से टाइप दे दीजिए मुझे। 1 मिनट सबूतों को लेकर आया हूं। ये नाम डिलीट कर दिए गए। मैं, मेरे ही परिवार के लोग जो दिन रात मेरे साथ रहते हैं, उनके नाम डिलीट कर देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में इस कुर्सी पर बैठे हैं, क्या सरकार को निर्देश देंगे कि इसकी जांच होनी चाहिए? और जिन अधिकारियों ने जिंदा लोगों को मरा घोषित कर दिया बिना पूछे बैठकर, और ये भी बता दीजिए कि जहां से डिलीट किया जाता है उसका ऑफिस दिल्ली के भाजपा IT सेल के पास है, या वो पासवर्ड जिले में और मुख्यमंत्री के ऑफिस में दे दिया जाता है कि बैठे बैठे एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड एंड रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड, योर नेम हैज बीन डिलीटेड। जांच होगी कि नहीं होगी? जांच होगी या नहीं होगी? मैं ये जानना चाहता हूँ। राष्ट्रीय माननीय अध्यक्ष जी, कुछ और बातें हैं, कृपया संक्षिप्त करें, खत्म करिए। कुछ और हो गई, आपकी सारी बातें आ गई। अभी कहा सारी बात आगे, बात तो इतनी है कि घंटों कम पड़ जाएंगे। और चूंकि मैं आपकी पीड़ा भी बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा और टाइम दीजिए। हमारी पीड़ा मत बोलिए आप अपनी। अरे श्री PP चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे करता हूँ। 1 मिनट कंक्लूड करिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सुझाव दिए, जो हमारे अन्य नेताओं ने सुझाव दिए, LOP ने जो सुझाव दिए, समय बचाने के लिए उन सुझावों से संबंध करते हुए एक मांग सदन के इस सरकार में गृह मंत्री से करता हूं कि जब कल सदन में जवाब देने आए तो जो मैंने ये दिखाया है कि लोकतंत्र के चेहरे पर काली पोतती हुई एक काली लाइन, चौधरी जी, इसका जवाब जरूर दें और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई। श्री PP चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव सुधार के विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काफी विषय जो है हमारी पार्टी की तरफ से और कई वक्ताओं ने उन्होंने कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा खास कर करके वो विषय जिसमें भारतीय संविधान के द्वारा चुनाव आयोग को अधिकार दिए गए, जो कि मुझे लगता है कि राहुल जी ने अच्छी तरह से इसको देखा नहीं, और मुझे ये भी लगता है कि उनको ये भी पता नहीं है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत में चुनाव आयोग को अधिकार दिए गए हैं। अगर हम देखें आर्टिकल 324, उसके तहत में जो एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, वो पैरेलल पावर जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट पावर जो है, आर्टिकल 324 के तहत में चुनाव आयोग के पास में एग्जीक्यूटिव पावर है, और उस पावर को भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि उस पावर को पार्लियामेंट भी किसी भी एक्ट के द्वारा, चाहे वो 327 के तहत हो, चाहे विधानसभा का 328 के तहत हो, पार्लियामेंट अपने किसी भी एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट किसी भी लॉ के द्वारा 324 को कमजोर नहीं कर सकता, उसको अमेंड नहीं कर सकता। अगर 324 अगर अमेंड होता है, सिर्फ और सिर्फ 368 के तहत भारत का संविधान जब अमेंड होता है तभी हो सकता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत में, क्योंकि ये चुनाव आयोग को जो पावर है वो हमारे डेमोक्रेसी का बेसिक स्ट्रक्चर का पावर है, वो भी अमेंड नहीं किया जा सकता।
तो चुनाव आयोग को जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो इमेंस है। हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को देखने के पहले हमें यह देखना चाहिए कि 324 में जो पावर है चुनाव आयोग के पास में, उन पावर को चुनाव आयोग जो है, जो रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, तो ये जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, ये 324 के तहत में चुनाव आयोग को पावर है और किसी भी पार्लियामेंट भी बैठ कर करके उसको लिमिट नहीं कर सकती, उसको कमजोर नहीं कर सकती, उसको कम नहीं कर सकती। अगर 324 में आपके सामने 3 लाइन पढ़ के बताऊं, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, the superintendent's direction and control, the preparation of the electoral rolls. The preparation of the electoral rolls include a special intensive role, each and everything. It is so exhaustive that there is no need to go anywhere. We can see only in Article 324, the power of Election Commission is there. And at the cost of repetition, I am saying that this power of Election Commission under Article 324 can't be curtailed even under Article 327, because Article 327 specifically provides that Parliament can make a law, Parliament can enact a law in accordance with the Constitution of India without prejudice the power contained under Article 324 of the Constitution of India, meaning thereby कि हमारे पार्लियामेंट के द्वारा भी किसी एक्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन के जो पावर हैं, कंट्रोल द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स को खत्म नहीं किया जा सकता। जो एसआईआर का आप मुद्दा कह रहे हैं वो इसमें बिल्कुल क्लियर कट आता है। दूसरी बात आई उसके कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो मेंबर्स जो हैं, आप देखिए 2023 तक जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ पहली बार, उसके पहले जो अपॉइंटमेंट जो थे वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता था आर्टिकल 324(2) के तहत में। और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि ये व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना ले। लेकिन उसके बीच में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पार्लियामेंट ने उस समय कोई लॉ नहीं बनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के द्वारा कहा, जो कि सब मिस रीड कर रहे हैं, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और गलत बता रहे हैं, लेकिन उसमें साफ कहा जब तक ये पावर पार्लियामेंट की है, लेकिन क्योंकि ये फील्ड अनऑक्युपाइड है, आपने तो उनका सुना, वो आपका सुनने के लिए है नहीं। और पार्लियामेंट ने लॉ बनाया नहीं है, जब तक पार्लियामेंट लॉ बनावे तब तक जो है ये हम व्यवस्था दे रहे हैं। कमिटी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन लीडर ये रहेगा। उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था तब तक ही होगी जब 2023 में ही पार्लियामेंट ने एक्ट बना लिया, पार्लियामेंट ने लॉ बना लिया, उस लॉ को यहां बैठ करके लोगों ने बनाया और वही लोग वापस कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये पार्लियामेंट का लॉ है, एक्ट है, एक्ट के तहत में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है और कमेटी तो अब हुई है 2023 में, लेकिन 23 के पहले 1950 से लगा करके इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होती थी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत उनके द्वारा होती थी। लेकिन अब उनको गाइडेंस देने के लिए उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और अपोजिशन लीडर साथ में, ऐसा नहीं कि उनको नहीं रखा है। और उसके बाद में एक कैबिनेट मिनिस्टर, तीनों की कमेटी बनी है, उसके आधार पे ये होता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो कानून जो है उसको पढ़ना नहीं चाहते, जनता को जो है एक गलत मैसेज देना चाहते हैं। और अगर ये होता, अगर आपको तकलीफ है तो आपने केस सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा है, आप वहां पर जाकर के बात करिए, एक्ट आपने चैलेंज कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई स्टे नहीं दिया है। और उसके बाद में जो पार्लियामेंट की जो पावर जो है 324 की, मैं आपको सभापति महोदय बताना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी, उन्होंने आर्टिकल 324 के जब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो एग्जीक्यूटिव पावर से इंसुलेटेड है आर्टिकल 324 में। और सुप्रीम कोर्ट में भी
जब ये मामले आए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में, लेटेस्ट जजमेंट में, अनूप बारावाल में ये साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, पैरा 206 में मैं पढ़ के बताना चाहूंगा, आर्टिकल 324 इज ए रिजर्वायर of power to be used for holding free and fair elections. The Commission, as a creature of the Constitution, may exercise it in an infinite variety of situations. In a democracy, the electoral process play a strategic role. तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसको बताता है कि ये पावर इलेक्शन कमीशन के पास है, इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ सिचुएशन में वो एक्सरसाइज कर सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि SIR भी शामिल है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 324 को इंटरप्रेट किया है कि ये पावर जो है SIR की, बिना किसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, जो कि उसकी पावर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इस पॉइंट पे हो नहीं सकता क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर हम देखें मोहिंदर सिंह गिल में, तो मैं एक पैरा पढ़ना चाहूंगा 113 उस केस का। आर्टिकल 324(1) is thus couched in wide terms. Even so, both Article 327 and 328 are subject to the provision of the Constitution, which include Article 324. The framers of the Constitution took care to leaving scope for exercise of residuary power by the Commission. This residuary power is SIR. Every contingency could not be foreseen. That is why there is a no hedging in Article 324. The Commission may be required to cope with some situation which may not be provided for in the enacted laws and rules. Further, मैं एक इसका भी पढ़ना चाहूँगा, अमीन अहमद केस का एक पैरा पढ़ना चाहूँगा, पैरा 7। Parliament enacted the Representation of the People Act by virtue of the legislative authority confirmed by Article 327 of the Constitution. Article 327 is, however, made expressly subject to other provisions of the Constitution, that is Article 324. In this connection, Article 324 is important. Article 324(1) states that the superintendence, direction and control of the preparation of the electoral roll for and conduct of all election to Parliament and to legislature of every state, including the appointment of the election tribunal for the decision of the doubt and dispute arising out of or in connection with the election to the Parliament and to the legislature of the state shall be vested in the Election Commission. Even Supreme Court और जुडिशरी भी जो है ऐसे मैटर में इंटरफेयर नहीं करता। तो मैं ये बताना चाहूंगा सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब तो रख दी दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज अगर होते तो हम पूछ लेते हैं कि आप आर्टिकल 324 का स्कोप और स्पिरिट क्या है, तो अभी पता लग जाता है कितना है। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन किताब रखने से नहीं होगा। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहा और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, स्पिरिट, ऑब्जेक्ट और इंटेंट क्या है, और इलेक्शन कमीशन का पावर क्या दी हुई है, ये जानना जरूरी है। सिर्फ एक वर्ड रट जाना कि वोट चोरी और SIR नहीं हो सकती है। इसी वजह से वो हमारे मेघवाल साहब ने सही कहा कि जो धूल जो है वो आईना पे नहीं चेहरे पे है। तो जब तक वो साफ नहीं करेंगे चेहरे की धूल, तब तक तो ये बीजेपी को हिला नहीं सकता। और जब उनको समझ में आ जाएगी धूल चेहरे पे है, उसको साफ पहले करनी है, जब ये पता लग जाएगा तो फिर ये सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए लगातार झूठ बोलना, क्योंकि इलेक्शन में भी कहा था कि भारत का संविधान बदल रहा है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन आप देखिए कि हमारे भारत के जो, मैं तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभापति महोदय कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऐसा प्रोविजन भी होना चाहिए कि झूठ बोलने की सख्त सजा होनी चाहिए, जो हमारे देश में नहीं है। कोई भी कुछ भी बोल लेता है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पार्लियामेंट को इलेक्शन रिफॉर्म के तहत में ऐसा कानून लाना चाहिए जो कि झूठ बोलने की सजा जो है उसकी मेंबरशिप जो है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, और चाहे किसी तरह का रिप्रेजेंटेटिव जहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लागू होता है, उसकी सदस्यता जो है खत्म होने का इसमें प्रावधान रखा जाना चाहिए। सभापति महोदय,
मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ जो पावर जो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट माना है, सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंट माना है, उनके जजेस का इम्पीचमेंट का बिल्कुल अलग से प्रोसीजर है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, उनके लिए भी वही उसी तरह का प्रोसीजर किया है इम्पीचमेंट के लिए। तो इसीलिए कंप्लीटली जो है उनको प्रोटेक्ट किया है। वो इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी हैं। वो इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी, क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूंगा, इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी होने से हमेशा इनको तकलीफ आई कहीं कहीं जगह। राजीव गांधी जी को भी आई कुछ इलेक्शन कमिश्नर से। तो इम्पीचमेंट के अलावा अब जो SIR की जो बात कर रहे हैं, तो अगर इनसे सवाल पूछे सिर्फ सीधा सीधा कि जो मतदाता, अब आप देखिए 2002 के बाद में जो अर्बनाइजेशन हुआ, कई लोग शहरों में बसे, पूरा ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और वहां पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, जो कि रिक्वायरमेंट है, सिटीजन और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसमें कई लोग ये कंफ्यूज करते हैं, उसमें दोनों रिक्वायरमेंट है कि वो सिटीजन भी होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए। ऑर्डिनरी सिटीजन तो ये है कि वो वोटर कहीं का हो सकता है जहां का ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। तो अगर वहां का ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है और उसका वोटर लिस्ट में वहां पर नाम है और दूसरी जगह 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले शिफ्ट हो चुका है और वहां भी नाम है, तो कहने का मतलब है कि उसके जो डुप्लीकेशन है नाम की, उस नाम को ठीक करना या नहीं करना। जैसे राहुल जी ने बता रहे थे कि अपने उनके कांग्रेस के हमारे मित्र सब फोटो बता रहे थे कि ये ब्राजीलियन लेडी है, इसका इतनी बार जो नाम यहाँ हो गया है। इन चीजों को जो आपके समय से गलतियां हुई हैं, जो 2014 के पहले आपने वोटर लिस्ट को जो बिगाड़ रखा है, उसको ठीक करने के लिए एक SIR जो है ये बहुत जरूरी है, देश हित में और पब्लिक इंटरेस्ट में। और जो मतदाता मर गए, जो डेथ हो गई है, क्या उनको उस लिस्ट में रखना चाहिए? जहां पर 22 लाख मतदाता जो है बिहार में जो ऑन रिकॉर्ड है वो मर चुके हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों के नाम वहां पर लिस्ट में रहे जिससे ये फर्जी मतदान कर सके, जो इनकी आदत पड़ी हुई है लगातार। और इसीलिए इसी आधार पे इन फर्जी मतदाताओं, जो मरे हुए मतदाताओं के एवज में जाके ये वोट देते थे या वोट दिलवाते थे, तो इस तरह की इनकी आदत बन गई। और जो उसके अलावा कई लोगों का अता पता नहीं है, कई लोग रोहिंग्या हैं, जैसे बिहार की मैं बात नहीं करूंगा, बंगाल वगैरह में जो निशिकांत जी बता रहे थे कितने % बढ़े, तो लोग जो बांग्लादेशी है दूसरे देश के आकर करके, और वो अगर चुनाव में भाग लेंगे तो ये सरकार कैसे लड़े देगी? जो काम इनको करना था वो काम मोदी जी कर रहे हैं और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। तो ये काम कांग्रेस को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, ये मतदाता के सुधार में। तो लगभग 65 लाख ऐसे मतदाता थे जिनके नाम जो हैं वो फर्जी जुड़े हुए थे। अगर वो सही होते तो सक्षम अधिकारी के सामने आकर करके अपनी परिवेदना देते, कंप्लेंट करते, एप्लीकेशन देते नाम जुड़वाने के लिए। लेकिन जहां 65 लाख में जो मेरी जानकारी में आया, वो सिर्फ 70,000 लोगों ने अपने नाम जुड़वाने के लिए एप्लीकेशन दी। इसका मतलब 64 लाख लोगों को, 64 लाख से भी ऊपर उन लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं था। तो इस तरह के, और जहां तक वो कह रहे हैं कि गलती, मैं बता दूं सभापति महोदय, जो BLA होता है वो रेस्पेक्टिव पार्टी का होता है, उनकी उस गांव में और बूथ में जिम्मेवारी है और वो देखते हैं और जाकर के देख करके नाम जुड़वाना नहीं जुड़वाना, कौन जुड़ना, किसका कोई गलत जुड़ा हुआ हटवाना और कोई मतदाता सही है तो उसका जुड़वाना, ये काम BLO का है और इनके पार्टी के सभी लोग लगे हुए थे। लेकिन सिर्फ हार जो है इनको पच नहीं रही है और यही कारण है कि जिस हिसाब से इन्होंने लगातार, जैसे राहुल जी ने, जो कांग्रेस के नेता है, बिहार के चुनाव के पहले ही SIR पे जो जिस हिसाब से बोले और बिहार की जनता ने इनको खारिज कर दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया कि झूठे आदमी हैं और झूठ बोलते हैं। तो आज की तारीख में मतदाता बहुत समझता है, तो इसीलिए ये सही का धूल आपके चेहरे पे है और आप आईना पहुंच रहे हो। जब तक आईना पहुंचोगे
तब तक हमारा काम जो भारतीय जनता पार्टी को आप टिश का मिस नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ मैं वेस्ट बंगाल की बात करूंगा। वेस्ट बंगाल में भी जो SIR है वहां तो और भी जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से बांग्लादेश का बॉर्डर ओपन किया गया और आराम से आने दिया जाएगा लोगों को, वहां पर लाखों की संख्या में वो लोग हैं और वो कह रहे हैं कि मिले नहीं। अब होने ये लगा कि वो भागने लगे वापस, उनको पता है कि पकड़े जाएंगे। तो उसमें अगर आप देखें आप वेस्ट बंगाल में तो ये हाल हो रखा है कि एक भय का वातावरण खड़ा कर दिया। 2023 में पंचायत पोल में वेस्ट बंगाल में, जो कि TMC का वहां शासन है, वहां पर 40 लोगों की मृत्यु हुई ये इलेक्शन वायलेंस में, और करीब 20,000 बूथ जो हैं वो कैप्चर हुए। और ये नहीं, मैं सभापति महोदय आपको बताना चाहूंगा कि किस हिसाब से अभी जो एक्ट की बात की हमारे कांग्रेस के मित्रों ने कि एक्ट 2023 में जब प्रावधान है स्पेशली, और जब आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है और आपको पता है और आप वहां जाते हैं, तो जब पार्लियामेंट ने जब लॉ पास कर दिया तो यहां पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। पार्लियामेंट का काम पूरा हो गया, पार्लियामेंट कुछ कर नहीं सकती। पार्लियामेंट ने जब मेजोरिटी से लॉ पास कर दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ही कह दिया कि ये व्यवस्था जो हम दे रहे हैं जजमेंट के द्वारा, वो दे रहे हैं जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती, क्योंकि भारत के संविधान में साफ लिखा हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती तब तक हम जो दे रहे हैं कमेटी की व्यवस्था रहेगी। जो ही पार्लियामेंट कानून बना देगी तो उसके हिसाब से होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आप कमेटी कैसे बनाएंगे, ये कहीं इंडिकेट नहीं किया, लेकिन ये जबरदस्ती उस बात को लेकर के चल रहे हैं जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं हो। और मैं ये भी बताना चाहूंगा सभापति महोदय कि जिस हिसाब से ईवीएम और बैलेट की बात करते हैं, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, ईवीएम जो है वो अभी से नहीं है, ईवीएम बहुत पहले से, और ईवीएम जो है 2014 से बहुत पहले से। लेकिन जब तक ये चुनाव जीतते रहे 2014 के पहले, उस समय ईवीएम में कोई गड़बड़ी हुई, और उस समय ईवीएम का जो स्टैंडर्डाइजेशन था, जो टेक्नोलॉजी थी, कम थी, उस समय उनको कोई तकलीफ नहीं थी जब तक चुनाव जीतते हैं। लेकिन ये अजीबो स्टैंड है, अजीबो गरीबो स्टैंड है, जब चुनाव हार रहे हो आप तो अपने आप को नहीं देख रहे हो कि हमारी गलती क्या है, कि जनता जो है देश की वो इसमें अभी आपके बातों में आने वाली नहीं है। हमारा मतदाता, देश का मतदाता बहुत समझदार है, इसीलिए आप बिहार में रिजेक्ट हुए, और बिहार में रिजेक्ट होने के बाद में भी अभी तक समझ में नहीं आई है, क्योंकि मतदाताओं ने जो बिहार में जो शुरू में स्थिति थी, जब मतदाताओं ने कहा कि ये पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है और जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है मतदाता को, इसीलिए पूरी तरह से रिजेक्ट किया और 5-6 सीटों तक ये सीमित होकर के रह गए। और बैलेट पेपर की बात करते हैं, बैलेट पेपर जैसे बताया कि जिस हिसाब से बैलेट पेपर पे पहले ये कब्जा करते थे, अब वो स्थिति आ नहीं रही है। उस वजह से लंबे समय तक इन्होंने उस बैलेट पेपर के आधार पे ये किया सारा। और अब जब टेक्नोलॉजी जो है जो इतनी बढ़ गई है कि उस टेक्नोलॉजी के तहत में हम कह सकते हैं कि ईवीएम में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया, वहां पे भी देखा गया, इन्होंने वहां पर भी कंप्लेंट करी, केस लड़ा, उसके बाद में भी जो है वो उनको कुछ भी नहीं मिला। तो अब इनको देख लेना चाहिए ईवीएम और बैलेट पेपर और SIR, ये जो मुद्दे फालतू उठा करके इनको कुछ नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद दूंगा सुप्रिया सुले जी को, उन्होंने कहा कि मैं ईवीएम और इस तरह की बातें जो हैं SIR वगैरह की मैं नहीं उठाना चाहती, लेकिन दूसरी बातें जो उन्होंने उठाई उसके में मैं उनके साथ में उसमें संबंध नहीं रखता हूं। और जहां तक 4 बातें जो खास करके राहुल जी ने कही कि CGI को क्यों रिमूव किया, ये तो पार्लियामेंट ने किया। दूसरा का इम्यूनिटी जो है इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो उन्होंने पता ही नहीं उनको कानून, उनको ये बात का ध्यान ही नहीं है कि इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी पब्लिक सर्वेंट को सबको मिलती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और सिर्फ उनके पास में एक ही बात रह गई, सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी।
हमने आज उनका फिलोसॉफिकल भाषण सुना और भाषण सुनकर करके हमने कहा कि पहले कहाँ ले जा रहे ये और कहाँ ले जाएंगे। तो हालांकि कई लोगों को समझ में, मुझे कई मेरे मित्र कह रहे थे क्या बोल रहे थे, मैंने कहा वो क्या बोल रहे थे उनको खुद को भी पता नहीं, अगर बाहर जाके पूछ लो उनको भी पता नहीं वो क्या बोल रहे थे। तो जहां तक इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, इलेक्शन रिफॉर्म्स, ये मेरे लास्ट पॉइंट है, मैं फिर समअप करूंगा। जहां तक इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, कभी भी कांग्रेस ने इलेक्शन रिफॉर्म्स में प्रयास नहीं किया। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में रिपोर्ट थी, NN वोरा कमेटी की 1993 में रिपोर्ट थी, उसको कुछ नहीं किया। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे स्वर्गीय, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जब हमारे NDA सरकार थी उनके नेतृत्व में, तब धारा 333A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो अपराधी प्रकृति के लोग थे, क्योंकि इनके ये कभी नहीं चाहती थी कांग्रेस के जो अपराध करने वाले हैं वो अपना विवरण दें, लेकिन वाजपेयी जी ने इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट करके जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे उनका विवरण आज देना पड़ता है। उसकी वजह से पहले कितने भी लोग अगर पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि चाहे मर्डर किया हो चाहे कुछ किया हो, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार ने ये पहली बार किया। और राज्यसभा में पहले जो है जिस हिसाब से चलता था एक तरह से वोट बिकने का, वो ओपन बैलेट कर करके ये बहुत बड़ा एक अपना आप में इलेक्शन सुधार का काम किया। और मैं सभापति महोदय ये भी बताना चाहूंगा, जो बात करते हैं चुनाव आयोग की एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था के बारे में, उनके खिलाफ में बात करते हैं, मैं बात करना चाहूंगा कि राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव भ्रष्ट आचरण की वजह से, फेयर एंड फ्री इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने माना बेसिक स्ट्रक्चर है, और उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने की वजह से, उनका भ्रष्ट आचरण की वजह से चुनाव रद्द हुआ। जब पूरे देश में आवाज उठी कि सियासत खाली करो, तो उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी थोप दी, और इमरजेंसी थोप के अपना चुनाव वैलिड कराने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया और यह लिखा कि प्राइम मिनिस्टर का और स्पीकर का चुनाव जो है उनका इलेक्शन चैलेंज नहीं हो सकता। आज तक इतिहास में कोई किसी देश में ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन इस तरह का कार्य वो लोग जो ये बात कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद में जुडिशरी ने, जब पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अपील किया, लेकिन जनता की अदालत में 1977 में जब इंदिरा गांधी गई, तो उसके बाद में हमारी जुडिशरी से, पार्लियामेंट से, इलेक्शन कमीशन से भी ऊपर जो है वो जनता है, वोटर के पास गई तो बुरी तरह से 1977 में कांग्रेस को आउट किया जनता ने, इस आधार पे किया कि इमरजेंसी। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे मतदाता जो है बहुत ही जागरूक है, समझदार है। ये कांग्रेस भूल कर रही है मतदाता को समझने की, ये अपोजिशन लोग जो है वो भूल कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग भूल कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बूथ कैप्चर की परंपरा कांग्रेस में अभी की नहीं है, बहुत पुरानी नेहरू जी के टाइम की है। सबसे पहले बूथ कैप्चर का मामला जो है 1957 में ये हुआ था, और उसके बाद में आपको तो सभापति महोदय, आप तो बहुत सीनियर मेंबर हैं, आपको तो ध्यान है कि 1987 में जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ, 13 इलेक्टेड मेंबर को किस तरह से थ्रेट और रिगिंग करके और इलेक्शन को पूरे कब्जे में करना, ये कांग्रेस की उनके डीएनए में है। और यही नहीं, चुनी हुई सरकारों को 356 लागू कर करके मोर देन 100 टाइम उन सरकारों को भंग किया और प्रेसिडेंट रूल लागू किया। और ये लोग बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन में कौन होना, कमेटी में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। अरे भाई आप तो हो, और उसके बाद में आपने तो ऐसी कमेटी भी नहीं बनाई, कभी एक्ट भी नहीं लाए, आज तक जो है वो प्रेसिडेंट ही करते थे। और जिस हिसाब से हम रिफॉर्म की बात करते हैं, मोदी जी के टाइम में जो रिफॉर्म हुए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और यही नहीं, लागू अब होगा, लागू इस बार होगा, आप चिंता मत करो। और दूसरी बात, युवाओं की बात करते हैं,
युवाओं का जो 18 साल की उम्र का है वो भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुआ, लेकिन मोदी जी के टाइम में, क्योंकि 1 जनवरी को जो अगर 18 साल पूरी करेगा उसको वोट का अधिकार होगा, लेकिन पूरे साल तक अगर उसके 2 दिन पहले इलेक्शन हो जाए तो वो एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन मोदी जी ने किया कि नहीं, इसकी एलिजिबिलिटी 4 स्टेप में करें। तो इसके लिए उन्होंने किया है कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। अब कभी भी जो है उस पीरियड में 18 साल का उसके पहले होता है तो वो वोट के लिए एंटाइटल होता है, नहीं तो उसको 5 साल के लिए इंतजार करना पड़ता। तो युवाओं के लिए अगर काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है कि उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हमारे देश के भविष्य हैं। तो इस वजह से ये अपने आप में ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और जिस हिसाब से चाहते हैं कि वन वोटर लिस्ट होनी चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात है सभापति महोदय, ये अपने आप में बहुत बड़ा चुनाव का सुधार है। और इसमें गवर्नेंस का भी फर्क पड़ेगा। इकोनॉमिकली देश को करीब 5 से 7 लाख करोड़ रुपया 5 साल में फर्क पड़ेगा। लेकिन जब भी अच्छा चुनाव सुधार आता है, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग हमेशा विरोध करते हैं। ये कभी देश के हित में बात नहीं करते हैं। ये अगर बात करते हैं तो अपने हित में बात करते हैं, अपनी पार्टी के हित में बात करते हैं। और यही नहीं कि मोदी जी ने घर पे वोटिंग, हमारे पहली बार लोकसभा 2 मिनट मैं 7 बजे बिल्कुल खत्म कर दूंगा साहब, 7 बजे तक एक्सटेंड किया हुआ। और तो हमारे 2024 में लोकसभा का जो है इलेक्शन, उसमें दिव्यांग जो 40% जिनके दिव्यांग हैं, उसमें 90 लाख दिव्यांग को वोट देने का अधिकार मोदी जी ने दिया है। और बुजुर्ग जो 85 प्लस के हैं, उसमें 81 लाख बुजुर्ग जो हैं उनके घर जाकर करके वोट देने का जो काम किया है। और यही नहीं, और मैं बताना चाहूंगा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के तहत में जो नक्सल एक्टिविटीज जो पहले थी, 2009 में लोकसभा चुनाव के तहत में करीब 18 लोग मारे गए। 2010 में करीब 76 सीआरपीएफ के लोग मारे गए नक्सल के द्वारा। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के उनके स्ट्रिक्ट होने की वजह से, और उन्होंने सरेंडर किया, माओइस्ट जो सरेंडर किया 210 लोगों ने अक्टूबर 2025 में किया, और नक्सल ने 1225 लोगों ने 2025 में किया। और ये सारे लोग जो हैं वो चुनाव में किसी न किसी तरह से गड़बड़ी करते थे, बूथ कैप्चरिंग करते थे। और यही नहीं, 2023 में 40 गांव ऐसे थे जो मतदान 40 साल के बाद में हुआ, और कुछ गांव ऐसे थे जो 1947 के बाद में पहली बार मतदान हुआ। तो मैं कह सकता हूं सर, और इलेक्शन कमीशन में मैं धन्यवाद देता हूं इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने 2025 में करीब 28 सुधार किए हैं, और सभी पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर करके। और सुनना है इनको, हो गया सर। और मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारा चाहे एक बूथ है, एक बूथ पे एक वोटर है, वहां पर भी वोटर को अधिकार दिया गया है। तो मैं बहुत बहुत अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया चुनाव सुधार में। लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप भी परेशान रहते हैं हमेशा, जो झूठ बोलने की आदत है, वो रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक सुधार होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए कि झूठ बोलने के आधार पे उसकी सदस्यता चली जानी चाहिए। अगर ये हो गया तो कोई झूठ नहीं बोलेगा और गुमराह भी नहीं। सीनियर एडवोकेट पीपी चौधरी जी ने सदन के अंदर सारे विषयों को रख दिया है, इसलिए सदन की कार्रवाई कल दे देंगे आपको, ठीक है? और कोई सदस्य बाकी है बोलने वाला, कल दे देंगे आपको भी। अब बैठ जाओ वकील साहब, आपका टाइम पूरा हो गया। बोलते ही सदन से जाते नहीं है, ये जैसे ही सदन में अपना बोला और भाषण में चले जाना, ये अच्छी परंपराएं नहीं है। अच्छा, सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 10 दिसंबर 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
इन सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, इसलिए वंदे मातरम का आज यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ एक ऋषि परंपरा है। हमारे यहाँ पर यह कहा गया है कि वेद अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष ने उनको नहीं लिखा है। मंत्रों के दृष्टा थे, उन्होंने मंत्रों को देखा और याद किया और एक पीढ़ी से चलते रहे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय मंत्र दृष्टा थे, क्योंकि श्री अरविंदो ने कहा है कि ये वंदे मातरम इज नॉट ए सॉन्ग, इट्स ए मंत्र है और ये भारत के जागरण का मंत्र है। इसलिए बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय ने यह भारत के जागरण का मंत्र लिखा, इसलिए वो भारत की ऋषि परंपरा के अंतर्गत ऋषि हो गए और इसीलिए हम ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को हमारी श्रद्धांजलि और उनको निवेदन कर, इसलिए चर्चा कर। एक परंपरा यहाँ और है। अभी तो हमारे जो दोनों मित्र बैठे हैं वो ऐतराज नहीं करेंगे, इसलिए मैं खुलकर बोलूंगा, क्योंकि नहीं तो रमेश जी बोलेंगे न तिवारी जी बोलेंगे। एक ऋषि परंपरा के अलावा एक भारत में 100 साल में एक नई परंपरा चालू हुई, वो है प्रचारक परंपरा। वो इन अच्छी बातों की जो ऋषि परंपरा की बातें हैं उनका संरक्षण, उनका विस्तार, उनका प्रचार करती है। और उसी प्रचारक परंपरा के मूर्तिमंत प्रतीक है श्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए इन सारी बातों को वो अच्छी तरह से प्रचार कर रहे हैं, इसलिए आज हम ये मना रहे हैं। ये मुझे निवेदन करना है। मैं 1857 के बाद में जो देश में एक सुप्तावस्था आ गई थी उसको जागृत करने के लिए ऋषि बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय ने इस गीत की रचना की। और अपन सब इस बात को जानते हैं कि ये गीत पहले बंग दर्शन में लिखा गया, फिर आनंद मठ में लिखा गया, रविंद्रनाथ जी टैगोर ने गाया, ये भी सबने बोला। लेकिन 1905 में जो बंग भंग हुआ था, जो लॉर्ड कर्जनवाली ने बंगाल का विभाजन किया था और सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की और राष्ट्र की अखंडता के लिए जो आवाज उठी थी वो भंग आंदोलन था। तो 1905 से लेकर 1908 तक सारे देश में यह मंत्र गूंजा और इस मंत्र के कारण से इतनी जागृति हुई कि ये जागरण का महामंत्र बन गया, प्रेरणा स्रोत बन गया, प्रेरणा पुंज बन गया। हजारों लोगों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई, कोड़े खाए, जेलों में गए और भारत की सारी भाषाओं में इसका ट्रांसफर भी हुआ, उसका ट्रांसलेशन किया गया और उसको भिन्न भिन्न भाषाओं में बोला गया और ये गीत हमारा आगे चला। लेकिन कुछ तारीखें हमको देखनी पड़ेगी जिन्होंने इस मंत्र की, इस गीत की प्रतिष्ठा को भी कम किया और भारत के लिए भी हानिकारक हुआ। मुझे माफ करेंगे, 1914 और 16 जब कांग्रेस ने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज अलग स्वीकार किया और 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ जिसमें मुसलमानों के अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, हिंदुओं के अलग कॉन्स्टिट्यूंसी स्वीकार की गई, वो सबसे बड़ा पाप था। वहां से इसकी नींव रखी गई पाकिस्तान की। उसके बाद दूसरा बड़ा काम हुआ और जिसने हमको राष्ट्र की धाराओं से, राष्ट्र की मूल धाराओं से मुसलमानों को अलग किया, वो बहुत ध्यान देने की बात, वो था खिलाफत आंदोलन। 1920 और 22 तक एक खिलाफत आंदोलन हुआ। मुझे समझ में नहीं आया कि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग से खिलाफत आंदोलन का समर्थन इस बात पर किया कि कांग्रेस पार्टी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेगी इस शर्त पर कि मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करेगी।
और वो खिलाफत आंदोलन क्या था? वो था तुर्की का, भारत का नहीं था, तुर्की का था। और जैसे अभी उदाहरण दिया गया, तुर्की में एक नेता हुए कमाल अत्तातुर्क, कमाल पाशा भी कहते हैं। अपने नई दिल्ली में एक रास्ते का नाम भी कमाल अत्तातुर्क मार्ग है। उन्होंने वहां रूढ़िवाद के खिलाफ तुर्की में आंदोलन शुरू किया। उन्होंने आंदोलन शुरू किया, 3 प्रमुख बातें थी कि टर्की में टर्की की भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने सब लोगों को बुलाया कि अंग्रेजी में बस शिक्षा नहीं होगी और किसी भाषा में भी नहीं होगी, टर्की की भाषा में होगी, और 1 साल का समय नहीं मिलेगा, कल से ही करना पड़ेगा, और जो नहीं करे अपने घर बैठ जाए। एक दूसरा, मुस्लिम कंट्रियों में सबसे पहला कंट्री वो था जिसने बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया कि टर्की में किसी प्रकार का बुर्का नहीं होगा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि खुदा सब भाषाओं को समझता है, उसके लिए सब भाषाएं बराबर है। तो हमारे यहां नमाज जो पढ़ी जाएगी वो टर्की भाषा में होगी, और खुदा अगर टर्की की भाषा को नहीं समझता है तो नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और उन्होंने तीनों बातें वहां लागू कर दी, और उसके खिलाफ हिंदुस्तान में आंदोलन हुआ। उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। वो खलीफा के खिलाफ हुआ, तो वो खलीफा था वहां, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। तो वो आंदोलन हुआ तो मेरे समझ में नहीं आई कि जैसे अगर ढोलक, कोई ढोलक बजाते हैं ना साहब, ये ढोलक तो बजाए दिल्ली में और उसकी आवाज आए मुंबई में। लड़ाई हो रही थी टर्की में और आंदोलन चला रहे थे भारत में, और कांग्रेस पार्टी उस आंदोलन का समर्थन कर रही थी। ये सबसे बड़ी द्विराष्ट्रवाद की नींव यहां पर रखी गई, ये कांग्रेस में हुआ। उसके बाद में 37 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और 37 के कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को छोटा करने की बात तय कर ली गई, और वहीं से भारत के विभाजन की भी नींव रख दी गई। जब इसको छोटा किया गया तो उसमें तर्क ये दिए गए कि इसमें मूर्ति पूजा है, इसमें दुर्गा का नाम है, इसमें कमला का नाम है, इसका धर्म का नाम है, इसमें विद्या का नाम है, और इसके कारण से इसको काट दिया जाए। और उसके 2 छंद सुजलाम सुफलाम मलिज शीतलाम वो रखा गया, और 3, 4, 5, 6 इसको काट दिया गया। ये जब हुआ, उसके बाद में 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का कॉन्फ्रेंस हुई, और उन्होंने द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी इसी आधार पर प्रतिपादित करके भारत की विभाजन की रूपरेखा की। अगर कांग्रेस पार्टी इस गीत को नहीं काटती, इस पर संघर्ष करती, इस पर झुकती नहीं, तो मुस्लिम लीग 1940 में लाहौर में यहां तक नहीं पहुंच सकती थी, और उसके बाद 47 में इसका विभाजन हुआ। तो सभापति महोदय, मैं जो गीत 1857 के बाद 72 में 1905 में 8 में इस देश के जागरण का मंत्र बन गया, उसको काटा गया इसलिए, और काटने के बाद में विभाजन की रख दी गई, और 47 में विभाजन हुआ। विभाजन के बाद जो बात हुई, किसी भी दुनिया के देश ने इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिसका धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। जर्मनी का विभाजन हुआ था, ईस्टर्न जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी बनी, लेकिन साम्यवाद और पूंजीवाद के आधार पर बर्लिन के बीच में दीवार खींची गई थी। कोरिया का भी विभाजन हुआ, वियतनाम का भी विभाजन हुआ, युगोस्लाविया का भी विभाजन हुआ, बहुत से देशों का विभाजन हुआ। एकमात्र देश दुर्भाग्य से भारत था जिसमें का धर्म के आधार पर विभाजन।
और उस विभाजन की विभीषिका इतनी बड़ी विभीषिका थी, लाखों लोग तो मारे गए, बहुत 1 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकाल दिए गए, इतना बलात्कार हुआ, गाड़ियां भर भर कर आती रही। ये सारी नींव इस गीत के विभाजन से रूपरेखा बनी और 37 का जो कांग्रेस अधिवेशन था और 14 और 16 का जो लखनऊ का पैक्ट था और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज करी मुसलमानों के लिए, उसका परिणाम हमको ये भोगना पड़ा। और लेकिन उपसभापति महोदय, काटा क्या गया मैं बता, तीसरा जो अंतरा है उसमें काटा गया 7 कोठी, पूरे आपके हजारों गले हैं और हजारों हाथ। इस पेरे को, इस अंतरा को, इस टंजा को काट दिया गया। क्यों काटा गया? इसमें कौन सी मूर्ति पूजा आ गई? और ये काटा इसलिए गया, और इसके काटने से ये जो आ रहा था कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी शक्ति है, हमारे हजारों हाथ हैं, वो ताकत क्षीण हो गई। और युवा जिस ताकत को लेकर चलते थे कि हम भारत के लिए हजारों गले हैं, हजारों कंठ हैं, हजारों हाथ हैं, उन युवकों में वो शौर्य खत्म हो, करोड़ों, वो काम बंद हो गए। फिर दूसरा क्या काटा? तुम ही विद्या, तुम ही धर्म है, उसको काट दिया। तो भारत में से धर्म को काटना और धर्म के लिए यह कहना कि ये अगर रहेगा गीत में तो या तो विद्रोह हो जाएगा, तो मैं उपसभापति महोदय कहना चाहता हूं कि धर्म के उत्पन्न होने वाली भूमि तो भारतवर्ष है। आज के 1500 वर्ष पहले तो कहीं अजान नहीं थी, आज के 2100 वर्ष पहले तो कहीं चर्च या गिरजाघर नहीं था, तो ये भारत ही था। भारत ने कहा धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा यस्यात् धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चय है। वो धर्म है, वो धर्म इस भारतवर्ष में था। और वो धर्म कहता कि माँ की रक्षा करो, माँ की पूजा करो। उस धर्म को आपने काट दिया उसमें से। फिर उसमें काटा दुर्गा, रिपुदल वारिणी, बहुबलधार, ये काट दिया। अरे दुर्गा का नाम काटा, शिवाजी जब लड़ रहे थे तो जय भवानी और जय शिवाजी क्या करी तो लोग लड़ रहे थे। महाराणा प्रताप जो लड़ रहे थे, चामुंडा माता की जय बोल करी तो लड़ रहे थे। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों का बलिदान हुआ, वीर बाल दिवस हम 26 तारीख को मनाएंगे। उनका बलिदान हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी लड़े, नैना देवी के दर्शन कर कहीं तो रो जाते थे। इतने सारे जो लोग लड़े, दुनिया के अंदर कोई इतिहास नहीं है उपसभापति महोदय। 712 ईस्वी में राजा दाहिर सेन के ऊपर पहला हमला हुआ था, उससे लेकर पहलगांव के हमले तक आ जाइए, अंग्रेजों के हमले पर आ जाइए, दुनिया की कोई सभ्यता और संस्कृति नहीं बची। भारत बचा, भारत का धर्म बचा, भारत की संस्कृति बची। उसके लिए लड़ने वाले योद्धा थे, उनकी प्रेरणा जय भवानी थी, जय दुर्गा थी, 10 प्रहर धारणी थी, उसको काट दिया। और फिर उसके बाद में ज्ञान को, कर्म को और संगीत को काट दिया। जब किसी देश में से ज्ञान निकल जाए, सरस्वती निकल जाए, दुर्गा निकल जाए, लक्ष्मी निकल जाए, तो वो देश क्या बचेगा? वो देश नहीं, राष्ट्र नहीं बचेगा, भूगोल बचेगा। और वो भूगोल बचेगा तो उसमें एक तो पाकिस्तान की लाइन खींच दी जाएगी और एक बांग्लादेश की लाइन खींच दी जाएगी। अगर ये भूगोल न होकर सांस्कृतिक राष्ट्र बनता, इस गीत के काटने के बहुत असर हुए, सांप्रदायिकता बढ़ी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कम हुआ। और उपसभापति महोदय, ये राष्ट्र तो सांस्कृतिक राष्ट्र, ये भू सांस्कृतिक राष्ट्र है। इसमें व्यक्तियों का एक समूह है,
जिसकी समान शत्रु मित्र भावना है, जो इस देश को मातृभूमि, पुण्य भूमि और धर्म भूमि मानते हैं, उनके लिए साफ साफ का हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तंग देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम समाचरे। हिमालय का पहला शब्द है ही, और इंदु, कन्याकुमारी को संस्कृत में इंदु मानी चंद्रमा, सागर कहते हैं इंदु सागर, तो उसका नदु और ही तो हिंदू, ये जो देश है इसको राष्ट्र कहते हैं। इस राष्ट्र को में से अगर धर्म निकाल दिया जाए, इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना, ये जब अभी दक्षिण की उत्तर की बात हो रही थी, किसने करी? जैसे मैंने कहा राम जी ने करी, फिर शंकराचार्य जी ने। केरल के कालड़ी गांव में थे, अभी प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में उनके मूर्ति का अनावरण किया है, शंकराचार्य जी। केरल से चलकर वहां तक गए और भारत के चारों कोनों पर चारों धामों की स्थापना की। Honorable member, we have one more minute of your time. You may. और ये भारत का सांस्कृतिक राष्ट्र है। तो मेरा इतना ही कहना है कि आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम वंदे मातरम गा रहे हैं। हम क्यों गा रहे हैं? हम यहाँ पर बैठे हैं, हम बहस कर रहे हैं, ये सारा उन महापुरुषों की देन है। तो हमको आज ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए। एक बात कहकर खत्म करूंगा, ये कहते आज क्यों मनाया जा रहा है, मैं आज ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं कि जिस समय भारत का विभाजन, ये बार बार पूछा कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि एक आजादी तो स्वतंत्रता सेनानियों ने दिलाई और दूसरी आजादी आपातकाल में हमने लड़कर दिलाई लोकतांत्रिक सेनानियों ने। हम जेलों में बंद थे, मार खाने वाले थे, और हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हमने दूसरी आजादी दिलाई। और एक बात और कहकर खत्म करूंगा कि जिस समय भारत का विभाजन हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी और नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व नहीं था। आज नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व है और भारतीय जनता पार्टी है। भारत अखंड रहेगा, वंदे मातरम बोलेगा और भारत माता की जय बोलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you. श्रीमती सुलोता देव जी, not present. श्रीमती महुआ माझी जी, not present. डॉक्टर के लक्ष्मण जी। धन्यवाद उपसभापति जी। इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया गया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस सरकार ने बंकिम चंद्र चटर्जी जो वंदे मातरम रचाया, 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर देश भर एक उत्सव मनाने का और देशभक्ति जागरूक कराने का और आने वाले और अभी के पीढ़ी को भी वंदे मातरम का महत्व का बताने का एक अवसर दिया गया। इतना ही नहीं, जब से मोदी जी ने यहाँ सरकार में आए तब से लेकर हमारे वक्ता ने जैसे बताए, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के हित के नाते ये जितने हमारे स्वतंत्र संघर्ष के समय में त्याग, तपस्या, बलिदान किया गया है, उन सभी लोगों को स्मरण करने के लिए एक अच्छा अवसर आज दिया गया है। हमारे मित्र डीएमके के सदस्य बता रहे थे कि उत्तर दक्षिण का, खास तौर से तमिलनाडु के भी कई हमारे स्वतंत्र सेनानी थे और उसका इतिहास के पन्ने में उसका जगह नहीं दिया गया। सही में इसीलिए मोदी जी ने आज वंदे मातरम 150 वर्ष का उत्सव ही नहीं, हम पिछले दिन पूरा इस देश को एकता जो बनाए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 565 विरासतों को मिलाकर किस तरह एकता
दिया गया। सरदार पटेल जी का भी जयंती 150 वर्ष का भी पूरा देश भर में मनाया जा रहा है। उतना ही अनसंग हीरोज़ की जब बात होती है तो हमारे बिरसा मुंडा जी का 150 वर्ष का जातीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। उसी तरह गुरु तेज बहादुर सिंह का 350 वर्ष का भी मनाया जा रहा है। और आज हमारे आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने बताया वीर बाल दिवस किस तरह मनाए, संविधान दिवस। इस तरह ये इतिहास जो हमें पढ़ाया गया, इसमें दक्षिण उत्तर की नहीं और पूरा देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो स्वातंत्र संग्राम में किस तरह वो त्याग किए गए, बलिदान किया, उन सभी लोगों को स्मरण करने के लिए अच्छा एक अवसर मिला। इसलिए आज जो बता रहे थे तमिलनाडु के भी कई हमारे फ्रीडम फाइटर्स का जिक्र नहीं हुआ, होना चाहिए। इस सदन के माध्यम से पूरा देश आज जान ले कितने लोग कुर्बानी किए हमें स्वातंत्र दिलाने के लिए। और जो वंदे मातरम जो गाना जो हमें जो उत्तेज किया, प्रेरणा दी गई, ये आज के पीढ़ी को बताने के लिए। इसलिए वंदे मातरम माने मातृभूमि को वंदन करना, नमन करना। जो हम आज सुन रहे थे कई सदस्य, हम ये मातृभूमि को भी वंदन नहीं करते सिर्फ, और हमारे धर्म के आदेश अनुसार ऐसा बताया गया। इसलिए वंदे मातरम एक गीत नहीं है, एक मंत्र है। इसलिए आज इसका स्मरण करना, इसका जिक्र होना, पूरा देश आज जागरूक हो गया किस तरह इस देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए। इसीलिए हम बार बार हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के नाते, नेशन फर्स्ट, बाद में पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। इस नाते हम जो काम करते हैं ज़मीन पर, सबसे ज़्यादा हमको देश। इसलिए जो आज बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम which was written in 1875 was recited by Rabindranath Tagore in the year 1896 in Calcutta. When the Bengal partition was took place in 1905, this poem not only rake up the nationalism among the entire country irrespective of the caste, creed, region, religion, language, that is we as Indians we have to protect our land. इस तरह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही गेव वंदे मातरम द स्टेटस ऑफ नेशनल सॉन्ग इन 1950. सो इस वंदे मातरम को भी आज धर्म के नाम पर किस तरह बांटा गया, काटा गया, उसी माध्यम से किस तरह धर्म के नाम पर इस देश को भी किस तरह बांटा गया, इस देश पूरा जान गया इसके जिम्मेदार कौन थे। आज वंदे मातरम को भी किस तरह राजनीति किया गया और वोट बैंक्स पॉलिटिक्स या अपीजमेंट पॉलिसीज, खास तौर से कांग्रेस, अभी बताया गया हमारे सदस्य ने। 1923 द फर्स्ट कांग्रेस सेशन टुक प्लेस इन काकीनाडा in 1923 when Pandit Vishnu Digambar Paluskar was invited to sing Vande Mataram, the then president of the Congress party by name Maulana Muhammad Ali, he denied this Paluskar to not to sing a song because it will hurt the religious feelings of our community. As a president of the party, he did not allow him to sing the song, but that gentleman, keeping in mind the national interest and nationalism in his blood, he sang the full Vande Mataram song and saw that the nationalism is protected. This was the history of the Congress party. I would like to make it very clear, Vice Chairman sir, not only that in 1937, to appease Muslim League leaders, the Congress Work Committee decided not to sing the Vande Mataram song officially in their party. So even later dates also, when it comes to my state, Telangana, आपको जानकारी होना चाहिए, पूरे सदन को, सदस्य को भी और आपके माध्यम से देश के लोगों को भी आज जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिला, मगर जहाँ मैं आता हूँ मूलतः तेलंगाना, हैदराबाद, उस समय में हमको आज़ादी नहीं मिला।
वहाँ निज़ाम के हुकूमत में थे हम। निज़ाम किसी हाल भारत में विलीन नहीं होना चाहता था, वो पाकिस्तान में विलीन होना चाहता था, नहीं तो वरना एक इस्लामिक देश बनाना चाहता था। तो वहाँ के तेलंगाना के लोग तो वंदे मातरम नारा को लेकर निज़ाम के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा, तभी ने किस तरह उनके प्राइवेट आर्मी रजाकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, बलात्कार किया, और जो भी वंदे मातरम और तिरंगा झंडा फहराया उनके खिलाफ किस तरह वो इस्लामिक आक्रमण किस तरह किया गया और ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया गया था। ये 13 महीना तेलंगाना के समाज पूरा, वहाँ के गरीब या जाति नहीं, पूरे इकट्ठा होकर चाकल ऐलम्मा, दुड्डी कोमरయ్య, कोमरमीम एक आदिवासी नेता, और शोएबुल्ला खान एक बड़ा जर्नलिस्ट, एक इमरोज़ पत्रिका जो चलाया जाता था निज़ाम के खिलाफ और रजाकर के खिलाफ, जो आज़ादी के लिए वो स्वतंत्र होना चाहते थे, मगर उसका दोनों हाथ भी हैदराबाद के अंदर कटवाया गया ये निज़ाम के हुकूमत में ये रजाकारों ने। इस तरह ये 13 महीना हम किस तरह जेले, हमारे पूर्वजनों ने ये इनका आक्रमण को ये समाज भी आज देश भी जानना चाहिए। बाद में सरदार पटेल की बदौलत से जब मिलिट्री जब बुलाया गया हैदराबाद को, ये विरासत को भारत देश में विलीन करने के लिए, तभी निज़ाम झुक गया। बाद में 17 सितंबर 1948 में हम भारत देश में विलीन, तब से हम ये भारतवासी कहना थे। आज अगर सरदार पटेल जी नहीं रहता तो यहाँ के जितने भी हम तेलंगाना के ये जो सदस्य थे, आज हम तेलंगाना में नहीं रहते थे, हम तेलंगाना के वासी और भारतवासी नहीं भी कहलाते थे, और आज हम या पाकिस्तान में या हम उस्मानिस्तान में या और अलग इस्लामिक देश में हम जुड़ा जाते थे। ये बदौलत है सरदार वल्लभ भाई पटेल के। और इतना ही मोदी जी ने जो हमारा 17 सितंबर 1948 तेलंगाना हैदराबाद स्टेट का जो लिबरेशन हुआ, विमोचन हुआ, और पहली बार कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो मजलिस पार्टी एक राजनीतिक दल है, ये रजाकार का पॉलिटिकल आउटफिट, ये प्राइवेट आर्मी था, उसी का पॉलिटिकल आउटफिट मजलिस पार्टी है। आज मजलिस पार्टी के सदस्य भी हम लोकसभा में देख रहे हैं, ये उनका पॉलिटिकल पार्टी है आज मजलिस पार्टी। उनके दबाव में आकर किस तरह कांग्रेस पार्टी ने इतने साल कम से कम तेलंगाना विमोचन दिवस या हैदराबाद लिबरेशन डे नहीं करते थे। यही हमारे हैदराबाद स्टेट के बाकी जो कर्नाटका के, महाराष्ट्र के जो भी हमारे इसके हैदराबाद स्टेट के अंग थे, वहाँ तो ये हैदराबाद लिबरेशन डे करा जाता था, मगर ये मजलिस के दबाव से। इतना ही नहीं, आज पहली बार मोदी जी आने के बाद हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में गत 2 साल से आज तेलंगाना के अंदर तेलंगाना विमोचन दिवस भी बनाया जा रहा है। जितने भी लोग जो कुर्बानी दिए, जितने भी बलिदान हुए, उनका भी स्मरण किया जा रहा है। ये तेलंगाना का ये है भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार का कटिबद्ध ये देश के लिए। आज वंदे मातरम की बात जब आती है तो हैदराबाद के अंदर जब पिछली सरकार बिहार सरकार थी, केसीआर सरकार था, तभी सरकार के माध्यम से एक सर्कुलर जारी किया गया कि सभी स्कूलों में, कॉलेजों में और सभी इंस्टीट्यूशन में ये वंदे मातरम गीत होना चाहिए। ये हमारे ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो मजलिस के समर्थन से जो सरकार चलती है वहाँ पे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीआरएस हो, तो किस तरह दबाव में काम करते लोगों को जानकारी होना चाहिए। ये सर्कुलर जब जारी किया, ये मस्जिद के नेता वहाँ के एमएलए तुरंत उसको ऑब्जेक्शन किया, किसी हाल ये हैदराबाद शहर के अंदर कोई स्कूलों में ये वंदे मातरम गाना नहीं होना चाहिए। इस तरह दबाव डालकर फिर बिहार सरकार ने भी वापस लिया गया उस सर्कुलर को। इस तरह ये कांग्रेस का अपीसमेंट का हाइट ऑफ अपीसमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ कांग्रेस पार्टी। आज चंद दिन पहले जो जेएचएमसी ये मस्जिद के समर्थन से कांग्रेस का जो लोकल बॉडी चलती है वहाँ पे, ये जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150 वर्ष जो मनाया जा रहा है और वंदे मातरम का 150 वर्ष मनाया जा रहा है, तभी ये ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिषद के सदस्य के रिक्वेस्ट पर जब वहाँ पे काउंसिल में ये वंदे मातरम जब गीत गाया गया था, मस्जिद के लगभग 40 कॉर्पोरेटर्स थे वो खड़ा नहीं हुए थे और उसका विरोध किए थे। ये था ये कांग्रेस के दबाव से
किस मजलिस के दबाव से किस तरह कांग्रेस का सरकार आज काम किया जा रहा है तेलंगाना के अंदर। अभी बताया हमारे सदस्य ने, वहाँ के सरकार हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जब चुनाव हुआ, उपचुनाव में वहाँ के बहुल समाज मुस्लिम होने से वोट के खातिर ये मुस्लिम को अपीसमेंट करने के लिए इतना खुला बयान देता है हमारे जनसभा में। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस माने मुस्लिम, मुस्लिम माने कांग्रेस। हमारे जयराम रमेश जी को आज जानकारी होना चाहिए, माने सिर्फ एक कांग्रेस मुस्लिम के लिए काम कर रही है या मुस्लिम ही कांग्रेस है, बाकी लोग जो कांग्रेस में उनको सोचना पड़ेगा। इतना दिन दौल ऐसा जो बयान दिया जा रहा, कांग्रेस से कोई उसके बारे में कोई एक्शन नहीं। इतना ही नहीं, आज मैं बार बार आज हमारे सदन में भी जो धर्म के नाम पर हम किसी को वंदन नहीं करते, ऐसा जो बात किया गया, आज कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए पूरा मांग है देश भर में, मोदी जी के सरकार के माध्यम से पूरा देश भर में एक ही कानून होना चाहिए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या भाषा के नाम पर अलग अलग कानून इस देश के अंदर होना नहीं चाहिए। ये मांग बढ़ रही है इसलिए कि सबसे ज़्यादा हम ये देश को प्रेम करना है, देश के कानून के हिसाब से चलना है, आपका धर्म कुछ भी हो। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मांग रोज रोज बढ़ते जा रहे हैं और पूरा विश्वास है पूरा देशवासियों को, ये मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में ज़रूर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होना चाहिए। किस तरह इस देश का मांग है। इतना ही नहीं, आज मैं बताना चाहता हूँ आंध्र प्रदेश के अंदर भी हमारा आदिवासियों को इकट्ठा कर अल्लूरी सीताराम राजन ने किस तरह ब्रिटिश के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ के स्वतंत्र में वो जो गोली खाया, वंदे मातरम बोलते ही तो गोली को वो वंदे मातरम अपना वो जीवन हम समर्पिएगा। उतना ही हमारे हैदराबाद के अंदर भी जब निज़ाम के खिलाफ ये आंदोलन जब चल रहा था, वंदे मातरम के नाम पर एक रामचंद्र राव जो उसका खिलाफ वंदे मातरम खिलाफ जो नारा नहीं गाना ऐसा सर्कुलर जारी किया, तब वो गाया तो जो घोड़े से 24 मार उसकी जो मारे थे उसका पूरा शरीर पूरा खून से गया था, उसका नाम भी आज वंदे मातरम रामचंद्र हो गया। इसीलिए आज ये 150 वर्ष मनाने से इन जैसे अनसंग हीरो जो है इस देश के हित के लिए, स्वतंत्र के लिए जो लड़े हुए थे, उनको स्मरण करने का अच्छा अवसर मिला। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं हमारे सरकार मोदी जी को मैं धन्यवाद देते हुए आज मैं पुनः आपसे मांग कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ज़रूर सभी हिरासतों में ये वंदे मातरम गाना होना चाहिए। इसलिए मैं जो भी हिंदुस्तान में अगर रहना है तो वंदे मातरम गाना ज़रूरी है और वंदे मातरम भी बोलना ज़रूरी है। वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू। ऑनरेबल श्री सतपाल शर्मा जी, दिस इज योर मेडन स्पीच, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। सर 15 मिनट दे दीजिएगा, मेडन स्पीच है। 15 तो मिनिमम है। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ समारोह पर बोलने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री जी का भी आभार जिन्होंने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे वर्ष तक चलने वाले समारोह की शुरुआत की है। वंदे मातरम का गीत, भारत माता की जय के नारे, ये सब हमारे जम्मू कश्मीर के साथ आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी रहे हैं। उपसभापति महोदय, पूरा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारी परिस्थितियां थी, ये विडंबना थी कि जम्मू कश्मीर का विलय जो था वो भारत के साथ 26 अक्टूबर को हुआ। हम लोगों ने विभाजन के इस दर्द को बुरी तरीके से झेला है। मैं देश के उस हिस्से से हूं जिसने 2 विधान भी देखे हैं, 2 निशान भी देखे हैं, और हमारे पूर्वजों ने तो 2 प्रधानमंत्री भी जो हैं वो देखे हैं। कारण यह था कि 17 अक्टूबर 1949 को जो भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक तोहफा दिया था, 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, और आप समझ सकते हैं कि उसी लड़ाई को लड़ते हुए, वंदे मातरम के गीत गाते हुए जो लोग भी तिरंगा लेकर सड़कों के ऊपर निकलते थे, मैं 1952-53 की बात कर रहा हूं,
उनके ऊपर गोलियां चला दी जाती थी, उनको मार दिया जाता था। जोड़ियां क्षेत्र से हमारे 7 लोगों को, सुंदरबनी से 3 लोगों को, हीरानगर से 2 लोगों को, रामबन से 3 लोगों को, और हीरानगर का बीकम दास जो था उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मात्र 7 दिन उसकी शादी को हुए थे। गोली सिर्फ इसलिए मारी गई कि वो तिरंगा लेकर और वंदे मातरम गाते हुए जो था वो जा रहा था। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कैसा वह समय, कैसा डरावना समय हमारे जम्मू कश्मीर ने देखा है। 23 जून 1953 को भी, हालांकि विपक्ष के बहुत कम लोग यहां पर बैठे हैं, लेकिन पक्ष के लोगों के ध्यान में होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत भी, इस देश में 2 विधान नहीं हो सकते, 2 प्रधान नहीं हो सकते, 2 निशान नहीं हो सकते, और उस महान शख्सियत ने जम्मू कश्मीर में यह लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। मैं आज उनको भी नमन करता हूं। लगभग 70 वर्ष की त्रासदी आजादी के बाद, जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय होने के बाद हम लोगों ने देखी है, अत्याचार देखा है, आतंकवाद देखा है, अलगाववाद देखा है। और एक समय ऐसे भी आया कि जब देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को वो काला धब्बा जो हमें भेंट के रूप में 370 के रूप में 35A के रूप में हमें एक झुनझुने की तरह थमाया हुआ था, उसको हटाया गया, हम आजाद हुए। और 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद, माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इससे पहले हमारे कश्मीर के बच्चों के बस्तों में पत्थर होते थे, वो किताबें लेकर घर से नहीं जाते थे। हमारे यहां के गोरखा समाज को उनका हक नहीं था। हमारे यहां की बच्चियां अगर जम्मू के बाहर शादी उनकी हो जाती थी तो जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी से उनका हक छिन जाता था। वाल्मीकि समाज जो वहां पर एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते थे, उनको उनका हक नहीं था। वेस्टर्न पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से उजड़कर जम्मू कश्मीर के इस खित्ते में बसे थे, उनको असेंबली में ना खड़े होने का हक था, ना उनको वोट डालने का हक था। ये सारे हक, और हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, और आप सब ने संसद में जिस तरीके से 2019 में 5 अगस्त 370 को हटाया, हम सबको जो है एक अच्छा वातावरण जो है वो मिला है। उपसभापति महोदय, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे वो मित्र नहीं हैं जिन्होंने ये विषय हम सबके सामने रखा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मात्र तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए, वंदे मातरम गीत गाते हुए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही उस वक्त के लीडर थे। और शय किसकी थी? शय थी उस वक्त की सरकार के माध्यम से, उस वक्त के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। अब सोचिए कितना तशद्दुद का वातावरण हम लोगों ने देखा है। मान्यवर, एक बड़े कार्य के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत कार्य किए, इसमें कोई दो राय नहीं। जम्मू कश्मीर के लिए तो मैं गिनना चाहूं तो अनगिनत कार्य हैं जो हुए हैं। पूरे देश भर में भी अगर हम लोग गिने तो शायद दिन लग जाएंगे, लेकिन जो एक बड़ा कार्य उन्होंने आज हम सब के लिए किया है कि हमारी धरोहर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान वंदे मातरम को जो है चर्चा में लाया है। स्मार्ट डाक टिकट जारी किए हैं, सिक्के जारी किए हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्य है, इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ हैं। माननीय उपसभापति महोदय, 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सर्वप्रथम इसकी रचना की थी। कॉलोनाइज्ड राष्ट्र, उसको जागृत करने के आह्वान के रूप में इसकी रचना की गई थी। यह गीत तब राष्ट्रीय चेतना को आकार देने में सहायक भी रहा था।
देश की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े होने के बावजूद कांग्रेस ने समय समय पर इसमें संशोधन किए। मैं 30 अक्टूबर 1937 टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहती है, मेरे बहुत से मित्र कांग्रेस के तो इस सदन में नहीं है, लेकिन जो है वो सुने कि 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने साफ कहा कि पहले दो अंतरे गाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनमें राष्ट्रीयता तथा एकता की भावना है। समिति ने सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से कहा कि हम आगे के अंतरों में धार्मिक संदर्भ दिए गए हैं, दूसरे लोगों के लिए यह चिंता का विषय है, इसलिए राष्ट्रगीत के केवल दो अंतरों का ही उपयोग किया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने कांग्रेस के मित्रों को कि कौन थे ये लोग, कौन थे ये दूसरे लोग, कहां से आए थे, क्या चाहते थे वो। लेकिन ये कांग्रेस की मानसिकता थी, वो दूसरे लोग कोई नहीं थे, किसी के पास सोचने का भी समय नहीं था। आजादी के बाद अगर किसी के साथ सोचने का समय था तो उन लोगों के पास सोचने का समय था जो उस वक्त सत्ता में थे। 4 दिन के बाद, मैं ये इसलिए आपके माध्यम से इनके ध्यान में ला रहा हूं कि इनको पता होना चाहिए, बहुत कुछ इनके नेताओं ने कहा लेकिन सुनने का मादा नहीं है, तो वो चुप करके अपनी बात कह के चलेगी। 4 दिन के बाद 3 नवंबर 1937 अमृत बाजार पत्रिका शेख अब्दुल मजीद ने कार्य समिति के फैसले की आलोचना की। एक आम नागरिक, आम वहां का कार्यकर्ता, आम उनका मेंबर आलोचना करके कहता है कि वंदे मातरम के बदलाव की जगह उसे पूरी तरह से बदल देना चाहिए और उसकी जगह इकबाल के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे सर्वमान्य गीत को जो है वो लेना चाहिए। मैं कांग्रेस के अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल कहां है? अल्लामा इकबाल क्या भारतवर्ष में रहे? अल्लामा इकबाल पाकिस्तान चले गए थे और आपके माध्यम से मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उस गीत के बारे में एक छोटा कार्यकर्ता जिसकी बोलने की कभी इतनी हिम्मत नहीं होती, अगर वो बोल रहा था तो किसी के इशारे के ऊपर बोल रहा था। कांग्रेस और उसके चाहने वाले सभी का मानना था कि इस गीत की भाषा तथा पृष्ठभूमि आम भारतीयों से जुड़ी हुई नहीं है, इससे सांप्रदायिक संवेदनाएं भड़क सकती हैं। राष्ट्रगीत सरल तथा सबको जोड़ने वाला हिंदुस्तानी में होना चाहिए। आप सोचिए ये मानसिकता लेकर कांग्रेस के लोग क्या करना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना का भी बयान, उन्होंने भी कांग्रेस को कोसा। आप सोचिए कि किस तरीके का एक वातावरण उस वक्त क्रिएट किया गया और दो स्ट्रेंजर्स के बीच में एक ऐसा हमारा ग्रंथ कह सकते हैं हम लोग, जब हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हम लोग करते हैं, हमारी संस्कृति के साथ जुड़ी हुई पूरी की पूरी चीजों को कांग्रेस ने हमेशा से जो है वो खराब करने की कोशिश की। माननीय सभापति महोदय, 1875 में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो चुकी थी। 1857 के विद्रोह के बाद लोगों के मन में एक आशंका थी कि क्या हम लोग खड़े हो पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। 1000 ईस्वी में जब पूरा भारतवर्ष 1/3 विश्व की जीडीपी जो था वो रिप्रेजेंट करता था, लगभग चाइना के साथ हम लोग बराबर खड़े थे। उसके बाद मुगलों का शासन, उसके बाद लगातार से हमारे ऊपर आक्रमण, उसके बाद अंग्रेजों का जो शासन था, उस शासन के बाद भारतवर्ष की स्थिति ऐसी थी कि लोगों के मन में आशंका थी कि क्या कभी हम लोग खड़े हो पाएंगे। उसी समय बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस स्रोत की जो थी मानव स्थापना की थी। वंदे मातरम हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान है। ऑनरेबल मेंबर, वंदे मातरम ये कहता है मान्यवर, पहली बार आपके पास 2 मिनट और है। नहीं मान्यवर 15 मिनट पूरे करेंगे, 15 मिनट में अपनी बात करूं। आपके 10 मिनट दिए गए। देखिए मान्यवर, पहली बार बोल रहा हूं संसद में, आप भी पहली बार बोले होंगे, आपको 20 मिनट मिले होंगे, वो तो मैं कल चीफ विप साहब से बात करूंगा। पहली बार बोलने का भी मौका हमें पूरा नहीं मिलेगा। धन्यवाद आपका। वंदे मातरम हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पहचान है। वंदे मातरम यह कहता है कि भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक विचार है और हमारी संस्कृति है जो सभी भारतीयों को एक सूत्र में पिरोती है। मान्यवर, आज वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का उत्सव देश की उस विरासत के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है
ये राष्ट्र के देशभक्तों के सम्मान के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। संग्रहालयों की स्थापना, शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल करना प्रधानमंत्री जी के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के कार्यों को निरंतर संरक्षित और सम्मानित किया है। वंदे मातरम भारत की सच्ची देशभक्ति का धर्म है। 150वीं वर्षगांठ राष्ट्र को यह भी याद दिलाती है कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं था, बल्कि भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को दिखाता है। सभापति महोदय, वंदे मातरम को जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, उसे भी दमन का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने पूरे बंगाल में और उन स्कूलों में, कॉलेजों में सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध लगाने के लिए परिपत्र जो थे वो जारी किए। रंगपुर के छात्रों पर जुर्माना लगाया गया। बरिसाल में बेलगाम तथा जुलूस को कुचलने के लिए लाठी चार्ज जो था वो किया गया। उन स्थानों की मान्यता रद्द की जहां पर वंदे मातरम जो था वो गाया जाता था। उपसभापति महोदय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना वंदे मातरम, उसके प्रत्येक भाव का एक गहन महत्व है। प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य मैं जरूर इसमें बोलना चाहूंगा। यद्यपि यह गीत औपनिवेशिक काल में रचा गया था, फिर भी इसके शब्द सदियों की गुलामी की छाया में कभी सीमित नहीं रहे। यह पराधीनता की समृद्धियों से मुक्त रहा, इसलिए वंदे मातरम आज भी हर युग में प्रासंगिक है। जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी, तब भारत उस स्वर्णिम युग से बहुत दूर जा चुका था। विदेशी आक्रमणों, लूटपाट, शोषणकारी औपनिवेशिक नीतियों ने देश को गरीबी और भुखमरी से ग्रस्त कर दिया था। इसलिए आज के संदर्भ में भारत के स्वर्णिम युग के पुनरुत्थान के लिए एक आह्वान के रूप में ये जो है वो कार्य कर सकता है। मान्यवर, मैं आपके ध्यान में ये कांग्रेस की नीतियां और कांग्रेस की सोच, थोड़ी देर पहले वो बंगाल के बारे में जिक्र कर रहे थे। वंदे मातरम हमेशा से विपक्ष की उपेक्षा का शिकार रहा है। मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा इस्लामी धर्म समूह है, मान्यवर, जमाते इस्लामी राजनीतिक समूह है, खुलेआम वंदे मातरम का विद्रोह करते रहे और ये वजन राष्ट्र का प्रतीक है, गैर इस्लामी है और इसे हमने नहीं गाना है। आपके ध्यान में रहे मान्यवर, कांग्रेस ने केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो जमायत इस्लामी द्वारा सपोर्टेड थी, उसके साथ गठबंधन किया था। आप सोचिए इनकी नीतियां क्या थी। कांग्रेस की नीतियां हमेशा से इस देश को जो थी बांटने में लगी रही। सत्ता में पाने के लिए अगर इस भारत का अगर विभाजन हुआ, एक बड़ा विभाजन हुआ, तो दो बड़े नेताओं को यही सोच थी कि हम लोगों को इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। किसी को सोच थी कि मुझे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन देश हमारा कहां पहुंचा। और आप जब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो मान्यवर, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर ने भी वो देखा है, और वो देखा है तो सिर्फ कांग्रेस की नीतियों के चलते, जिसमें कितने लोगों ने कितने दिन, और मैं कल देख रहा था कि कल एक महानुभाव कह रहे थे कि कितने सैकड़ों किलोमीटर दूर पार करने के बाद आतंकवादी आए हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2014 से थी, उससे पहले से भी आतंकवाद लगातार फैल रहा था। मैं मंत्री रहा, हम लोगों को डर होता था कि कब आतंकवादी हमारे घरों में घुस आएंगे। हालांकि वहां पर सिक्योरिटी रहती थी, लेकिन एक वातावरण जो वहां पर क्रिएट किया गया था वो ऐसा था कि जिसके चलते पूरा कश्मीर जो था वो दाएं से जो था वो त्रस्त था। सभापति महोदय, मैं बस थोड़ी सी बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ स्वदेशी के विचार को भी प्रतिध्वनित करती है। आत्मनिर्भर भारत बनने का जो सपना हम लेकर चल रहे हैं वो बिना स्वदेशी के संभव नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी खरीदने पर जोर दिया है ताकि घर का पैसा घर में, देश का पैसा देश में रहे। ये सब राष्ट्रीय विकास में जाएगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि मैं बिल का समर्थन करता हूं। दीनदयाल उपाध्याय जी का एक वाक्य करके बात करके कि उन्होंने कहा था कि लोक शक्ति का निर्माण करके स्वराज से सुराज बनाने की कल्पना, वो आज देश के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये संपन्न हो रहा है। हम लोग पुनः
आपका भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि आज मुझे इस मेडल स्पीच में बोलने का आपने मौका दिया है। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। वंदे मातरम। श्री हरीश बीरन जी। Thank you, Vice Chairman, sir. Thank you for calling me and giving me an opportunity to speak on this topic. Sir, the greatest pride for all of us is that we were born in this country that is so diverse. Sir, I can say with pride that there is no other country like India in the whole world. This diversity defines our country. Diversity defines India. We have got different religions, we have got different languages, we have got different cultures, which we cannot see in any other country in the world. Now, the Constitution was drafted with this in mind, this diversity in mind, and the principle of inclusivity was embedded into the Constitution. Naturally, sir, being a pluralistic society, there will be clash of ideas. There will be clash of political ideas, there will be clash of religious ideas, there will be clash of ideological ideas. Now, to hold everyone together must have been the biggest challenge at that point of time of our forefathers. Now, that particular challenge of holding everyone together and not to divide must have been the guiding principle of all our forefathers. Now, consensus building must have been the main guiding factor at that point of time. And why was this consensus required? Consensus building was required to build the nation and to have the nation and to move the nation forward. Now, this is reflected in various decisions of our forefathers. But unfortunately, there has been several instances in the recent past to break this consensus path on which the nation was built. Now, sir, I say that the reason to discuss Vande Mataram now, which is a settled subject according to me, is to divert the attention from real and genuine issues. I have to flag two issues, two reasons over here.